हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका वेट करके प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसे कि लोग आप सब जानते हैं कि स्टार्टिंग में कोई डिस्कशन नहीं करना है। स्टार्टिंग आप अच्छे बच्चों की तरह बस सामने बैठ के मुझे देखेंगे। कोई पहली बार आया है, लेट ज्वाइन हुआ है, बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहा है। सो सभी को मैं कहना चाहूंगा कि भाई साहब कोई भी सब अपना आराम से बैठ जाइए और बैठ के आराम से जो मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं उसको देखिए। सूरज जी लेक्चर रिपीट करके देखो, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान से आसान शब्दों में मैंने उसको समझाया था साइक्लोपेंटेन को, और मैंने उसके बाद बोला भी था कि इससे आसान समझना है मतलब समझना कि आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। ठीक है, सो यू हैव टू बी पेशेंस व्हाइल वाचिंग द लेक्चर। जाके रिपीटेड मोड में सूरज जी उस लेक्चर को प्लीज देखिए। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, बाकी बातें जानने के लिए आगे वाले क्लास को देखिए। आने के बाद रिप्लाई करता हूं। ठीक है, चलिए लास्ट में कोई याद दिलाना, कल भी याद दिलाया, स्टार्टिंग में तो हमने याद दिलाया, लास्ट में याद दिलाया। चलिए बाकी सब बच्चों को याद होगा। अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा, रूल इज रूल। हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं राइट नाउ। और उसमें आइए अब हम जाने जहां से लास्ट क्लास में छोड़ा था उसी से हम आगे बढ़ेंगे। आज लेक्चर नंबर आई थिंक 8 है, एंड ये लेक्चर नंबर 8 अभी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी का कहानी कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने दोस्तों कायरल सेंटर सिस्टम की शुरुआत की थी ऑप्टिकल एक्टिविटी और एक्टिविटी के अंदर। और कायरल सेंटर सिस्टम में हम ए साइक्लिक तो पहले कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। ए साइक्लिक सिस्टम की कहानी तो मैं पहले कर ली दोस्तों, उसमें कुछ एक एग्जांपल में करने को करिए ए साइक्लिक सिस्टम्स। बाकी आगे आते रहेंगे। मेन थे साइक्लिक वाले, उन साइक्लिक सिस्टम की कहानी को लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। और साइक्लिक सिस्टम में सबसे पहले मैंने कहा था साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन के अंदर दोस्तों ने कहा था कि भाई वहां तो प्लेनर कंक्लूजन की बात सीधा याद रखिए, बाकी उसमें जो बातें मैंने बताई पकड़ करके सब साइड बातें थी, एक्स्ट्रा नॉलेज थी। कंक्लूजन है साइक्लोप्रोपेन को प्लेनर लेके चलना है और प्लेनर लेके ही उसके अंदर पीओसीएस चेक करना है, वही हमारा मेन टॉपिक है, दैट्स ऑल। प्लेनर लेके चलेंगे तो आपने पीओसीएस निकालना सीख लिया था, ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड आउट करना सीख लिया था। कंक्लूजन फॉर साइक्लोप्रोपेन इज ये भी बेचारा प्लेनर लाइक करता पकड़ी होते हैं, यहाँ पे कोई तो किसी काम नहीं, समझ में अच्छी बात है। नहीं तो नकार तो कानों से कोई दिक्कत नहीं है, सीधा मान के चलेंगे आज साइक्लोप्रोपेन को प्लेनर लेके चलेंगे और उसका पीओसीएस चारों कार्बन इसको रिंग पूरा देखिए मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, वो चार कार्बन एक प्लेनर लेके चलेंगे और वहां से उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफाइन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन। सिमिलरली साइक्लोपेंटेन की कहानी में जो पकड़िंग नाम का प्रोसेस बहुत इफेक्टिवली देखने को मिला और बहुत फास्ट पकड़िंग हुआ। जब पकड़िंग बहुत फास्ट होगा तो आप उसको इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे रिजॉल्व नहीं कर सकते, मतलब सेपरेट आउट नहीं कर सकते। बार-बार होता रहेगा ऐसे सिचुएशन बार-बार होता है। तो कोई एक मीन स्ट्रक्चर ले लो, मीन स्ट्रक्चर वाली जब इस एक सेंटर के अराउंड एक बाहर और अंदर जा रहा है तो मीन स्ट्रक्चर में सेंटर वाली ले ली और प्लेनर वाली लेके ही हम आज के बाद साइक्लोपेंटेन के क्वेश्चन भी आज के बाद वही सोल्व करेंगे। यानी साइक्लोपेंटेन को भी आपको एक कार्बन कार्बन की रिंग को प्लेनर मान के चलना है। हालांकि तुम्हें पता है उसका कार्बन बार-बार प्लेन से बाहर अंदर जाता रहता है, वो प्रोसेस बहुत फास्ट है प्लेन के पीछे जाने की और प्लेन के बाहर आने की, इसलिए वो उतना डिटेक्टेबल कंडीशन में नहीं आती है और हमारे लिए एक तरीके से कहेंगे जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर का प्लेनर जैसा ही लाइक कर रहा है। चलिए आज की जो कहानी है दोस्तों वो साइक्लोहेक्सेन से जुड़ी हुई है और आज की जो कहानी है साइक्लोहेक्सेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी कहानी को आज हमें समझना है। इस साइक्लोहेक्सेन की कहानी को आज हमें समझना है। आइए शुरुआत करते हैं साइक्लोहेक्सेन से, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी मॉलिक्यूल साइक्लिक सिस्टम में। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन की। नाउ साइक्लोहेक्सेन आपको जितनी भी कहानी सारी कहानी क्लियर हो जाएगी, गौर से देखिए सबसे पहले। ठीक है, जब साइक्लोहेक्सेन की बातें करेंगे, साइक्लोहेक्सेन की जब डिस्कशन करेंगे, व्हेन वी डिस्कस अबाउट साइक्लोहेक्सेन अच्छा भाई। सो तो जनरली साइक्लोहेक्सेन को हम ऐसा प्लेनर टाइप का बना देते हैं, कार्बन का इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन को इस तरीके से दिखा देते हैं। और क्या एक्चुअल में साइक्लोहेक्सेन इसी प्लेनर शेप में होता है? तो हम कहेंगे भाई साहब पिछले वाले एग्जांपल से कुछ कहानियां सीखी, क्या सीखी कि जैसे रिंग का साइज बढ़ रहा था 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 नंबर हुई थी, पकड़िंग उतनी ही आसान हो रही थी। पकड़िंग बोले तो किसी भी एटम का अपने जैसे स्पेशली कार्बन की बात करें, कार्बन एटम तो सारे प्लेन में है, उसमें से किसी भी एटम का प्लेन से बाहर या अंदर चले जाना टू मेंटेन द रिंग स्ट्रेंथ दोस्तों। सो यहां की साइक्लोहेक्सेन चेन और बड़ी साइकिल और बड़ी हो गई है, तो यहां जो पकड़िंग प्रोसेस है वहां पे और आसान हो जाता है। और पकड़िंग प्रोसेस यहां पे कितना आसान हो जाता है, इतना आसान हो जाता है कि 4 मेंबर और 5 मेंबर में तो ये कहते थे कि एक समय पे कोई भी एक कार्बन, पांचों में से कोई भी एक कार्बन प्लेन से बाहर, मान लीजिए साइक्लोपेंटेन को तुमने यहां इस सेंट्रल प्लेन में दिखाया था, ठीक है, इस तरीके से साइक्लोपेंटेन को इस सेंट्रल प्लेन जो हमारा प्लेन था इसमें दिखाया था, तो उसमें से एक एटम ने प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर को पकड़िंग प्रोसेस के थ्रू समझाया था। बट साइक्लोहेक्सेन में पकड़िंग इतनी आसान हो जाती है, खुले खुले लोग हो जाते हैं कि यहां एक दूसरे पे कंट्रोल नहीं रहता, मतलब यहां सिचुएशन इतनी आसान हो जाती है कि पकड़िंग होते वक्त एक कार्बन नहीं, एक साथ तीन-तीन कार्बन, एक साथ तीन-तीन कार्बन, और तीनों कार्बन नियर बाय वाले नहीं होंगे, वो तीनों कार्बन अल्टरनेटिव होंगे, या तो अल्टरनेटिव ग्रीन वाले ले लो या अल्टरनेटिव येलो वाले ले लो। तो अल्टरनेटिव ग्रीन या अल्टरनेटिव येलो जो मैंने पोजीशन डिफाइन रखी है, तो एक साथ तीन-तीन एटम प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। मान लीजिए मैं साइक्लोहेक्सेन को सेंट्रल इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखा रहा हूं, तुम्हारी तरफ और मेरी तरफ, और इस तरीके से वो एटम फैले हुए, दो कार्बन लेफ्ट राइट में, दो कार्बन आगे की तरफ है, दो कार्बन पीछे की तरफ है। इनिशियली मैं इसको प्लेनर समझाता हूं, क्या वो प्लेनर होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है कि उसका जो कहानी है वो कैसा होगा, पकड़िंग उसके अंदर कैसी होगी। तो वो पकड़िंग क्यों होनी है पहले बता दो भाई। यहां पे जो बॉन्डिंग 120 डिग्री का आइडियल बॉन्डिंग 120 डिग्री का होना चाहिए। sp3 सारे एटम यहां पे कार्बन से सिचुएशन sp3 एटम है, आइडियल बॉन्डिंग 120 डिग्री होना चाहिए, 120 डिग्री से बढ़ जाए या घट जाए, दोनों सिचुएशन में एंगल स्ट्रेन आता है, एंगल स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो एक तरीके से स्ट्रेन को कम करने के लिए और जो कार्बन लोग हैं वो हरकतें करेंगे, प्लेन से बाहर निकल जाएंगे। यहां प्लेन से बाहर निकलना बहुत आसान है क्योंकि साइकिल बड़ी हो चुकी है, इसी वजह से यहां पे देखा गया कि एक साथ तीन-तीन कार्बन अल्टरनेटिव तीन-तीन कार्बन प्लेन से बाहर। अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये साइक्लोहेक्सेन ले रहा हूं, दो सामने की तरफ दिखा रहा हूं कार्बन, दो लेफ्ट में दिखा रहा हूं सेंटर में, तो पीछे की तरफ दिखा रहा हूं, एक साथ इनमें से तीन कार्बन प्लेन से बाहर निकल जाएंगे ऊपर की तरफ और तीन कार्बन प्लेन से नीचे चले जाएंगे। और दोस्तों तीन कार्बन अल्टरनेटिव जब ऊपर और नीचे जाएंगे तो जो शेप बनेगी यहां पे वो शेप कहलाती है यहां पे चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो जब तुमने अक्सर सुना है कि साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में लाइक करती है, तो यहां वो चेयर फॉर्म में क्यों लाइक करती है, अब तुमने उसका एक रीजन समझा कि भाई साहब वो पकड़िंग की वजह से चेयर फॉर्म बनाती है। और दोस्तों कमाल की बात देखिए, पांच मेंबर में तो पकड़िंग के बहुत फास्ट हो जाने से, एक ही कार्बन बहुत फास्ट मूवमेंट करने से वो रिजॉल्वेबल नहीं थे, तो यहां एक साथ तीन कार्बन मूवमेंट करेंगे तो उतना फास्ट नहीं कर रहे हैं, उतना फास्ट नहीं कर रहे, उतना फास्ट फ्लक्चुएट नहीं कर रहे। ऊपर पहले केस में अल्टरनेटिव तीन ऊपर चले जाएंगे, अल्टरनेटिव तीन नीचे चले जाएंगे, फिर नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले नीचे, तीन अल्टरनेटिव ऊपर नीचे से फ्लक्चुएशन साइक्लोहेक्सेन में करते रहते हैं। यानी तीन येलो वाले को बाहर निकाले तो तीन जो आपके ग्रीन वाले पीछे चले जाएंगे, फिर ये आपस में फ्लक्चुएशन, तीन येलो वाले बाहर आए, तीन ग्रीन वाले सेंटर में थे, तीन येलो वाले बाहर आए, तीन ग्रीन वाले पीछे चले, फिर येलो वाले पीछे ग्रीन वाले बाहर, येलो वाले पीछे ग्रीन वाले बाहर, इस तरीके से मूवमेंट आगे पीछे चलती रहती है। सो फ्लक्चुएशन तो यानी कि यहां पे भी आपका ऊपर नीचे कहानी होता है, मूवमेंट यहां पे लगातार होता है। पर यहां पे तीन कार्बन एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं, तीन कार्बन की मूवमेंट दोस्तों तो वो उतना फास्ट नहीं होती जितना पांच मेंबर फास्ट होगी। एक बात, दूसरी बात यहां दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जब ऐसा हुआ कि तीन कार्बन एक साथ ऊपर नीचे गए और उससे जो ये शेप बनी, तो इस शेप ने एक बड़ा कारनामा या बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। और वो अचीवमेंट क्या थी कि ये सारा कारनामा इसलिए हो रहा था ताकि स्ट्रेन रिड्यूस हो सके, रिंग स्ट्रेन रिड्यूस हो सके। रिंग स्ट्रेन कब रिड्यूस होगा, जब 120 डिग्री का जो एंगल है वो 109 डिग्री के पास आ जाएगा। और दोस्तों जब ये शेप ने इस प्रकार से चेयर फॉर्म बनाया कि मान लीजिए हॉरिजॉन्टल में से तीन येलो वाले ऊपर आ गए, तीन ग्रीन वाले नीचे चले गए, ऐसा करके अल्टरनेटिव नीचे, अल्टरनेटिव येलो ऊपर है, तीन येलो ऊपर, तीन ग्रीन नीचे, दोस्तों ऐसा करने से चेयर फॉर्म बन गई। तो चेयर फॉर्म में दोस्तों जब ये कार्बन गए तो यहां प्रेजेंट सभी कार्बन ने दोस्तों sp3 का आइडियल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 20 मिनट ऑब्टेन कर लिया। और यही तो अचीवमेंट थी, यही तो इसे करना था, इसीलिए तो पकड़ी हो रही थी। जो कारनामा वो साइक्लोब्यूटेन में नहीं कर पाया, आइडियल बॉन्ड एंगल अचीवमेंट का जो कारनामा साइक्लोपेंटेन में नहीं कर पाया, यहां वो कारनामा दोस्तों साइक्लोहेक्सेन ने करके दिखाया। तीन अल्टरनेटिव कार्बन
गए तो यहाँ एक नहीं दो नहीं सभी के सभी 6 कार्बन ऑल द 6 कार्बन्स अचीव्स sp3 आइडियल कंडीशन ऑफ 109 डिग्री 20 मिनट और ये होगा तो भाई साहब ये जो साइकिल एक्सिडेंट कहेगा अरे हट यार sp3 आइडियल कंडीशन 109 डिग्री बल्ले बल्ले मैं तो इसी में रहूंगा तू ऐश कर। तो हेंस आज के बाद ध्यान रखना है, हालांकि इस पे और डिस्कशन भी हुआ, आज के बाद ये ध्यान रखना है साइक्लोब्यूटेन प्रोपेन और साइक्लोपेंटेन तक तो प्लेनर स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, बट साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन प्लेनर कभी नहीं लेके चलना है, बनाने में बना देंगे शक्ल, हमेशा पैकेट में ध्यान रखना है कि ये प्लेनर नहीं होती है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे रिंग प्लेनर नहीं होती है, ओवरऑल बॉडी को तो प्लेनर है नहीं, रिंग प्लेनर नहीं होती, यहाँ जब ये पकड़िंग करता है तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है और स्ट्रक्चर को नाम देते हैं पकड़ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को नाम देंगे क्या दोस्तों, पकड़ स्ट्रक्चर। और ये पकड़ स्ट्रक्चर दोस्तों कहलाती है चेयर फॉर्म, और ये जो चेयर फॉर्म है ये ठीक-ठाक स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू दिस, ये मोर स्टेबल है दोस्तों, और मोर स्टेबल होने का कारण क्या है, बिकॉज़ दिस फॉर्म विल अचीव द आइडियल बॉन्ड एंगल सिचुएशन ऑफ कार्बन। कैसे अचीव करती है आइए समझाता हूं कैसे अचीव करती है दोस्तों। उसको समझने के लिए पहले साइक्लिक को बनाना सीखना पड़ेगा, और बनाना सीखने के बाद फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे सभी कार्बन sp3 अचीव कर लेते हैं। भाई पहले इसको बनाना सीखते हैं, आइए बनाना सीखते हैं दोस्तों। तो पहला एक्सपेक्ट यहां रिप्रेजेंट करने का कि तीन ऑल्टरनेटिव कार्बन ऊपर, तीन ऑल्टरनेटिव कार्बन नीचे, ठीक है। तो तीन ऑल्टरनेटिव कार्बन नीचे जाएंगे तो zigzag साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये प्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर बन के देखिए एक ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर जुड़ जा रहा है। zigzag साइक्लिक स्ट्रक्चर कार्बन की बन गई, ठीक है। अब इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन जो है इसको उठा के मैं यहां अपने सामने लेके आया। इसमें से मैंने क्या किया, क्या समझते हैं, इसमें से मैंने दो जो सेंट्रल वाले, ये जो येलो येलो वाले कार्बन है, मैंने इन दो लेफ्ट राइट एक्सट्रीम लेफ्ट राइट कार्बन को सेंटर में मान लिया, ठीक है। ये सेंटर में सेम होते हैं, एक्चुअल में ऐसे होते हैं, सेंटर में होते हैं, तो एक नीचे है तो एक ऊपर है। अच्छा पहला क्वेश्चन तो यहां पे ये भी आप पूछ सकते हैं कि चेयर क्यों, दोस्तों आपने देखा होगा बीच वगैरह पे आप जब कभी गए होंगे गोवा वो घूमने, इस प्रकार की चेयर रहती है वहां पे, इस प्रकार से तो पूरा आराम करते पूरा है चश्मा लगा के बैठे रहते हैं यहां पे। तो ये चेयर है, इसी चेयर को दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं या ऊपर की तरफ रोटेट कर दूं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये यही बन जाएगी दोस्तों। तो इट्स अ चेयर लाइक स्ट्रक्चर को ठीक है बोल दिया चेयर, और ठीक है एक एक्सपेक्ट हो गया। भाई एक्सपेक्ट करते हैं इसको समझे कैसे। तो मैंने कहा दो एक्सट्रीम में जो येलो वाले एटम है, ठीक है, यहां जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने एक डिफरेंट तरीके से यूज किया है, यहां पे जो कलर सेम है समझ लेना वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, जैसे कि येलो येलो कलर सेम है, सेम प्लेन में होंगे, पिंक पिंक कलर सेम है, ये बॉन्ड कलर भी पिंक है, ये दो एटम कार्बन तो ये बॉन्ड भी सेम प्लेन में होंगे, ये ग्रीन ग्रीन एटम और ग्रीन जो हमारा डॉटेड डॉटेड लाइन है, ये तीनों के तीनों एक मतलब बॉन्ड और दो एटम ये भी सेम प्लेन में है दोस्तों। बाकी ये जो ऑरेंज और ऑरेंज है ये सेम ओरिएंटेशन में होगा, तभी इनका ऑरेंज कलर है, और ये जो पर्पल पर्पल कलर है व्हाटएवर इट इज तो ये भी सेम ओरिएंटेशन होगा, इसका सेम कलर रखा गया दोस्तों। ये वाला और ये वाला बैंगनी कलर, अपने तो बैंगनी पड़ा बचपन में तो डीपीएस के बच्चे आधे ठीक है, अपने जैसे ही कोई बात नहीं, चलिए समझते हैं इसको तरीके से समझते हैं। तो पहले कलर का इंपॉर्टेंस समझते हैं, अब कलर समझते हैं कैसे कैसे असाइन है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट राइट वालों को हमने दोस्तों यहां पे सेट कर दिया, एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब सॉरी एक्सट्रीम लेफ्ट राइट वालों को मैंने सेंटर में सेट कर दिया। आई हैव टेकन अ सेंट्रल प्लेन, मैंने एक सेंट्रल प्लेन लिया, इस सेंट्रल प्लेन में ये वाला एटम यहीं से शुरुआत करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। सेंट्रल प्लेन में मैंने येलो एटम पकड़ा, सेंट्रल प्लेन में येलो एटम दिया, ठीक है। इससे एक बॉन्ड ऊपर की तरफ वेज सिचुएशन पे है, इससे एक बॉन्ड पीछे की तरफ डैश सिचुएशन पे है, दोनों ऊपर जा रहे हैं। तो मतलब यहां से दो बॉन्ड ऊपर जाएंगे, एक बॉन्ड वेज पर एक बॉन्ड डैश पे, यानी यहां से एक बॉन्ड प्लेन से बाहर जाएगा ऊपर और इस पिंक एटम के साथ जुड़ जाएगा, और यहां से एक बॉन्ड ऊपर जाएगा और पीछे की तरफ जाएगा, डैश तो पीछे की तरफ जाएगा और ग्रीन एटम से जुड़ जाएगा। तो दोस्तों सेंटर में येलो एटम, इससे एक ऊपर जाएगा बाहर की तरफ तो एक बनेगा पिंक एटम के साथ कनेक्टिविटी, और एक पीछे जाएगा ऊपर की तरफ तो बनेगा ग्रीन एटम के साथ कनेक्टिविटी। इसको मैं ऐसा दिखाऊं, इट इज लाइक यू, सेंटर से एक ऊपर बाहर और एक लेफ्ट या लेफ्ट राइट में तो सामने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, और इसको सेंटर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, सेंटर पर्सपेक्टिव देखेंगे तो सेंटर से बाहर वेज ये पिंक वाले से कनेक्ट हो जाएगा, ये वेज ऑरेंज बॉन्ड पिंक बॉन्ड सॉरी वेज बॉन्ड से पिंक एटम से कनेक्टेड है और पीछे वाला डैश से कनेक्टेड है दोस्तों, ठीक है। नाउ इससे आगे कलर सेम है मतलब इससे आगे जो बॉन्ड है वो बिल्कुल इन्हीं बाहर बाहर जो एटम आया है उसी प्लेन में नीचे की तरफ एक बॉन्ड है, इसी प्लेन में पीछे की तरफ एक बॉन्ड है, मतलब सेंटर से पहले हम ऊपर गए एक बाहर और एक अंदर, यहां से अब हमें फर्दर बाहर या फर्दर अंदर नहीं जाना है, सेम प्लेन में नीचे जाना है, सेम प्लेन में दिस रिप्रेजेंट सेम प्लेन, दिस रिप्रेजेंट सेम प्लेन। तो हम एक बार पहले सेंटर से बाहर गए ऊपर की तरफ, पीछे गए ऊपर की तरफ, अब नेक्स्ट एटम जो है वो नीचे की तरफ सेम प्लेन में होंगे, बाहर वाले के नीचे वाले सेम प्लेन में नीचे की तरफ एटम, पीछे वाले के सेम प्लेन में नीचे की तरफ एटम, एंड देन नीचे वालों को हम दोबारा से सेंटर की तरफ ले जाएंगे, दोबारा से सेंटर की तरफ लाके जोड़ देंगे, और जब जोड़ेंगे इस सेंटर में येलो एटम से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहां से समझ आया कि ये दो एटम तो सेंटर में लाई करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला भी सेंटर में है, एक्सट्रीम राइट वाला भी सेंटर में है, ठीक है। इस दोनों दोनों सेंटर एटम के बाहर एक पिंक एटम का दो पिंक एटम लाई कर रहे हैं जो कि सेम प्लेन में है, और ऐसे ही दो ग्रीन एटम लाई कर रहे हैं जो कि सेंट्रल प्लेन से पीछे की तरफ है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो सेंटर में येलो एटम, यहां से पिंक एटम बाहर ऊपर वेज पे, ग्रीन एटम पीछे ऊपर की तरफ, पिंक एटम से नीचे पिंक एटम कनेक्टेड सेम प्लेन में, ग्रीन एटम से नीचे ग्रीन एटम कनेक्टेड सेम प्लेन में, एंड दोबारा से सेंटर की तरफ जा रहे हैं येलो एटम से कनेक्ट दोस्तों। इस तरीके से ये दोबारा से ये पहले के बाहर सेम प्लेन में फिर दोबारा सेंटर की तरफ जा रहे हैं, और इस पूरी सिचुएशन को मैं तुम्हारे सामने ला के रखूं तो अगर मैं सेंटर ऑफ द प्लेन को ये कंसीडर कर रहा हूं तो येलो एटम यहां से एक ऊपर जा रहा है पिंक एटम, एक इधर जा रहा है ग्रीन एटम, फिर सेम प्लेन में ये पिंक का पिंक एटम, ग्रीन का ग्रीन एटम, फिर से सेंटर की तरफ जाएंगे तो ये येलो एटम दोस्तों। फ्रेंड्स इस तरीके से zigzag स्ट्रक्चर बन रही है, zigzag स्ट्रक्चर। इसको मैं यहां दिखाऊंगा तो ये ऊपर सेम प्लेन में सेंटर, सेंटर से बाहर सेम प्लेन में सेंटर से सेंटर की तरफ अंदर दोस्तों, सेंटर से बाहर सेम प्लेन में सेंटर की तरफ अंदर दोस्तों, और ये इस प्रकार का एक साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में यहां हमें रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब जो साइक्लोहेक्सेन यहां बनेगा क्योंकि कार्बन है और कार्बन की बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल होगी, तो बाकी हाइड्रोजन की वैलेंसी वो कहां आएगी दोस्तों। जो चेयर फॉर्म होती है वहां पे जो बाकी हाइड्रोजन की वैलेंसी को डिफाइन करते हैं एक्सियल और इक्विटोरियल सिचुएशन में डिफाइन करते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक्सियल इक्विटोरियल सिचुएशन कैसे होगी दोस्तों, आइए मैं उसको सामने लिखिए। अब कि कौन एक्सियल होगा कौन इक्विटोरियल होगा कैसे दोस्तों समझने के लिए सामने लिखिए। लेट्स सपोज इस कार्बन की बात करते हैं, हम सेंटर वाले येलो कार्बन की बात करें, पिंक वाले कार्बन बाहर वेज पे है, ग्रीन वाले कार्बन सेंटर से पीछे की तरफ। आई होप आप समझ गए। तो इस कार्बन की बात करता हूं, इसके दो बॉन्ड बन चुके हैं दोस्तों, और हम जानते हैं कि यहां प्रेजेंट कोई भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड की बात हम जानते हैं कि दो बॉन्ड प्लेन में होते हैं, बाकी दो बॉन्ड जो होते हैं वो वेज डैश में परपेंडिकुलर प्लेन में पाए जाते हैं। ये एक प्लेन में ये परपेंडिकुलर प्लेन में। तो दोस्तों बॉन्ड्स देखिए इसको और इसको अगर ध्यान से देखें तो इसका वेज डैश जो है इसके वेज डैश के बिल्कुल सिमिलर आ रहा है कि भाई दो बॉन्ड वेज डैश में एक प्लेन में है, इसके दो बॉन्ड वेज डैश में इस टिल्टेड प्लेन में है, तो बाकी दो बॉन्ड होंगे वो परपेंडिकुलर प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, सेंट्रल प्लेन में आ जाएंगे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। मतलब एक बात होता है कि क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड के दो बॉन्ड जिस प्लेन में हो तो बाकी जो दो बॉन्ड है वो परपेंडिकुलर प्लेन में है, या इसके दो बॉन्ड जो है ये वेज डैश बाहर और अंदर की तरफ है, नीचे झुके हुए बाहर और अंदर की तरफ है, तो बाकी ये इस प्लेन में है, ऊपर से नीचे आते हुए प्लेन में है, तो बाकी दो बॉन्ड इसके होंगे इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, परपेंडिकुलर जाएगा सेंटर से सेंट्रल प्लेन में होंगे बाकी दो बॉन्ड, और बाकी दो बॉन्ड सेंट्रल प्लेन में कैसे होंगे दोस्तों। तो ये मैंने कहा कि यहां जाके चेयर फॉर्म में जाके sp3 हाइब्रिडाइज्ड आइडियल बॉन्ड को फॉलो करना दोस्तों। तो आइडियल बॉन्ड को देखें तो कहेंगे दो बॉन्ड वेज डैश पे है, एक बॉन्ड प्लेन में ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा दोस्तों, यहां लगा देंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये जो एंगल है वो नियरली 109 डिग्री 28 मिनट का ही लगभग ऑब्टेन हो जाएगा, आइडियलिटी की तरफ चला दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि चेयर फॉर्म के रूप में
मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इसकी दोस्तों चेयर फॉर्म में हमारी ज्यादा रहेगी। जो स्टेबल मोड होगा मतलब एक मॉलिक्यूल की मल्टीपल ओरिएंटेशन हो सकती है, जैसे कि ये एक शेप हमने सोची थी, पर ऐसे वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इस फॉर्म में मोर स्टेबल नहीं होता, या स्ट्रेन ज्यादा है, तो मोर स्टेबल किस पे होगा, जहां उसका स्ट्रेन कम होगा। स्ट्रेन कम कहां होगा, जब आइडियल बॉन्डिंग अचीव हो जाएगा। आइडियल बॉन्डिंग अचीव कहां होगा, चेयर फॉर्म में होगा, इसलिए यहां पे वो हाईएस्ट स्टेबिलिटी कंडीशन पाएगा। इसलिए आज के बाद साइक्लोजेन को जब भी रिएक्शन करवानी होगी, हम उसको जनरली चेयर फॉर्म के रूप में ही रिएक्शन करवाएंगे। इस बात का आप सबको ध्यान रखना है। ये चेयर फॉर्म के रूप में हमने इसको देखा और चेयर फॉर्म के रूप में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। नाउ यहां हमने देखा इस सेटअप के बारे में, इसके दो मोड बेस्ट है, तो बाकी दो मोड्स प्लेन में पाए जाएंगे, 180 डिग्री के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन लगभग यहां बन जाएगी। तो ऐसा होगा, इसका एक मोड तो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक मोड से टिल्टेड जा रहा है। तो यहां बॉन्ड्स को सही तरीके से समझने के लिए हम यहां बॉन्ड्स को, यहां सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस को, इनको सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन कहेंगे। इनको हम दोस्तों दो नाम देते हैं, एक एक्सियल नाम और एक इक्वेटोरियल नाम। तो किसको एक्सियल देंगे, किसको इक्वेटोरियल देंगे, वो नाम डिसाइड करने के लिए दोस्तों वो हमने यहां पे यूज किया हाइपोथेटिकल प्लेन सिस्टम। हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल की छत पे यानी इसके ऊपर एक प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइन कर दिया, जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू क्रिएट द करेक्ट सिस्टम। तो मान लीजिए आपका चेयर फॉर्म यहां सेंटर से बाहर नीचे से प्लेन में सेंटर में जा रहा है, तो हमने ऊपर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया, ठीक है। हमने कहा कि जो सब्स्टिट्यूएंट या जो बॉन्ड इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो उसको तो एक्सियल नाम दिया जाएगा दोस्तों। जो परपेंडिकुलर होगा इसको तो एक्सियल नाम दिया जाएगा। इसके जो परपेंडिकुलर होगा इसको तो एक्सियल बोल देंगे दोस्तों, एक्सियल बॉन्ड। और जो परपेंडिकुलर, देखिए ये बॉन्ड तो बिल्कुल सीधा टक्कर मार रहा है 90 डिग्री पे, तो ये तो परपेंडिकुलर है, इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल। ये वाला बॉन्ड दोस्तों हम देखें इधर जरा पीछे लेके जाएंगे, हाइपोथेटिकली कोई एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है, दिस बॉन्ड इज नॉट परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल। तो ये एक नेमिंग सिस्टम दोस्तों, इस तरीके से हमने एक्सियल इक्विटोरियल डिफाइन किए कि जो बॉन्ड इस प्लेन के अपर प्लेन के दोस्तों परपेंडिकुलर होगा वो एक्सियल कहलाएगा, और जो परपेंडिकुलर नहीं होगा वो इक्विटोरियल कहलाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से एक्सियल इक्विटोरियल साइड होगी। अब जब एक कार्बन कैसे एक्सियल इक्विटोरियल साइड हो, तो बाकी कार्बन कैसे डिसाइड हो, तो बाकी कार्बन डिसाइड करने के दो तरीके। पहला तरीका जनरल तरीका। जनरल तरीका कहता है हर कार्बन एसपी एवरेज है, तो हर कार्बन पे ये फंडा लगा दीजिए, मतलब फंडा दो बॉन्ड एक प्लेन में, बाकी दो बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में। इस कार्बन पे फंडा लगाने की कोशिश करें, इस लगा देते हैं। इस कार्बन पे फंडा लगाने की कोशिश करें, इसके दो बॉन्ड बेस्ट ऊपर की तरफ बच चुके हैं, यानी इस प्लेन में बच चुके हैं, इस प्लेन में बच चुके हैं, तो बाकी दो बॉन्ड क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यहां पे टिल्टेड हॉरिजॉन्टल प्लेन में बाहर आया, इस तरीके से टिल्टेड हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो बॉन्ड बन चुके हैं, तो बाकी दो बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में, दिस इज द परपेंडिकुलर प्लेन, दैट इज सेंट्रल प्लेन, इस टिल्टेड नीचे वाले सेंट्रल प्लेन में बाकी दो बॉन्ड बनेंगे, और बाकी दो बॉन्ड इस तरीके से दोस्तों एक यहां पे, एक दोस्तों यहां पे, एक दोस्तों यहां पे बन जाएगा। इस यहां जो हाइड्रोजन लगा होगा उसको H एक्सियल के नाम से जानेंगे और इसको इक्वेटोरियल के नाम से जानेंगे। क्यों, जो ये वाला बॉन्ड है ये भले नीचे जा रहा है, पर अगर अपोजिट में ले जाएंगे तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो इस बॉन्ड को एक्सियल नाम दिया जाएगा। और ये वाला जो बॉन्ड है इसको हाइपोथेटिकल लाइन बनाएंगे, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ये एक डिफरेंट एंगल में परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसको इक्वेटोरियल नाम देंगे। इस प्रकार से एक्सियल इक्वेटोरियल डिफाइन किए जाते हैं दोस्तों। अब बाकी बॉन्ड के एक्सियल इक्वेटोरियल कैसे डिफाइन किए जाएंगे, बड़ा आसान है। दो तरीके रहता है, एक का सेंटर तरीका। सेंटर तरीका कहता है यही वाला कांसेप्ट यूज करिए, हर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम के दो बॉन्ड अगर y डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, उसके दो बॉन्ड एक प्लेन में होंगे और बाकी दो बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे दोस्तों। इसके दो बॉन्ड की अगर बात करूं तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला एटम जो है सेंटर से बाहर पिंक और बाहर ये पिंक, और फिर सेंटर में, यानी ये वाला पिंक एटम जो बाहर सेंट्रल प्लेन से ये पिंक एटम बाहर है, सेंटर प्लेन से पिंक एटम बाहर है। इसके दो बॉन्ड क्या, एक बॉन्ड तो बिल्कुल ऊपर वाले प्लेन में जा रहा है, विजुअलाइज करिए, सेम प्लेन में पिंक बॉन्ड है, पिंक बॉन्ड सेम प्लेन में है, और एक बॉन्ड सेंटर की तरफ जा रहा है, इस सेंटर की तरफ, जिसको सेंटर की तरफ बताएंगे, एक बॉन्ड सेंटर की तरफ जा रहा है। इस एटम का एक बॉन्ड सेम प्लेन में है, एक बॉन्ड इस प्लेन में जा रहा है। इन दोनों बॉन्ड का प्लेन निकाल लीजिए, क्योंकि कोई भी दो बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं, एक कार्बन के में, ये दोनों बॉन्ड इस प्लेन में है, अगर इस प्लेन में है तो बाकी दो बॉन्ड दोस्तों इनके परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेंगे, परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेंगे, और परपेंडिकुलर प्लेन दोस्तों इनका कुछ इस प्रकार से निकलेगा, कुछ इस प्रकार से यहां पे देखने को मिलेगा, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे। अब इसका भी नीचे की तरफ वाला जो बॉन्ड है परपेंडिकुलर लगा, तो इसको एक्सियल बोल देंगे और इसको इक्वेटोरियल बोल देंगे। तो कोई ऐसा किस करेंगे सर, देखिए एक सेंटर तरीका। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। शॉर्ट ट्रिक में कैसे जाना है, शॉर्ट ट्रिक में जाने का आसान तरीका दोस्तों, ध्यान रखिए। यहां सबसे पहले हम जब शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूं, समझने में लगा। सबसे पहले हम दोस्तों सारे एक्सियल वालों को देख लेते हैं दोस्तों। एक्सियल वाले को समझना है कि परपेंडिकुलर वाले होते हैं, तो ध्यान रखना किसी भी एटम पे एक्सियल जो होता है, किसी भी एटम पे जो एक्सियल होता है वो कैसे होगा, जो ऊपर वाले एटम होंगे उनका एक्सियल ऊपर की तरफ होगा, जो नीचे वाले एटम होंगे उनका एक्सियल नीचे की तरफ होगा। तो अपर एटम का इसका एक्सियल ऊपर, ये लोअर एटम है इसका एक्सियल नीचे होगा, ये He हो गया। ये अपर एटम है इसका एक्सियल ऊपर की तरफ लाई करेगा, ये लोअर एटम है इसका एक्सियल नीचे की तरफ लाई करेगा दोस्तों। अपर एटम वाला ग्रीन वाला इसका एक्सियल ऊपर की तरफ लाई करेगा, लोअर एटम इसका एक्सियल नीचे की तरफ लाई करेगा। तो बड़ा क्लियर है, अपर एटम जो साइक्लोजेन है दोस्तों उनका एक्सियल ऊपर, लोअर एटम का एक्सियल नीचे। एक्सियल का डिटरमिनेशन हो चुका है, डिफाइन हमने कर दिया है। इक्विटोरियल का क्या फंडा है, यानी कि इक्विटोरियल के केस में हम जब बात करते हैं दोस्तों, यहां पर सारी तरह से बता दें, इक्विटोरियल के केस में जब डिफाइन करेंगे दोस्तों, इक्विटोरियल के केस में सो ये एक्सियल था और इक्विटोरियल था। इक्विटोरियल के केस में ध्यान रखना कि किसी भी कार्बन नियर बाय कार्बन के जो इक्विटोरियल होते हैं, इस बात ध्यान रखना, दो नियर बाय कार्बन के जो इक्विटोरियल होते हैं, दो नियर बाय कार्बन के जो इक्विटोरियल होते हैं वो इक्विटोरियल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो इक्विटोरियल एक दूसरे के अपोजिट, ये ट्रिक ठीक है। तो इस कार्बन की बात, इस कार्बन की बात, इसका इक्विटोरियल नीचे गया है तो इसका इक्विटोरियल ऊपर जाएगा, अपोजिट में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका इक्विटोरियल ऊपर की तरफ गया और राइट में गया तो इसका इक्विटोरियल लेफ्ट में आएगा और नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। इसका इक्विटोरियल नीचे की तरफ तो इसका इक्विटोरियल दोस्तों ऊपर की तरफ आएगा, इसका इक्विटोरियल ऊपर की तरफ तो इसका इक्विटोरियल नीचे की तरफ आएगा, इसका नीचे की तरफ लेफ्ट में है, इसका इक्विटोरियल ऊपर की तरफ आएगा और राइट में आएगा। इस तरीके से सभी का एक्सियल इक्विटोरियल डिफाइन हो चुका है। कैसे, दो इक्विटोरियल जाएंगे दूसरे के अपोजिट, इसका नीचे, इसका ऊपर, इसका ऊपर, इसका नीचे, इसका नीचे, इसका ऊपर, इसका ऊपर, इसका नीचे, इसका नीचे, उसका ऊपर, तो बस इस तरीके से अपोजिट होगा। एक तरीका ये ट्रिक वाला। दूसरा तरीका इक्विटोरियल निकालने का, भाई तीन मोड आपके पास आ चुके हैं, एसपी3 कंडीशन को आप विजुअलाइज कर सकते हो दोस्तों। एक मोड ये है तो बाकी तीन मोड इक्विटोरियल बनाते हुए ऊपर की तरफ लाई करेंगे, इक्विटोरियल बनाते हुए ऊपर की लाई करेंगे दोस्तों। सिमिलरली एक मोड ऊपर वाले नीचे वाले तीन इक्विटोरियल बनाते हुए, इक्विटोरियल ट्रायंगल बनाते हुए नीचे लाई करेंगे। तो दोस्तों यहां पे एक मोड नीचे की तरफ तो इक्विटोरियल बनाते हुए ऊपर वाले तीन मोड ऊपर की तरफ लाई करेंगे। इस कांसेप्ट को यूज करके सेकंड कांसेप्ट को यूज करके कैसा कांसेप्ट, एक मोड अगर यहां पे है दोस्तों तो बाकी तीन इक्विटोरियल मोड बनाएंगे, दो बेस भी होंगे और एक मोड होगा, ये इक्विटोरियल लेटरल ट्रायंगल बनाए होंगे। इस रिस्पेक्ट से भी आप इन इक्विटोरियल मोड्स का पता लगा सकते हो दोस्तों। तो ये ऐसा करने पर हमने एक साइक्लोहेक्सेन के सारे एस्पेक्ट्स को समझ लिया है, उसके सभी एटम्स की पोजीशन को समझ लिया है कि भाई दो सेंटर में है, दो बाहर है और दो सेंटर से पीछे की तरफ है। सेंटर से एक मोड बाहर जाता है, बीच में एक मोड नीचे जाता है, सेम प्लेन में जाता है, फिर दोबारा सेंटर की तरफ जाता है दोस्तों। इसके बाद हम एक्सियल इक्विटोरियल ऊपर वाले एक्सियल ऊपर, नीचे वाले एक्सियल नीचे। इक्विटोरियल के कांसेप्ट में दो अपोजिट इक्विटोरियल, कोई भी दो कार्बन इक्विटोरियल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब इसे रट्टा मारने की कोशिश ना करें, हम इसको में अभी इसी कुछ चीजें होती है, समय के साथ बार-बार रिवाइज करते तब समझ आती है। एक बात ध्यान रखिए, यहां आपको कांसेप्ट समझ आना चाहिए। अगर आप यहां सोच रहे हैं कि आप इधर से रट्टा मार लेंगे, रट्टा नहीं मारना है। क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो साइक्लोजेन बार-बार आएगा आपके सामने केमिस्ट्री में, ये सारी चीजें कैसे ध्यान देंगे, आप लंबे समय तक ध्यान देंगे एक्सेल का इक्विटोरियल का। तो टेंशन लेने की बात नहीं कि रट्टा मार जाओगे, अच्छा सर ने बोला रट्टा मारो ना, कुछ रट्टा मारना ट्रिक्स मैंने बता दी, इस चीज को ध्यान रखना। तो मैं नोट्स बात बोलूंगा एंड समय पे जब आप कल को दोबारा से करोगे तो क्वेश्चन बार-बार करोगे तो सबसे ओवरऑल तुम्हें गोल समझ आएगी। मोर द प्रैक्टिस मोर स्ट्रक्चर विल बी हमारे दिमाग में फिट हो जाएगी। तो एक साइक्लोजेन की ओवरऑल कहानी आई जिससे हमें समझ आया कि अब ये जो प्लेनर शेप है इसकी किसी काम की नहीं है, मतलब आप दोस्तों इसकी प्लेनर शेप को यहां पे डील नहीं करेंगे, और प्लेनर शेप को डील नहीं करेंगे तो मतलब ऑप्टिकली एक्टिविटी और रिएक्टिविटी के जो आंसर होंगे वो भी इस स्ट्रक्चर से, प्लेनर स्ट्रक्चर से नहीं आएंगे। प्लेनर स्ट्रक्चर से आंसर नहीं आएंगे। अभी तक तो हमने साइक्लोब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन कर लिए और इसके नहीं करेंगे दोस्तों। इसमें साइक्लोहेक्सेन में हम ऑप्टिकली एक्टिविटी रिएक्टिविटी के आंसर्स जो होंगे वो इसकी चेयर फॉर्म से देंगे दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जब चेयर फॉर्म से इसके आंसर देने हैं तो चेयर फॉर्म के अंदर पीओएस और सीओएस निकालनी पड़ेगी, और नॉट इवन पीओएस और सीओएस, आइए चेयर फॉर्म को एक मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करते हैं और चेयर मॉलिक्यूल उसको मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करते हैं, उसमें सारे सिमेट्री एलिमेंट्स निकालने की कोशिश करते हैं, सभी को निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऑप्टिकल एक्टिविटी में केवल पीओएस और सीओएस जाने की जरूरत है, फिर भी हम सिमेट्री एलिमेंट इस ओवरऑल चेयर फॉर्म में निकाल सकते हैं, जिससे आपको इस चेयर फॉर्म का और अच्छा इमेजिनेशन होगा। जो कुछ पार्ट किसी का रहेगा इमेजिनेशन में, अभी थोड़ी देर बाद हम इसके सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करेंगे, सारे सिमेट्री एलिमेंट्स निकालेंगे, जिससे आपकी इमेजिनेशन और भी आसान हो जाएगी। आई होप अब एक बार मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको जितना मैंने बताया इस बोर्ड में उतना समझ में आएगा। इसके अलावा एक भी अक्षर दिमाग में नहीं सोचना है, और इसके अलावा एक भी बात
क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। जो पढ़ाई नहीं रही बातें तुम अगर और स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, मैं सबसे पूछूंगा और स्मार्ट बन जाऊंगा, मेरे नंबर बनेंगे, मेरे पास नंबर बनाने कोई फायदा नहीं। ना तो मेरी परीक्षा शक्ल पता है, कल को तुम्हें याद हो कि अच्छा वो बच्चा था, और ना ही मुझे लंबे समय तक नाम याद रहते हैं दोस्तों। बिल्कुल नहीं, तुम्हें से आधे के नाम मुझे अभी याद कुछ बच्चे तो जैसे कुछ बार-बार पता है कि डंडा करता रहता है, उसका नाम याद रहता है, वो भी कुछ समय बाद ऐसे बोलता है। सो प्लीज आपकी इंटेलिजेंस मेरे सामने कमेंट बॉक्स में भरने से नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस मेरे सामने ये है कि मैं जो बता रहा हूं वो तुम फॉलो करोगे। हां है, बस बाकी तुम फॉलो करते हो, बाकी सब काम मेरा है, आगे पढ़ाना सिखाना वो मेरा काम। जितना सिखाया उतना समझ में आएगा, चलो आगे बढ़ेंगे। ना अब जब हमने पता लगा लिया है कि साइक्लोहेक्सेन प्लेनर नहीं, साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में मोर स्टेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी के सभी आंसर्स चेयर फॉर्म से ही बताए जाएंगे। अब चेयर फॉर्म से बताने के लिए पहले चेयर फॉर्म में सिमेट्री एलिमेंट निकालना सीख लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद फिर हम आगे के कारनामे को आगे लेके जाएंगे दोस्तों। नहीं मैं रिपीट करके देख नंदरिया क्या यार नंदरिया, एक बात मैंने 3 बार रिपीट किया, आप फिर से यार आप सब बच्चे पता नहीं एक समय क्यों ध्यान नहीं देते, इसको रिपीट करते हैं रिपीट को। भाई ऊपर वालों के एक्सेल ऊपर होंगे, नीचे वालों के एक्सेल नीचे होंगे, कोई भी दो इक्विटोरियल दूसरे के अपोजिट होंगे। एक इक्विटोरियल इसका ध्यान रखना, इसके रिस्पेक्ट में बता देना, ये नीचे तो ये ऊपर, ये ऊपर तो ये नीचे, ये नीचे तो ये ऊपर, ये ऊपर तो ये नीचे, ये नीचे तो दोस्तों ये ऊपर। जरा जाने के लिए बार-बार रिपीट होगा, ये मॉलिक्यूल बार-बार रिपीट होगा, इतनी बार रिपीट होगा कि तेरे तू रात को सो रही होगी नंदनी, नंदनी जब रात को सो रही होगी ना, तभी तू रात को सोते-सोते पेन चला के बता देगी, पेन चला ले। सामने देखिए यार एंगल कम तो स्ट्रेट ज्यादा होगी ना। ये मैंने बोला नहीं बोला तो क्यों कैसे दिमाग लगा रहा है? डेविएशन जितना आगे होगा उतना ही स्ट्रेन आपके इंट्रोड्यूस होने स्टार्ट होता है। डेविएशन जितना ज्यादा स्ट्रेन उतना ज्यादा, बस बात। पेन की अमाउंट कंपेयर नहीं कर रहे हैं स्ट्रेन। अरे मतलब जब किसी को कोई पेन हो रहा है, पेन ज्यादा या कम होने से क्या मतलब, पेन तो ही ना, पेन को कम करना पड़ेगा ना। तो रिंग को जब पेन हो रहा है तो उसमें उसको पेन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ज्यादा या कम होना उसके किसी सॉल्यूशन तक पहुंचने का यानी कि जल्दी से उस बीमारी को ठीक करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए फोर्स करेगा। अल्टीमेटली पेन तो ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा पेन कम पेन हो। प्लीज सामने देखिए, सुदीप मैडम फालतू यार, सुदीप इस बात को डिस्कस करिए प्लीज। भगवान तुम सबका भला करे। जो बच्चे मेरे इतने हजार बार बताने के बाद भी इस बात को नहीं समझते हैं, हिंदी भाषा में इंग्लिश में बोल देता हूं दोबारा से कि डू नॉट कमेंट इररिलेवेंट क्वेश्चंस व्हाइल आई एम टीचिंग। इररिलेवेंट क्वेश्चन बोले तो शेड्यूल क्या है, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर आपको पूछने का मन है सो वेट फॉर द एंड ऑफ द लेक्चर, आई विल से एक्स्ट्रा 5 मिनट्स एट द एंड। उस आखिरी 5 मिनटों में तुम भी रुकना, जब तुम नहीं रुकोगे क्योंकि तुम्हें तुम्हारे टाइम की इंपॉर्टेंस होगी, तब तुम्हें उस समय तुम्हारे टाइम की इंपॉर्टेंस होगी। लेक्चर के एंड में नहीं, अगला लेक्चर है 5 मिनट से क्या है भाई, यहां भी जो बच्चे बाकी बैठे हो पागल है क्या कि तेरे क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन में लोग चक्कर में बहुत सारी छोड़ देंगे। मैं किसी को इंडिविजुअल टारगेट नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट कॉमन यार, मेरे साथ लेक्चर में कहते हैं डू नॉट पोस्ट इररिलेवेंट कमेंट्स व्हाइल टीचिंग, दे हैव अ स्पेसिफिक टाइम, यू कैन आस्क देम इन द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं नहीं कर रहा हूं, एंड में पूछिए, मैं तो सामने कोई नहीं पूछता, मैं डर होता है अभी ऑनलाइन इंडस्ट्री में क्या बैठे तो कमेंट डाल, मैं पढ़ लेंगे अपना कमेंट डालो, तुम तो यूट्यूब पर करेंगे प्लीज बता दो, क्लास में बात करें प्लीज। बाकी सब बच्चों को क्या जाऊंगा इन बातों को ध्यान रखिए, आगे बढ़िए समझिए। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट काम हमारे पास दोस्तों ध्यान से देखिए। द सेकंड मेन इंपॉर्टेंट काम इज हमें सिमेट्री इन साइक्लोहेक्सेन पता करनी है। साइक्लोहेक्सेन के अंदर सिमेट्री पता करनी है दोस्तों। ऑलरेडी 2 लेक्चर चल रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा लेक्चर हो चुके हैं, बहुत कम कंटेंट हुआ है ना, प्लीज मुझे वैसे एक्स्ट्रा लेक्चर लेने में हेल्प करिए। तो सबसे पहले तो सिमेट्री एलिमेंट हमारे पास होता है, एक्सोसिमेट्री होता है, आप जानते हो एक्सोसिमेट्री में सबसे पहले जो हमारे पास दोस्तों वो है C2 एक्सोसिमेट्री, वो है हमारे पास दोस्तों क्या C2 एक्सोसिमेट्री। और C2 में दो बातें जाननी होती है कि भाई होगा या नहीं होगा। पहला क्वेश्चन यही होता है कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर C2 होगी या नहीं होगी, और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि होगी तो कितनी होगी, होगी तो कितनी होगी, ये भी हमें निकालना होता है दोस्तों। मेन क्वेश्चन तो होगी या नहीं होता है भाई, ये साइक्लोहेक्सेन में C2 का हम यहां डिस्कशन करते हैं, जरा सामने देखिए, मैं अलग से बना के दिखाता हूं दोस्तों, जरा सामने देखिए। मेरे पास एक साइक्लोहेक्सेन है दोस्तों, ओके सो इसमें हमें C2 पता करना है, कैसे पता करें? तो C2 का एक सीधा सा तरीका याद रखिए साइक्लोहेक्सेन में कि C2 जब साइक्लोहेक्सेन में निकाली जाएगी वो हमेशा 2 अपोजिट इफेक्ट्स को ध्यान रखना, इफेक्ट्स को ध्यान रखोगे तो तुरंत निकाल लोगे। C2 इन साइक्लोहेक्सेन ऑलवेज 2 अपोजिट एज के सेंटर से निकलेगी दोस्तों, एज के सेंटर से पास होगी। ध्यान रखिए साइक्लोहेक्सेन में कोई भी दो एज जो होती है पैरेलल होती है, देखिए these 2 एज आर पैरेलल, these 2 एज आर पैरेलल, और ये दोनों एज भी पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल दोस्तों। एवरी 2 अपोजिट एज मतलब कोई भी दो अपोजिट एज का पेयर जो होता है साइक्लोहेक्सेन में पैरेलल होता है। मान लीजिए पहले केस में लिया ये वाला एज का पेयर लिया, ये वाली एज मेरी और ये वाली एज मेरी, इन दोनों पैरेलल एज के 2 अपोजिट एज है, इनके सेंटर से एज के सेंटर से एक एक्सिस पास कर दो। मान लीजिए मैंने यहां से एक्सिस पास कर दी और इस एक्सिस के अराउंड जब 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो व्हाट मिलेगा, ध्यान से देखिए। इस एक्सिस के अराउंड 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो क्या होगा, पहली बात तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई साहब इनका क्या होगा, ये जो यहां प्रेजेंट है इनका क्या होगा, इन दो कार्बन का क्या होगा। तो मुझे भाई ये एज थी, इसके सेंटर से एक्सिस पास हुई, इसी एक्सिस के रोटेट करेंगे तो भाई एज के दोनों कार्बन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब जिस एज के सेंटर से पास हो रहे हैं उसके तो कार्बन आपस में इंटरचेंज होने ही है, 180 डिग्री पे है, ये तो यहां आ जाएगा दोस्तों, ये नीचे से दोस्तों यहां इसको सीधा लिख सकते हैं, यहां आ जाएगा। दोनों कार्बन जो है इस एज के आपस में इंटरचेंज, सेम गोस फॉर दिस आल्सो, इसके भी दोनों कार्बन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे थ्रू दिस एक्सिस। इस एक्सिस के अराउंड ऐसी कहानी यहां पे देखने को मिलेगी दोस्तों, इस एक्सिस के अराउंड ऐसी कहानी यहां पे देखने को मिलेगी, ये दोनों कार्बन एज के आपस में चेंज, ये दोनों कार्बन आपस में चेंज, तो चेंज हो गए मतलब वो सेम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। अब जो बच गए उनकी बात करते हैं, बच क्या गया, दोनों कार्बन आपस में चेंज, दोनों कार्बन आपस में चेंज, बच गए ये दो कार्बन। और कमाल की बात है इस एज को अगर देखें और इस एज के रिस्पेक्ट में इन दो कार्बन को देखें तो एक्जेक्टली 120 डिग्री प्रेजेंट है, एक्जेक्टली 120 डिग्री प्रेजेंट, सॉरी 180 डिग्री प्रेजेंट है, एक्जेक्टली 180 डिग्री पे वो प्रेजेंट दोस्तों। सो एक्जेक्टली 180 डिग्री प्रेजेंट है, तो इनके रिस्पेक्ट में डिस्कशन करेंगे इनका क्या होगा। ये एटम इसी एक्सिस के रोटेट होकर 180 डिग्री यहां आ जाएगा दोस्तों, और ये एटम 180 डिग्री रोटेट करके यहां आ जाएगा, यानी कि जिस एज के अलोंग पास हुई थी उस एज के कॉर्नर तो आपस में, एज के कॉर्नर तो आपस में, और बाकी दो जो हमारे बच जाएंगे वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, हेंस पूरा मॉलिक्यूल घूम फिर के सेम आ जाएगा, इस एक्सिस के अलोंग मल्टी आ जाएगा, ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में दोस्तों चेंज हो गए। हेंस यहां पे यस ये एक्सिस जो है रोटेट करने के बाद सेम मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रही है, ये C2 एक्सिस यस यहां पे एग्जिस्ट कर जाएगी, यस C2 विल एग्जिस्ट हियर, C2 यहां एग्जिस्ट करेगी, कहां से दो अपोजिट के सेंटर से, तो अपोजिट सेंटर से पास करने में C2 एग्जिस्ट करेगी। अब क्वेश्चन कम्स कि भाई ये तो कार्बन से कार्बन की पोजीशन होगी, और कार्बन के साथ में बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स भी तो होंगे, तो ये किसी भी एक पेयर को समझ लेते हैं, बाकी सेम बाकी सब उसी की तरह काम कर रहे होंगे, तो यहां पे एक एक्सिस लगा होगा, इसका क्या होगा, तो भाई यहां पे भी तो एक्सिस लगा है, ये एक्सिस 180 डिग्री पे आपस में इंटरचेंज होगा, साफ समझ आ रहा है कि बोथ एक्सिस आर एट 180 डिग्री। और जिस प्रकार से एक्सिस आपस में 180 डिग्री पे है उसी प्रकार से दोस्तों इक्विटोरियल भी इक्विटोरियल वाले जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, इक्विटोरियल भी देखो एक्जेक्टली 180 डिग्री पे नीचे, ये भी यहां से दोस्तों इंटरचेंज होगा और ये भी यहां से दोस्तों इंटरचेंज होके दोबारा से आपस में एक दूसरे की पोजीशन ग्रहण कर लेंगे। यहां से दो बातें हमने समझी, एक तो C2 पास होती है और एक C2 के अलोंग रोटेशन, C2 रोटेशन अलोंग C2 कराने पर, रोटेशन अलोंग C2 कराने पर साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल जो होता है वो दूसरे अपोजिट जगह पे जाने पर एक्सियल में ही रहता है। इक्विटोरियल जो होता है वो जब चेंज कर लेगा पोजीशन तो वहां पे भी इक्विटोरियल में ही रहेगा। ये बात अभी तुम्हारे लिए छोटी होगी पर थोड़ी देर के बाद ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एक्सियल एक्सियल में रहेगा, इक्विटोरियल इक्विटोरियल में रहेगा, एक्सियल एक्सियल में ही रहेगा, इक्विटोरियल इक्विटोरियल में रहेगा, दोनों बातें हम समझ चुके हैं। चलिए अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहां पे पहला क्वेश्चन था होगी या नहीं होगी, पता कर लिया, यस होगी, ये दोनों आपस में इंटरचेंज, ये दोनों आपस में इंटरचेंज, ये दोनों ग्रीन वाले आपस में इंटरचेंज और ऑरेंज वाले आपस में इंटरचेंज, रेड वाले आपस में इंटरचेंज, और रोटेट करने पर ये स्ट्रक्चर दोबारा बन
जाएगी और इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ बन गई तो यस ये एक्सिस C2 एक्सिस कहलाएगी। तो क्वेश्चन आया यस होंगे पर होंगे तो कितने होंगे, होंगे तो कितने होंगी, होंगे तो कितने होंगी C2, होंगे तो कितने होंगी C2। ये समझने के दोस्तों आइए अब मैंने साइक्लोहेक्सेन की मल्टीपल यहाँ ओरिएंटेशन बना रखी है। तो पहला C2 पास किया था तो इन दो पैरेलल एज के सेंटर से पास किया था, इसमें जो एज के कोने थे वापस में एज के कोने थे आपस में बच के तो आपस में इंटरचेंज हो गई थी, पहला C2। दूसरा C2 जो है मैंने लेफ्ट वाला और राइट वाला जो पैरेलल पेयर ऑफ साइक्लोहेक्सेन एज है ये ले लिया है, इसके सेंटर से एक्सिस पास कर दिया, ये पर्पल एक्सिस, इसके अलोप रोटेशन करवाएंगे तो क्या होगा, अगेन सेम फंडा, जो एज के कार्बन है वो आपस में रोटेट हो जाएंगे, इस एज के सेंटर से एक्सिस पास हुई थी तो इस एज के जो कार्बन है ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे बिल्कुल सेम बात है। और बाकी तो कार्बन जो बचेंगे ये ऊपर की तरफ बचा हुआ है, ये नीचे की तरफ बचा हुआ है, देखिए ऊपर है और ये नीचे है, तो कार्बन ऊपर नीचे एक्सिस के पोजीशन में तो ये भी एक दूसरे में आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे थ्रू दिस C2 रोटेशन, थ्रू दिस C2 रोटेशन दोस्तों, ये दोनों ऊपर ये दोनों नीचे से नीचे और ये दोनों भी आपस में इंटरचेंज है, सेम मॉलिक्यूल बन रहा है, ये हमारा सेकंड C2 आ गया। और इसको समझने का आसान तरीका, दो अपोजिट एज सेंटर से एक C2 कुल मिला के 6 अपोजिट एज सेंटर होते हैं, तो कुल मिला के 3 C2 यहाँ पे पास होगी, तो ये तीसरी हमारे पास क्या है, इसी में ये वाला और ये वाला जो बॉन्ड है थोड़ा सा एक्सटेंड करके बड़ा करके बता रखा है ताकि हम इजीली समझ सकें, इसके अलोप से सेंटर C2 पास कर देंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज, ये दोनों कार्बन आपस में इंटरचेंज, बच के दोनों कार्बन आपस में इंटरचेंज, हेंस हमारे पास कुल मिला के 3 C2 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास हमने देखा कि साइक्लोहेक्सेन में 3 C2 पाए जाते हैं, वी हैव 3 C2s इन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, C2 हो चुके हैं, अब आ गया C3 की दोस्तों, आइए C3 को समझने चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। C3 को कैसे समझेंगे तो यहाँ पे समझेंगे, आइए समझते हैं C3 की कहानी, C3 कैसे C3 की कहानी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। C3 कैसे समझते हैं, C3 समझने के लिए हम थोड़ा सा बड़ा स्केलेटन बना रहा हूं यहाँ पे, C3 है या नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि C3 समझ रहा है तो C3 बोलता है 120 डिग्री का रोटेशन चाहिए और 120 डिग्री का रोटेशन लगभग कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा कुछ बनता हो सकता है प्रोबेबिलिटी। तो हमने जब देखा क्योंकि एक कार्बन नीचे, एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे, एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे, एक कार्बन ऊपर, ऐसा करने पर तीन अल्टरनेटिव कार्बन ऊपर जा रहे थे, तो तीनों अल्टरनेटिव कार्बन जो ऊपर वाले उनको मैंने येलो कलर से दिखा दिया और तीन अल्टरनेटिव कार्बन ग्रीन जो है वो नीचे जा रहे थे उनको हमने ग्रीन कार्बन से नीचे दिखा दिया दोस्तों। तीन येलो कार्बन ऊपर वाले हैं अल्टरनेटिव है, तीन येलो ग्रीन कार्बन अल्टरनेटिव नीचे दोस्तों। अब जब इन तीन जो मेरे येलो कार्बन है इनको मैं ध्यान से देखूं तो किसी भी दोस्तों प्लीज देखिए, अरे यार निकिता पहले फिर से यार आप सब मैं लिख देता हूं, निकिता मेरा डिस्क्लेमर सुनिए, पता नहीं कैसे समझ में आता तुम लोगों को। डू नॉट कमेंट व्हाइल टीचिंग, समझ में आया सबको, ठीक है। जब मैं बोलूं कमेंट करने को तब कमेंट करना है, डिवाइस से कमेंट करके बताओ यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं आई, ऐसा बोलूंगा क्या बोलूंगा मैं, यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं आई कमेंट करके बताओ, ऐसा बोलूंगा। जब ऐसा बोलूं तब कमेंट करके बोलना कि सर ये समझ में आया, ये बता दो, ये बता दो, इसके अलावा कमेंट नहीं लिखना है, ठीक है। अब ये मेरे सामने नजर आती है, सामने लगातार चलते रहते हैं और वहां पे जब नजर आती है तो मैं या तो काम करूंगा कमेंट बॉक्स बंद कर दूंगा, फिर तुम रोगे और फिर तुम रोते रहोगे, तो अवॉइड दिस सो दैट बाकी सबका भी टाइम वेस्ट ना हो, एक कमेंट टाइम पे सबके डाउट लिए जाए, ठीक है। क्या पता तेरा डाउट किसी को डाउट अभी बता दो, कोई बता देगा, उसके बाद कोई पूछेगा, हैव पेशेंस, तब तक लिखो ये बात, अभी 5 मिनट पहले मैंने रिपीट किया था, अभी मैंने बोला नहीं बोला, C3 के बाद बोलूंगा, तो बोलूंगा तो पूछना बताना है कमेंट बॉक्स में, भूल जाओ तुम्हारी जिंदगी के कमेंट बॉक्स में, इसको लगता है कि मैं डाउट भूल जाऊंगा, कॉपी पे लिख लिया उस टाइम पे जो तुम्हारे सामने नोटबुक है, जो भी तुम नोट्स बना रहे हो, ये डाउट सर से पूछना है 2 मिनट के बाद, सर जब इजाजत देंगे तब, क्या तुम लोग यार प्लीज वेट, आएगा सब टाइम आएगा, हर डाउट होगा, बट जब मैं कहूंगा तब, नहीं तो तुम्हारा हो गया सिलेबस, मैं डाउट छोड़ते रहोगे, हर लेक्चर में बीच में डाउट करते रहोगे, प्लीज प्लीज सबके लिए करो यार, इतनी बार बताओ, हम तो कमेंट पढ़ना छोड़ो लोगों को यही प्लीज। ओके सो यहाँ पे हम C3 को समझने जा रहे हैं और C3 को समझने के लिए मैंने कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का शेप चाहिए। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप समझने के लिए मैंने कहा कि देखो ध्यान से, तीन ऊपर वाले कार्बन नीचे वाले कार्बन है और कोई भी तो ऊपर वाले कार्बन को देखो ध्यान से, उन दो कार्बन के बीच में एक कार्बन आ रहा है नीचे वाला, दो कार्बन के बीच में एक कार्बन आ रहा है नीचे वाला, पीछे वाले दो कार्बन के बीच में एक कार्बन नीचे वाला, सेम गोस फॉर नीचे वाले कार्बन। मतलब ये कह सकते हैं दोस्तों कि दो कार्बन जो येलो वाले हैं इनके बीच में एक कार्बन यहाँ पर भी है, इनके बीच में एक कार्बन यहाँ पर भी है, यानी ये जिस तरीके से दो CC बॉन्ड यहाँ पर होंगे ऐसे दो CC बॉन्ड यहाँ पर होंगे, तो मतलब ये हुआ कि जितना इनके बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस होगा, अगर मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकली को ज्वाइन करने की कोशिश करूं, हम हाइपोथेटिकली ज्वाइन करने की कोशिश करूं तो जितना डिस्टेंस होगा डेफिनेटली उतना डिस्टेंस ही होगा, तो कोई क्या पास करे तो छोटा डिस्टेंस है, मैं तुम्हें देखने में छोटा है दोस्तों, पर आप कैसे समझिए कि यहाँ एक बीच में कार्बन आ रहा है और यहाँ भी बीच में कार्बन आ रहा है, तो जब हम रियल स्पेस में जाएंगे दोस्तों तो बेशक दिखने में छोटा लगाओ पर एक्चुअल में दोस्तों ये जो बॉन्ड का डिस्टेंस, ये जो हाइपोथेटिकल डिस्टेंस है और ये हाइपोथेटिकल डिस्टेंस है वो इक्वल आएगा, हेंस ऐसे ही दोस्तों ये पीछे वाले के लिए भी इक्वल आएगा, तो ऊपर वाले तीनों के तीनों जब मिलाए जाएंगे तो वो एक येलो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे, बिकॉज़ ऑल द 3 कार्बन्स येलो वाले हैव वन कार्बन ग्रीन वाले इन बिटवीन देम, तो इक्वल स्पेस होगा उन तीनों का एक दूसरे से, ये जिगजैग 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 चल रहा है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सिमिलरली गोस फॉर नीचे वाले 3 कार्बन की जब बात करेंगे दोस्तों, तो नीचे वाले 3 कार्बन की जब बात करेंगे तो इसमें नीचे वाले 3 कार्बन को भी जब जोड़ेंगे तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऊपर बन चुकी है नीचे बन चुकी है। अब 120 डिग्री का रोटेशन कराने के लिए हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से एक्सिस पास करानी होती है, ये जब सेंटर से एक्सिस पास कराते हैं और इसके अलोंग रोटेशन कराएंगे तो क्योंकि सेंटर से जो ये कॉर्नर एंगल है 120 डिग्री होता है, ये 120 डिग्री 120 डिग्री, तो परपेंडिकुलर एक्सिस रोटेशन होगा इसके, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर एक्सिस रोटेशन होगा 120 डिग्री, तो ये यहां कॉर्नर यहाँ और कॉर्नर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये भली बात जानते हैं दोस्तों, और यही फंडा यहां पे नजर आ रहा है, या ऐसा लग रहा है कि ऊपर एक यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल एक नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों अपोजिट में है और ऊपर और नीचे वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से जब मैं एक्सिस पास करूंगा दोस्तों तो एक्सिस अपर इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से भी पास होगी, लोअर इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से पास होगी, कमाल की बात है वो इस साइक्लोहेक्सेन के सेंटर से भी पास होगी, दैट विल पास फ्रॉम द अपर इक्विलेटरल ट्रायंगल, लोअर इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंटर एंड सेंटर ऑफ द होल मॉलिक्यूल, तीनों से पास होगी दोस्तों। इसको और अच्छा विजुलाइज कर देता हूं, तीनों के सेंटर से पास होगी, बिल्कुल ये बिल्कुल सेंटर से पास होगी। अब इस एक्सिस के अलोंग अब हम रोटेशन कराएंगे, इस एक्सिस के अलोंग दोस्तों मान लीजिए लेफ्ट राइट से मैं बाहर की तरफ आते हुए लेफ्ट ले जा रहा हूं, राइट से मैं बाहर की तरफ आते हुए लेफ्ट ले जा रहा हूं, यहां से मैं ऐसा रोटेशन कर रहा हूं 120 डिग्री का, जब ऐसा रोटेशन होगा तो क्या होगा जरा सामने देखिए, ऊपर वालों की बात करते हैं क्योंकि ये जो सेंटर से कॉर्नर के जो एंगल है ये 120 डिग्री का एंगल है दोस्तों, इट इज 120 डिग्री एंगल। सो ये वाला जो एटम होगा रोटेट होकर दोस्तों इस एटम की जगह ले लेगा, ठीक है, सिमिलर गोस फॉर ये एंगल 120 डिग्री का है, ये वाला एटम इस एटम की जगह ले लेगा दोस्तों, और ये एटम पीछे वाला एंगल 120 डिग्री का है, ये वाला एटम इस एटम की जगह ले लेगा, इक्विलेटरल हॉरिजॉन्टल जो ये प्लेनर सिस्टम है, ये वाला एटम यहां, ऊपर वाला एटम ये वाला यहां, ये वाला रोटेट होकर यहां, यानी तीनों अपर एटम एक दूसरे की जगह ले लेंगे, ये वाला अपर वाला एटम 120 रोटेट किया जाएगा वो यहां आ जाएगा, ये वाला 120 रोटेट करता है यहां आ जाएगा, ये वाला 120 रोटेट करता है यहां आ जाएगा, ऊपर वाले तीनों ने एक दूसरे की जगह ले ली, एक शिफ्ट हो गए, सेम गोस फॉर नीचे वाले भी बिल्कुल सेम सिनेरियो में, नीचे वाले बिल्कुल सेम सिनेरियो में दोस्तों, ये वाला 120 डिग्री का एंगल यहां फॉलो कर रहा होगा दोस्तों, 120 डिग्री एंगल यहां फॉलो कर रहा है, ये वाला 120 डिग्री रोटेट करके यहां आ जाएगा, ये वाला पीछे से 120 डिग्री एंगल रोटेट करेगा, पीछे से 120 डिग्री एंगल रोटेट कर रहा होगा, यहां आ जाएगा पीछे, ये वाला और पीछे वाला जो है 120 डिग्री एंगल रोटेट करके इसकी पोजीशन ले लेगा, नीचे तीनों वाले एंगल भी 120 डिग्री पे रोटेट हो जाएंगे, नीचे वाले तीन वाले दिखाने की जरूरत है नहीं, जैसे ऊपर वाले तीन रोटेट हो रहे हैं ऐसे नीचे वाले तीन भी आपस में सिमिलर तरीके से रोटेट हो जाएंगे, मुझे दिखाने की जरूरत है नहीं दोस्तों, तो इसलिए हम कहेंगे नीचे वाले तीन भी आपस में रोटेट हो रहे होंगे, एक दिखा देता हूं बाकी सेम तरीके से समझ ला, ये वाला एटम
120 डिग्री रोटेट करके यहाँ आ रहा होगा, सिमिलर वाला ये वाला पीछे, ये वाला दिखा देता हूँ क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों एक साइक्लो में 6 कार्बन होते हैं, ऊपर वाले तीनों ने आपस में पलटी मार ली, नीचे वाले तीनों ने आपस में पलटी मार ली, यानी जब ऐसा होगा दोस्तों, ऐसा कराने पर इसके अलावा 120 डिग्री का रोटेशन कराने पर हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी, ऊपर वाले तीनों एज इट इज मिलेंगे, नीचे वाले तीनों एज इट इज मिलेंगे, बस एक शिफ्ट हो चुके होंगे, हैंस जो स्ट्रक्चर बनेगी दोस्तों, एज इट इज स्ट्रक्चर मिलेगी और ऑपरेशन कराने के बाद जो सेम स्ट्रक्चर आ जाए, मतलब ऑपरेट करने के बाद सेम स्ट्रक्चर आ जाए, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाए, तो हम कह देंगे यस यहाँ पे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाए, तो हम कह देंगे यस यहाँ पे Cn प्रेजेंट है, जो भी स्पिरिट एलिमेंट प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ पे हम 120 डिग्री रोटेशन के रिस्पेक्ट में कहेंगे यस यहाँ पे C3 प्रेजेंट होगा, यस C3 विल एग्जिस्ट हियर, C3 यहाँ पे प्रेजेंट होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन आता है कितने C3 होंगे दोस्तों, तो कहते हैं इक्विवेलेंट ट्रायंगल चाहिए C3 के लिए, तो हमने कहा एक C3 तो हमने देख लिया, अपर और लोअर इक्विवेलेंट ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में दोस्तों एक C3 तो हमने देख लिया, भाई एक C3 तो यहाँ से पास हो चुका है, एक C3 तो यानी कि कहेंगे ओवरऑल मॉलिक्यूल के सेंटर से पास हो चुका है, एक C3 तो ये देख लिया, इसके अलावा कोई C3 होगा, तो तुम्हारे मन में डाउट आ सकता है सर ये भी तो हो सकता है C3 कौन से वाला, मैंने तो कौन से वाला सर इक्विवेलेंट ट्रायंगल चाहिए ना, दो अपोजिट इक्विवेलेंट ट्रायंगल चाहिए, दो अपोजिट सर ये रहा दो अपोजिट इक्विवेलेंट ट्रायंगल, ये वाले बॉन्ड को है ना सर इस बॉन्ड से मिला दो और इस बॉन्ड से मिला दो, ये वाले बॉन्ड को है ना सर यहाँ पे इस बॉन्ड से मिला दी तो मिला ही हुआ है और यहाँ पे कनेक्ट कर दो, तो ये भी तो कोई इक्विवेलेंट ट्रायंगल अपोजिट, इनके भी तो सेंटर से पास करता है दोस्तों, इनके भी सेंटर से पास रोटेट करोगे, सर रोटेट करके ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, मैं कहूँगा ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्यों यहाँ से C3 पास क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो तुमने ट्रायंगल का पेयर बनाया दे आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वो क्या बकवास कर रहे हो, बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, कहना तो इसको चाहिए था, यहाँ तो इक्वि डिस्टेंस तीनों कार्बन के बीच में एक कार्बन आता है इक्वि डिस्टेंस, तो यहाँ तो देखने में लगे, अरे देखने से क्या होता है यार, 3D स्ट्रक्चर्स में हम जो रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं ये तो 3D को 2D में कन्वर्ट करके बना रहे हैं ना, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है 3D का 2D रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ देखने में कुछ भी दिख सकता है, देखने में तुम्हें हाथी दिख सकता है, तो देखने में कुत्ता बिल्ली कुछ बना दोगे, तो तुम्हारी इमेजिनेशन में डिपेंड करता है, तुम कुत्ता बनाओ बिल्ली बनाओ, है ना। सो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ देखने में तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो दोस्तों लॉजिकली आइए डिस्कस करते हैं, देखिए ये एक कार्बन है ये कार्बन है, तो ये एक CC बॉन्ड लेते हैं, व्हाट इज दिस CC बॉन्ड है, ये कार्बन ये भी एक CC बॉन्ड लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल अज्यूम कर रहे हो, इस ट्रायंगल में दो CC बॉन्ड लेते हैं तो बराबर कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो है ना ये कोई रियल बॉन्ड नहीं है, ये एक स्पेस है, ये कोई रियल बॉन्ड नहीं है, इट इज अ स्पेस, ये हाइपोथेटिकल खाली स्पेस है, हाइपोथेटिकल खाली स्पेस है, और इस खाली स्पेस का डिस्टेंस इस एज लेंथ के बराबर कैसे आया, और क्या ये इसके बराबर सर, दिखने में लग रहा है, दिखने में क्या लगता है, दिखने में तो इस लाइन को ऐसे देखो तो ऐसी है, और इस लाइन को मतलब इस मार्कर को अगर देखो इस मार्कर की तो कहोगे सर इस मार्कर की जो लेंथ है वैसी है, इस मार्कर को ऐसे पकड़ लो, इस मार्कर को ऐसे पकड़ लो तो तुम्हें तो पॉइंट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसा हो गया मार्कर नहीं, दिखने में तो 2D रिप्रेजेंटेशन कुछ होता है, ये डिस्टेंस जो है इन डिस्टेंस के बराबर नहीं है, हेंस इट इज नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, वी हैव ओनली वन C3 सिमेट्रिक एलिमेंट, और जो कि कहां से निकलती है, ऊपर वाली ट्रायंगल हाइपोथेटिकल जो बनाई, नीचे वाली ट्रायंगल हाइपोथेटिकल बनाई, उनके सेंटर से पास होती है, तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल के सेंटर से पास हो जाएगी दोस्तों, तो हमारे पास एक C3 होता है दोस्तों, तो एक C3 हमने यहां पे समझ लिया, और जब साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं दोस्तों, साइक्लोहेक्सेन में केवल और केवल दोस्तों 3 C2 देखने को मिलते हैं और एक C3 देखने को मिलता है, केवल यही दो देखने को मिलते हैं, यहाँ पे C4 तो होता ही नहीं है, 90 डिग्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, साइक्लोहेक्सेन में 90 डिग्री कोई नजर नहीं आ रहा, C5 की चांस ही खत्म है, C6 भी बल्कि यहाँ पे नहीं होता है, क्वेश्चन है क्यों नहीं होता है, आइए C6 के बारे में भी डिस्कस करेंगे 2 मिनट के बाद, C6 के बारे में भी समझाऊंगा वो क्यों नहीं है, 4 और 5 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, 6 का सवाल पैदा होता है वो तुम्हें समझाने के लिए बताऊंगा कैसे क्यों नहीं होता, उससे पहले अभी आप मुझे बताइए कि जो मैंने तुम्हें दो चीजें समझाई, 3 C2 होती है और 1 C3 होती है, यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या, यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या, 3 C2 और 1 C3, C3 निकल गया अपर लोअर ट्रायंगल के लोग दोस्तों, और C2 की जब बात करेंगे दोस्तों तो हमने 3 C2 लगाते हुए देखा कि भाई दो पैरेलल के सेंटर से 1 C2 होती है, ठीक है, लेफ्ट राइट वाली जो एज है दोनों पैरेलल है, इनके सेंटर से 1 C2 होगी, इस लेफ्ट का सेंटर ये रहा, लेफ्ट का सेंटर ये रहा, राइट का सेंटर ये रहा, एक्सिस निकाली, रूल कहता है जिस एज सेंटर से एक्सिस पास हुई है, मेरी बातों को कभी शब्दों को ध्यान से सुनोगे ना सारे आंसर हो चुके होते हैं, जिस सेंटर से एक्सिस पास होती है उस जिस एज सेंटर से एक्सिस पास होती है, जिस एज के सेंटर से पास होती है, तो इस एज के सेंटर से पास हुई है, तो इस एज के दोनों कार्बन आपस में पलटी मारेंगे, चाहे वो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, सिमिलरली इस एज के सेंटर से पास हुई है, इस एज के दोनों कार्बन आपस में पलटी मारेंगे, चाहे वो इधर बात में सब्जेक्ट होगी, तो इसका मतलब ये कहता है कि जिनके सेंटर से पास हुई उनके कार्बन तो आपस में ये कार्बन तो आपस में रोटेट होंगे, ये ऊपर से आ जाएगा, नीचे से आएगा, ऊपर से आ जाएगा, नीचे से आएगा, बच गए दो कार्बन, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और दो कार्बन ये बाहर की तरफ मैच में पीछे की तरफ है, तो ये बाहर वाला मैच में जो ऊपर है ये रोटेट होकर नीचे तरफ 180 डिग्री पे, और ये जो डैश पे नीचे है दोस्तों ये रोटेट होकर बाहर ऊपर मैच जाएगा 180 डिग्री दोस्तों, ये तो आपस में पलटी मारेंगे, सब जगह हाल लगेगा। सिमिलरली इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से मैंने बनाया है, ये स्ट्रक्चर में बस बनाने में डिफरेंस है दोस्तों, मुझे इन दो पैरेलल बॉन्ड्स को एक दूसरे के पास लाना था, इसलिए मैंने इसको ओपन करके एक दूसरे से ऐसे लिखा दिया, ये लेफ्ट वाली है, ये वाली जो एज है वो ये छोटी सी एज बना दी, मैंने छोटी सी एज बना दी, और इसको मैंने बड़ा बना दिया ताकि हम C2 को समझ सकें तीसरे वाले को, ठीक है। तो मैंने आपको फिर से कहा इसका और अच्छा विश्लेषण जाने के लिए दोस्तों आप सिमेट्री एंड रोटेट लास्ट में दिखा दूंगा, अभी के लिए आप इन कांसेप्ट को यूज कर लो, दीस आर द कांसेप्ट जो तुम्हें जिंदगी में साथ देंगे, दो अपोजिट सेंटर से 1 C3 तो 6 अपोजिट 3 C3 बाहर कहां से निकल गए, तुम्हें तो आंसर निकालना, तो कांसेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो विजुअलाइजेशन है जो कि प्रैक्टिस करने से आती है ज्यादा दोस्तों। पहले ही स्टेप में अगर आप सोच रहे हो कि मैं 30 मार्क खा जाऊंगा समय के साथ बनोगे भाई, इतना जल्दी नहीं बनोगे, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं बात लगे, बस कब तक कि तुम आज ही मैं बन जाऊं, मतलब आज ही तुम बड़ी से बन जाओगे, सब चीजों को एक्सपर्ट इसमें पाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, वो समय के साथ आप करोगे मेरे साथ ना, अभी तो चालू है चैप्टर, मतलब आधे के आसपास हम पहुंचे, चलो दोस्तों ये वाले में लोअर वाला ट्रायंगल बना वो ये तो स्पेस है वैसे क्लियर है, बस थोड़ा ये में कहां है, ये ट्रायंगल का बना, ये ट्रायंगल जरूर कंप्लीट है, C3 में लोअर वाला ट्रायंगल ये तो ऊपर ये तो ऊपर तो स्पेस है, तीनों स्पेस में ना भी तीनों स्पेस में है, ये तीनों के इक्विलेटरल तीनों स्पेस है, तीनों स्पेस बराबर स्पेस है, ऊपर वैसे नीचे बराबर स्पेस। तो दोस्तों C3 की कहानी खत्म हो चुकी है, आइए हम C6 की कहानी पे आते हैं। नाउ C6 यहां एक्सेस नहीं करता, क्यों एक्सेस नहीं करता, आइए समझाता हूं, C6 को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये C6 का केस है, तो C6 नहीं होता, यहां समझने की कोशिश करें दोस्तों, आइए मैं आपको समझाता हूं C6 का केस, अब देखिए व्हाई C6 डज नॉट एक्सिस्ट। चलिए C6 ट्राई करने जा रहे हैं कि होगा या नहीं, समझ लो ध्यान से देखना, एक बार में समझना, C6 होता नहीं है फिर भी समझा रहा हूं, एक बार में समझना क्यों नहीं है, ध्यान से देखना जब बता रहा हूं, यहां पे तुम वहां इधर तो लग रहा था चैटिंग पे और मेरे से कहते हो ये समझ नहीं आया, पेटू को तो सब प्रेस में देखो इधर, C6 की बातें हम कर रहे हैं दोस्तों, तो C6 कैसे होगा आइए समझते हैं। C6 बोले तो 60 डिग्री का रोटेशन करा के किसी भी एक्सिस के अलोंग से मॉलिक्यूल का आ जाना, क्या होगा या नहीं होगा, नहीं होता है, क्यों नहीं होता समझेंगे तभी, बस 2 मिनट के अंदर समझ जाओ। पहले हमने बताया दोस्तों एक साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, हमने बताया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अगेन C6 60 डिग्री का रोटेशन मानता है, 60 डिग्री का रोटेशन लगभग 120 के जैसे ही देखने को मिलेगा, जैसे 120 का देखने को मिला था, 60 डिग्री पे 60 गुना में 2 करोगे तो 120 होता है, तो 100 मतलब लगभग उसी के आसपास देखने को मिलेगा, चांस है दोस्तों, उसी के आसपास हम ट्राई करेंगे और कोई ट्राई भी नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी इसकी हाईएस्ट उसको ट्राई करेंगे दोस्तों। जैसे एक C3 निकला था वैसे C6 निकलने की चांस होता है, उस चांस पे चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, अपर 3 जो हमारे एटम है लेने पड़ेंगे, और तीनों एटम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते, और सिमिलर नीचे वाले जो 3 एटम थे वो लेने पड़ेंगे, नीचे वाले 3 एटम भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते। ये हाइपोथेटिकल जोड़ रहा हूं, रियलिटी में ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं होता, ध्यान रखना, हाइपोथेटिकल जोड़ रहा हूं मैं समझाने के लिए, रियलिटी में ऐसा कोई लाइन नहीं होती है, स्पेस है भाई, कोई तो उसको लगा कि सर आपने एक सॉलिड लाइन बना दी तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं
है, ये तो मैंने ज्वाइन करके बनाने का समझाने के लिए बनाया भाई, इट्स नॉट अ बॉन्ड। कोई इसको अगर बॉन्ड समझ ले तो मैं पिटूंगा उस पे, ऐसी बातों को तो अगर बॉन्ड समझ लेगा तो कैसे काम चलेगा, है ना? तो चलिए प्लीज ओके, पिटने को मैं चाहता हूं बोलना कि कोई मेरे से बोल बड़ा और बोलेगा कैसे बोले, मैं भाई मेरी बात को देखो मत लिया, पढ़ते रहो बस, मजे करते रहो, सामने देखिए, सीखते रहो बस। हाँ, चलिए प्लीज। सो यहाँ से हम अब C3 पास सॉरी C6 पास करने का ट्राई करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सिस पास करना पड़ेगा, एक्सिस पास करना, एक्सिस लोअर इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड अपर इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबके सेंटर से पास करके जाएंगे, चलेगी पास करके, चलिए तो इस तरीके से हमारे पास एक एक्सिस पास। अब इस एक्सिस का C6 अगर कराना है तो मुझे 60 डिग्री का रोटेशन करवाना है, 60 डिग्री का रोटेशन। अब 60 डिग्री का रोटेशन सेम स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर देगा तो C6 एग्जिस्ट कर जाएगा, और 60 डिग्री का रोटेशन सेम स्ट्रक्चर प्रोड्यूस नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा तो C6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइए समझते हैं 60 डिग्री का रोटेशन कैसे होगा साइक्लो एक्सिस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट आगे जाके काम आएगा। 60 डिग्री का रोटेशन साइक्लो एक्सिस में होगा या नहीं, C6 होगी या नहीं होगी, आइए समझते हैं। देखिए 60 डिग्री का रोटेशन देखिए, इतनी बात तो पहले भी जानते थे, पर मुद्दा ये है कि 60 डिग्री का रोटेशन कैसे कराएं। 120 का हमने कराया था, 120 के में तो कोई लफड़ा ही नहीं था, 120 में तो ये बोला था कि भैया एटम यहां चला गया, एटम यहां चला गया, एटम यहां चला गया, 120 में तो ट्रायंगल के एटम एक दूसरे से आगे शिफ्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो 60 डिग्री पे क्या होगा, पहले एक नॉर्मल इक्विलेटरल ट्रायंगल में समझ लेते हैं। तो सेंटर से जब इनको ज्वाइन करते हैं तो ये जो सेंटर से एक इंटरनल एंगल होता है 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक्सिस से 120 का रोटेशन करवाता तो ये यहां चला जाता, ये यहां चला जाता दोस्तों, नहीं यहां चला जाता, ठीक है। और जब मैं 60 डिग्री का करवाऊंगा तो क्या होगा, 60 डिग्री करवाऊंगा तो मैं 120 यहां से यहां तक 120 है, 60 डिग्री इसका आधा होगा, यानी कि इसका आधा कहीं ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो मतलब 60 डिग्री रोटेशन करवाने पे क्या हुआ, मतलब 60 डिग्री रोटेशन करवाने पे ये अगर कोई पॉइंट है तो 60 डिग्री वो रोटेट होकर दोस्तों इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा। ये अगर कोई पॉइंट है इसका आधा 60 डिग्री रोटेट करके वो इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा। ये अगर कोई पॉइंट है दोस्तों इसका आधा 60 डिग्री रोटेट करके वो यहां पे आके रुक जाएगा। मतलब हमारे जो नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे इस ट्रायंगल के वो ये वाले ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और जब इनको ज्वाइन करेंगे तो एक अपोजिट ट्रायंगल क्रिएट हो रही है, एक अपोजिट ट्रायंगल क्रिएट हो रही है। ओरिजिनल ट्रायंगल वाज व्हाइट वाली एंड रोटेशन ऑफ द 60 डिग्री ट्रांजिशन इज, उसके बाद ये रेड वाली ट्रायंगल क्रिएट हुई और रेड वाली ट्रायंगल व्हाइट वाली पे सुपर इंपोज नहीं कर रही है। हेंस यहां से भी समझ में आ रहा है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही 60 डिग्री रोटेट करने पे सेम नहीं आ रहा, तो यहां पर भी सेम नहीं आएगा। और वो सेम नहीं आएगा ये बात तो हम यहां से समझ गए, 60 डिग्री रोटेट ट्रायंगल आ रही है वो व्हाइट से मैच नहीं कर रही है, बट यहां कैसे समझेंगे इसको थोड़ा सा और डिटेल में अब यहां समझने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब अब अच्छा एक बात हमें समझ में आ चुकी है कि भाई साहब इस कंप्लीट एंगल की बात करें तो 120 डिग्री है और इसके आधे एंगल की बात करें तो 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री इन दो के कहीं बीच में लाई कर रहा है, दो जो ट्रायंगल के कॉर्नर है इनके कहीं बीच में लाई करेगा, दो ट्रायंगल के कॉर्नर के कहीं बीच में लाई करेगा, दो ट्रायंगल के कहीं बीच में लाई करेगा। अगर हम 60 डिग्री रोटेट करवा दे तो सेम कहानी यहां पे रोटेट करवा देंगे भाई। यहां पे हम कहेंगे इतना जो ये एंगल था दोस्तों, इतना जो ये एंगल था 120 डिग्री था, दैट इज 120 डिग्री, इट इज 120 डिग्री। अब मुझे पहले क्या था, इस एटम को 120 पे यहां लेकर आना था तब तो पूरा हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। पर मुझे करना केवल 60 डिग्री, 60 डिग्री का होगा 120 का कहीं आधा होगा, तो 120 का आधा कहां होगा, 120 का आधा एग्जैक्टली कहां होगा, वेयर इज एग्जैक्टली एग्जिस्ट, 120 का आधा एग्जैक्टली एग्जिस्ट कहां करेगा, तो आइए बताता हूं कहां करेगा। ये दो येलो कार्बन का अगर मैं नीचे की तरफ चलो बॉन्ड के लूंगा तो ये एक कार्बन एटम के साथ कनेक्शन है, यानी हम ये कह रहे थे कि दो येलो कार्बन के बीच में एक ग्रीन कार्बन लाई करता है और दो ग्रीन कार्बन के बीच में येलो कार्बन लाई करता है, दो येलो कार्बन के बीच में ग्रीन कार्बन, हर अल्टरनेटिव दो एटम के बीच में, हर अल्टरनेटिव दो एटम के बीच में, दो येलो के बीच में ग्रीन, दो येलो के बीच में ग्रीन, दो येलो के बीच में ग्रीन, दो ग्रीन के बीच में येलो, दो ग्रीन के बीच में पीछे वाला येलो और इन दो ग्रीन के बीच में ये वाला येलो, हर एक दो ग्रीन के बीच में येलो, हर एक दो येलो के बीच में ग्रीन लाई करता है। तो क्योंकि ये भी एक सीसी बॉन्ड और ये भी सीसी बॉन्ड है, डिस्टेंस बराबर होगा, तो ये डिस्टेंस बराबर होगा तो हेंस जब मैं इस यानी कि अगर मैं इस एटम का अगला एटम लूं या मैं कहूं कि इन दोनों एटम का बीच वाला एटम लूं, इन दोनों एटम का बीच वाला एटम ये है, तो इस एटम का यहां से मैं एक मान लीजिए एक्सिस, यहां से मैं मान लीजिए लाइन बना देता हूं, यहां से मैं एक लाइन बनाई ऐसे आगे बढ़ी, यहां से मैं इधर से इन दोनों का सेंटर लाइन लेके आ रहा हूं, सेंटर लाइन लेके आ रहा हूं, आगे बढ़ी, ये इस पॉइंट पे जाके मार्क करेगी, इस पॉइंट पे जाके मार्क करेगी, ज्योमेट्री को यूज करेंगे तो इन दोनों का सेंटर आएगा ये वाला पॉइंट दोस्तों, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ये लाइन यहां तक आगे जाएगी दोस्तों, और इन दोनों का सेंटर आ रहा है नीचे ये वाला पॉइंट, इसको जब आगे लेके जाएंगे दोस्तों तो ये लाइन आएगी और इस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी, इस पॉइंट पे बाइसेक्ट करने का मतलब है कि भाई 60 डिग्री का जो एंगल है वो ये है, इट इज अ 60 डिग्री एंगल, यानी 60 डिग्री जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा दोस्तों ये वाला एटम यहां आ जाएगा। इतनी बात हमने समझ ली, तो वो इतनी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। अब आइए मैं शॉर्टकट पे आता हूं, ये तो ज्योमेट्री का खेल इस सेंटर कैसे होगा, तो दोस्तों मेरा ऊपर वाले का सेंटर यहां है और इन दोनों का सेंटर यहां, तो दूसरे को मिलाओगे तो एक्सेप्ट क्वेश्चन मिल जाएगी, बिल्कुल सही समझ रहा है। यहां भाई 60 डिग्री का एंगल यहां पे, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट में समझिए, इसको शॉर्टकट में हमेशा के लिए तभी समझिए, साइकिल एक्सिस जब तक 60 डिग्री का रोटेशन करवाया जाएगा तो कोई भी एटम कहां जा रहा है, इनिशियल पोजीशन इस एटम की यहां थी, फाइनल पोजीशन 60 डिग्री रोटेशन करने पे यहां आएगी। तो ये इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे कि कोई भी एक एटम जब 60 डिग्री रोटेट किया जाएगा तो वो एटम अपने से नेक्स्ट कार्बन एटम के अपोजिट में चला जाएगा। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनिए, कोई भी एटम 60 डिग्री रोटेशन कराने पर अपने से नेक्स्ट कार्बन के अपोजिट में चला जाएगा। कोई भी 60 डिग्री रोटेशन कराने पर कोई भी एटम अपने नेक्स्ट एटम के अपोजिट में चला जाएगा। और ये बात हम हर एटम पे यहां अप्लाई कर सकते हैं। ये एटम कहां जाएगा, तुमसे पूछे ये एटम 60 डिग्री कहां जाएगा, ये एटम अपने से नेक्स्ट बजाय एक साइकिल चला है, एक साइकिल चलते हुए सबको डिफाइन करना, मान लीजिए मैं लेफ्ट से राइट की तरफ चला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओवर चला, तो यहां पे मैं चला, यहां से मैंने ये एटम अपने से नेक्स्ट एटम के अपोजिट में चला गया, ठीक है। फिर अगला एटम ये था, या फिर मैं अपर एटम की बात करता हूं, ये अपर एटम अपने से नेक्स्ट एटम के अपोजिट में चला गया, ठीक है। तो फिर ये अपर एटम कहां जाएगा, अपर एटम कहां जाएगा, तो इसी पे से बात करेंगे, ये एटम अपने से नेक्स्ट एटम के अपोजिट में, अपने से नेक्स्ट एटम के अपोजिट में ये एटम यहां चला जाएगा दोस्तों, यहां चला जाएगा, बिल्कुल सही समझ आ गया। ये अपर एटम कहां जाएगा, ये एटम अपने से सेम साइकिल में यहां से ये था, इसका अपोजिट, यहां से इसका अपोजिट ये था, यहां से साइकिल में साइकिल ऐसे चल रही है दोस्तों, यहां पहुंच गए, यहां से अगला जो है वो ये वाला एटम है दोस्तों, ये वाला एटम अपने से नेक्स्ट एटम के अपोजिट में चला जाएगा, अपोजिट में चला जाएगा। तो तीनों अपर एटम की फाइनल पोजीशन आ चुकी है, अपने से नेक्स्ट एटम का अपोजिट, अपने से नेक्स्ट एटम का अपोजिट, अपने से नेक्स्ट एटम का अपोजिट आ गया है। अब ग्रीन वालों की बारी है, ग्रीन वालों को भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ग्रीन वालों को भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, देखो गौर से दोस्तों, सामने देखिए, ये एटम सेम साइकिल चला गया, इधर से ये भी चलेगा सेम, यानी कि इसको यहां कर दो, इसको उल्टा लगाना, सेम डायरेक्शन ये इधर भी कहां जाएगा, क्योंकि साइकिल मॉलिक्यूल रोटेट करे ओवर तो सेम डायरेक्शन रोटेट होगा भाई, हर एक एटम से डायरेक्शन रोटेट होगा, तो ये एटम कहां जाएगा, ये नीचे वाला एटम अपने से नेक्स्ट एटम के अपोजिट में आ जाएगा, अपोजिट में आ जाएगा। अच्छा ये वाला एटम कहां जाएगा, अपने से नेक्स्ट एटम के अपोजिट में आ जाएगा, अपोजिट में यहां कहीं हम डिफाइन करते हैं दोस्तों, बस डिफाइन करने तो फंस जाओगे, यहां डिफाइन कर देता हूं, यहां कहीं आ जाएगा, ये अपने से अपोजिट एटम के, अपने से नेक्स्ट एटम के अपोजिट में आ गया, अपने से नेक्स्ट एटम के अपोजिट में आ गया। बचा ये ग्रीन वाला अपने से नेक्स्ट एटम के अपोजिट में आ जाएगा, यहां आ जाएगा दोस्तों, तो ये इसको ऐसे हम डिफाइन कर देंगे, ये आ गया हमारा फाइनल सिचुएशंस। नाउ ऑल द येलो इन कन्वर्टेड इनटू दिस सिचुएशन, ऑल द येलो को, सभी येलो को मैं जो कन्वर्ट हुए फाइनल पोजीशन में उनको ऑरेंज लिख देता हूं, सभी येलो वालों की फाइनल पोजीशंस ऑरेंज से बना देता हूं दोस्तों, एंड सभी ग्रीन वालों की फाइनल पोजीशंस दोस्तों, सभी ग्रीन वालों की फाइनल पोजीशंस को मैं इस ब्रिलियंट कलर से, मतलब ये वाला कलर हाइलाइटेड ग्रीन कलर, ये रहा और ये रहा,
इससे बना देता हूं दोस्तों। तो 3 ऑरेंज एटम 3 ग्रीन एटम ज्वाइन करने का काम करेंगे और ज्वाइन करने के लिए अब हमारे पास कौन सा कलर बचा? व्हाइट कलर तो हमारे पास ऑलरेडी है। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों हमारे पास जो कलर बचा ये कलर यूज कर लेते हैं। कि नीचे वालों को ऊपर ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिया, नीचे वालों को ऊपर से ज्वाइन कर दिया या सीधा लाइन कर देता हूं दोस्तों ऐसे। नीचे वालों को ऊपर से ज्वाइन कर दिया और थिकनेस बढ़ा देता हूं, क्लियर दिख जाएगा। ये रहा ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये रहा ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये रहा ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया, ये रहा ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया, ये रहा ठीक है। और ये साइक्लोहेक्सेन दोबारा से बन गया, पर बदकिस्मती से जो नया साइक्लोहेक्सेन जो कि पिंक साइक्लोहेक्सेन बना, वो साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म तो है पर वो व्हाइट वाले साइक्लोहेक्सेन के अपोजिट चेयर है। व्हाइट वाला साइक्लोहेक्सेन इस प्रकार से पैरेलल चेयर फॉर्म में है एंड जो नया साइक्लोहेक्सेन आया 60 डिग्री रोटेशन कराने पर वो चेयर तो है पर वो इस प्रकार से पैरेलल है। दिस पैरेलल इज नॉट सुपरइम्पोजेबल ऑन दिस पैरेलल, बोथ द पैरेलल चेयर फॉर्म आर नॉट सुपरइम्पोजेबल। अगर मैं इसको डायरेक्ट बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा समझ लीजिए, ये एक सिचुएशन ऐसे समझ लीजिए कि एक 60 डिग्री रोटेशन कराने पर दोस्तों 60 डिग्री रोटेशन कराने पर कहेंगे भाई कि एक चेयर फॉर्म अगर ऐसी है 60 डिग्री रोटेशन कराने पर इफ वी डू अ 60 डिग्री रोटेशन अलोंग इट, ये जो फॉर्म होगी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अपोजिट पैरेलल सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये फॉर्म अपोजिट है, अगर इस तरीके से पैरेलल है तो ये ऐसे पैरेलल सिचुएशन आ जाएगी, अपोजिट पैरेलल सिचुएशन आ जाएगी। और मैं इस फंडे से समझाया था कि ट्रायंगल का अपोजिट ट्रायंगल बनता था 60 डिग्री करने पर, जैसे भी इस साइक्लोहेक्सेन का अपोजिट साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा एंड दे आर नॉट सुपरइम्पोजेबल। ये सुपरइम्पोजेबल नहीं है एंड दे आर नॉट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं होंगे और ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं प्रोड्यूस हुई आफ्टर डूइंग द 60 डिग्री रोटेशन एंड यहाँ पे C6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। C6 डू नॉट एग्जिस्ट, C6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान है साइक्लोहेक्सेन में C6 एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 60 डिग्री का रोटेशन नहीं करा सकते। इस पेन को 1 डिग्री में 2 डिग्री में 3 डिग्री में मेरी मर्जी, पेन तो पहन ही रहा है, मेरी मर्जी। लो मैंने घुमा दिया, तुमसे पूछ रहा हूं मॉलिक्यूल को डिग्री पे घुमाया जा सकता है, उस डिग्री पे घुमाने से क्या सेम स्ट्रक्चर आ रहा है? अगर आएगा तो CN एग्जिस्ट करेगा, नहीं आएगा तो CN एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ C6 एग्जिस्ट नहीं करता है पर मेरा मन कर रहा है घुमाने का 60 डिग्री में तो घुमा दूंगा। कुछ ना घुमा गया, अच्छा घुमा दिया, ऐसा हो गया तो मॉलिक्यूल तो सही रहेगा, तुम कैसा हो जाएगा बस। जैसे मैं इस बोतल को पकड़ के है ना, मान लीजिए मेरे पास ये फोन है, इस फोन को पकड़ के मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, ये 90 डिग्री रोटेट करने से बेचारा ये 1 प्लस आईफोन बन जाएगा क्या? नहीं, 1 प्लस 1 प्लस ही रहेगा। तो रोटेशन तो मैं कितने डिग्री का भी करा सकता हूं, पूरे मॉलिक्यूल को लेके इंटरनल रोटेशन अलाउड नहीं है। हां बस ये नहीं कर सकता कि इस पेन को इस मोबाइल को पकड़ा ऐसे मोड़ दिया, तोड़ दिया, ऐसे मैं इंटरनल रोटेशन करा टूट जाएगा, ये 1 प्लस भी बचेगा, दोबारा बन जाएगा, है ना। सो मॉलिक्यूल को रोटेट कितने डिग्री करा सकता है? रोटेट कराने से अगर सेम आ जाए तो CN एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो CN एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो C6 यहां एग्जिस्ट नहीं करता दोस्तों, ये बात हमने यहां पे समझी। तो आइए अभी तक जितना रोटेशन समझा उस रोटेशन में मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। और ऐड ऑन बात क्या थी? ऐड ऑन बात ये है कि जब हमने सबसे पहले C2 का रोटेशन करवाया था तो आपने ये देखा था कि एक्सियल एक्सियल रोटेट कर सब्स्टिट्यूट कार्बन कार्बन C2 के रोटेट हो रहे थे। मैं सब्स्टिट्यूट की बात की तो एक्सियल एक्सियल आपस में रोटेट हो रहे थे, इक्विटोरियल इक्विटोरियल आपस में रोटेट हो रहे थे। यही बात जब मैं C3 में समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, तो C3 में जब ये बात देखेंगे तो कमाल की बात है। C3 में मैंने तो समझाया था कि भाई साहब कार्बन से अपर कार्बन आपस में रोटेट हो रहे हैं और लोअर कार्बन आपस में रोटेट हो रहे हैं। दोस्तों यहां पे कहेंगे कि अपर कार्बन का यहां एक एक्सियल हाइड्रोजन भी होगा या सीधे क्वेश्चन बोल दो या एक्सियल बॉन्ड होगा। इस अपर कार्बन का ऊपर वाले कार्बन का एक्सियल होता है वो ऊपर ही होता है, ऊपर वाले कार्बन का एक्सियल ऊपर होता है, नीचे वाले कार्बन का एक्सियल नीचे होता है, ऊपर वाले कार्बन का एक्सियल ऊपर ही है दोस्तों। तो यहां ये कमाल की बात है, तीनों कार्बन तो आपस में एक शिफ्ट होंगे, साथ में ये दोस्तों आपके जो एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट्स है वो भी एक शिफ्ट हो रहे हैं। ये यहां पे आ रहा है, ये यहां पे आ रहा है और ये यहां पे आ रहा है। तीनों एक्सियल पोजीशंस भी आपस में शिफ्ट हो रही है। इस कार्बन की एक्सियल पोजीशन तो कार्बन के साथ जा रही है, यहां पे इस कार्बन की पोजीशन कार्बन के साथ यहां पे जा रही है एंड सेम गोस फॉर द इक्विटोरियल। इसका इक्विटोरियल यहां राइट साइड में होगा, इसका इक्विटोरियल निकालोगे तो यहां आएगा, इसका निकालोगे तो यहां था दोस्तों। ये तीनों इक्विटोरियल इक्विटोरियल ट्रायंगल में एक दूसरे से रोटेट हो जाएंगे। तो यहां पर भी सेम बात हमारी रहेगी कि जब C2 का रोटेशन कराया था तब भी एक्सियल एक्सियल में आगे रोटेट हो गया था, इक्विटोरियल इक्विटोरियल में गया था, और जब C3 का रोटेशन कराया तब भी सेम कहानी मेरी कि एक्सियल एक्सियल में गया और इक्विटोरियल इक्विटोरियल में गया दोस्तों। तो आज की बात ध्यान रखना, जब जब जिंदगी में कोई रोटेशन कराया जाएगा, जब जब जिंदगी में कोई रोटेशन करवाया जाएगा, रोटेशन कराने से साइक्लोहेक्सेन के अंदर एक्सियल ऑलवेज एक्सियल में कन्वर्ट होता है, इक्विटोरियल ऑलवेज इक्विटोरियल में कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि एक्सियल इक्विटोरियल में कन्वर्ट होगा, ना ना, एक्सियल एक्सियल में ही रहेगा, इक्विटोरियल इक्विटोरियल में रहेगा। रोटेशन का कोई भी रोटेशन कराओ, C2 C3 या कोई भी एंगल रोटेट कराओ, एक्सियल एक्सियल में रहेगा, इक्विटोरियल इक्विटोरियल में रहेगा। ये बात हमने यहां समझने की कोशिश करी एंड सेम वैल्यू फॉर दिस आल्सो। यहां पर C6 में कराने चले, C6 यहां मिला तो नहीं, पर 60 डिग्री रोटेशन को समझने चले तो इस कार्बन का जो एक्सियल होगा यहां पे, ये एक्सियल जब यहां जाएगा दोस्तों तो ये एक्सियल अभी यहां का यही रहेगा, एक्सियल एक्सियल में ही रहेगा। यानी 60 डिग्री रोटेशन कराने पर भी एक्सियल एक्सियल में ही रहेगा। रोटेशन तो कोई भी हो हमेशा एक्सियल एक्सियल में रहेगा, इक्विटोरियल इक्विटोरियल में रहेगा। तो वो ये समझना क्यों जरूरी था, ये क्यों समझा रहे हो सर? व्हाई यू आर टीचिंग अस कि एक्सियल एक्सियल में रहेगा, इक्विटोरियल इक्विटोरियल में रहेगा? आइए इसका मैं कारण समझाता हूं, सामने देखिए, दिमाग में बैठ रही है, कमाल की बात समझने वालों, सामने देखिए, कोई कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नहीं, जब मैं बोलूं तरीका मैं सामने देखिए दोस्तों, सामने देखिए। तो यहां पे ये हमने काम क्यों समझा कि एक्सियल एक्सियल में रहेगा और इक्विटोरियल इक्विटोरियल में रहेगा अपॉन रोटेशन, चाहे वो C2 हो चाहे C3 हो, 60 डिग्री रोटेशन हो। ये क्यों किया? इसलिए क्या दोस्तों, कि C6 को देख के हमारे मन में डाउट पैदा हुआ। C6 के ऑपरेशन को जब मैंने कराया, C6 का मिला तो नहीं, तो ये 60 डिग्री का रोटेशन देख के हमारे मन में डाउट पैदा हुआ। 60 डिग्री का रोटेशन करवाया तो ये जो साइक्लोहेक्सेन की ये पैरेलल शेप थी वो इस पैरेलल शेप में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो क्या डाउट क्रिएट हुआ सर? डाउट ये क्रिएट हुआ कि ऐसा तो हमने कुछ पहले भी देखा है, बीएससी में, एमएससी में कहीं ना कहीं तो देखा है, तो ऐसा तो हमने पहले भी देखा है। ये 60 डिग्री नहीं था, वहां पे कुछ ऐसा बना रखा था, ऐसे का ऐसा बना रखा था, अपोजिट में दिखा रखी थी। हां देखा था, हां सर हमने साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग नाम का कांसेप्ट पढ़ा था, वहां ऐसा होता है कि फ्लिपिंग करने पर एक चेयर जो है वो इससे इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई फ्लिपिंग। तो पहले फ्लिपिंग क्या होती है, कैसे होती है ये समझेंगे, फ्लिपिंग का रिजल्टेंट क्या होता है ये समझेंगे एंड देन समझेंगे कि 60 डिग्री का ये रोटेशन जो रिजल्टेंट पैदा कर रहा है, जो पहले फाइनल स्ट्रक्चर पैदा कर रहा है, और फ्लिपिंग का जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है वो सेम है। तो अगर सेम है तो क्या 60 डिग्री का रोटेशन और फ्लिपिंग आपस में सेम है क्या या अलग अलग है? अल्टीमेटली 60 डिग्री रोटेशन वर्सेस फ्लिपिंग हमें एक बार स्टडी करना है। और ये 60 डिग्री का रोटेशन को समझ चुके हैं, 60 डिग्री किसी साइकिल से रोटेट कराओगे, C6 एग्जिस्ट करा, रोटेट करा सकते, रोटेट कराने से ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी, फ्लिप देख के कैसी ऐसा पैरेलल शेप जो है इस तरीके से शो हो जाएगा। अब यहां से हमारे में डाउट हुआ फ्लिपिंग का दोस्तों, फ्लिपिंग का केस डाउट हुआ, आइए फ्लिपिंग के केस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। भाई क्या 60 डिग्री का रोटेशन फ्लिपिंग है क्या? आइए पहले फ्लिपिंग समझने की कोशिश करते हैं। आइए तो फ्लिपिंग समझा तो सामने देखिए, फ्लिपिंग समझा देता हूं सामने देखिए। व्हाट इज फ्लिपिंग, आइए तो मैं समझा देता हूं। फ्लिपिंग क्या समझने के लिए जरा देखिए, व्हाट इज फ्लिपिंग, फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये क्या बला है आइए समझते हैं। लग जा भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, चलो चलो स्पेसिफिक कांसेप्ट को समझाने के लिए साइक्लोहेक्सेन स्पेसिफिक तरीके से बनानी पड़ती है। अब देखिए, सो यहां हमारे पास मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन मैंने थोड़ा सा फाइल बना रखी है ताकि इमेजिनेशन आसान हो जाए। इसलिए मैंने दो पीस बना रखी है, ऐसे मैंने दो बार बना रखी है, ठीक है, चिपका के, ठीक है। और आराम से नॉर्मली फ्लप लगाने कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए ऐसा रखा, ठीक है। अब देखो सुनो, यहां पर हम सेम कहानी बनाते हैं कि भाई 3 एटम ऊपर है, ठीक है, बल्ले बल्ले 3 एटम नीचे हैं, ओके बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अलग अलग चलते हैं, 3 एटम ये वाले, ये तो अलग
आगे क्या होगा भाई, सुनिए ध्यान से प्लीज सुनिए, इधर देखते रहिए। फ्लिपिंग का कहना क्या है कि मैं क्या करवाऊंगी, फ्लिपिंग कहती है भाई ऊपर वाले एटम जो होंगे, ऊपर वाले एटम जो है, कौन से ऊपर वाले एटम, ऑरेंज वाले हैं, इनको नीचे भेज दो, नीचे भेज दो भाई दोस्तों, भेज दो, छोड़ दो, नीचे भेज दो। एंड जो नीचे वाले एटम है उनको ऊपर भेज दो, उनको क्या कर दो, ऊपर भेज दो, ऑरेंज वालों को नीचे भेज दो, ग्रीन वालों को ऊपर भेज दो। ये प्रोसेस कहलाती है फ्लिपिंग। दोस्तों आइए फ्लिपिंग को और से समझाऊं तो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे पास साइक्लोजेन ऐसी है ना, अगर ओरिजिनल फॉर्म दिखाऊं साइक्लोजेन में ऐसे लिखा है, ठीक है। फिर हमने कहा था कि साइक्लोजेन में अकरिंग होता है और तीन अल्टरनेटिव एटम प्लेन से ऊपर चले जाते हैं, प्लेन के ऊपर चले जाते हैं दोस्तों, प्लेन के ऊपर चले जाते हैं, और तीन अल्टरनेटिव एटम दोस्तों प्लेन के नीचे, प्लेन के नीचे और प्लेन के नीचे होंगे। जिससे हमारे पास एक साइक्लोजेन टाइप की स्ट्रक्चर क्रिएट होती है, जिससे हमारे पास साइक्लोजेन टाइप की स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगी, साइक्लोजेन टाइप की स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगी ना, साइक्लोजेन टाइप की स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगी, जिक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैंने ये भी कहा था भाई साहब, पहली बात तो ये जो प्रोसेस होता है तीन एटम अल्टरनेटिव ऊपर, तीन अल्टरनेटिव एटम नीचे, ये जो प्रोसेस होता है कहलाता है पकरिंग प्रोसेस, दिस कॉल्ड एज पकरिंग प्रोसेस। और इससे बड़े स्ट्रक्चर कहलाती है पकड़ स्ट्रक्चर, चेन फॉर्म, पकड़ स्ट्रक्चर होती है। तो पकरिंग प्रोसेस है, तीन एटम ऊपर, तीन एटम नीचे। और ये जब प्रोसेस होती है तो ये फिक्स नहीं होती कि तीन ऊपर एटम जो चले गए वो परमानेंटली ऊपर चले गए, वो नीचे आएंगे, ऐसा नहीं होता। या तीन नीचे वाले जो चले गए वो परमानेंटली चले गए, वो कभी ऊपर आएंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। ये इनका ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे की कहानी चलती रहती है दोस्तों। तो ऊपर वाले तीनों एटम जो है वो नीचे आते रहते हैं दोस्तों, एंड नीचे वाले तीनों एटम जो है वो ऊपर जाते रहते हैं दोस्तों। ये फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे चलता रहता है, और इसी फ्लक्चुएशन को हम नाम देते हैं फ्लिपिंग का। दैट पकरिंग फ्लक्चुएशन, दिस पकरिंग प्रोसेस इज इटसेल्फ नोन एज फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग कोई नया नाम नहीं दोस्तों, वो पकरिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। वहां पे तीन अल्टरनेटिव एटम ऊपर नीचे चलते रहेंगे। तो यहां पे हम जब बात करेंगे कि सॉरी फ्लिपिंग होगी कैसे, जैसे पकरिंग वाले तीन ऊपर जा रहे हैं, तीन नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर भेज दो, तो मतलब ऊपर वालों को नीचे भेज दो, नीचे वालों को ऊपर भेज दो। और यही तो लिखा मैंने फ्लिपिंग में, ऊपर वालों को नीचे भेज दो, नीचे वालों को ऊपर भेज दो। तो आइए भेज देते हैं, भेज देते हैं। इसमें क्या लिखा है, लीजिए ऊपर वाला एटम को मैंने नीचे भेज दिया, ठीक है, ऊपर वाले एटम को मैंने नीचे भेज दिया, ठीक है, ऊपर वाले एटम को मैंने नीचे भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले एटम को मैंने ऊपर भेज दिया दोस्तों, ठीक है, नीचे वाले एटम को मैंने दोस्तों यहाँ पे ऊपर भेज दिया, नीचे वाले एटम को मैंने यहाँ पे ऊपर भेज दिया, बस यही तो करना था। ऊपर वालों को नीचे, ऊपर वालों को ऊपर वालों को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, नीचे वाले को ऊपर, बस हो गया। अब हमें ज्वाइन कराना है इनको, और जैसे ही इनको ज्वाइन कराएंगे, गौर से देखिए, जैसे ही इनको ज्वाइन कराएंगे, यहाँ जब इनको मैं ज्वाइन कराऊंगा तो हमें एक साइक्लोहेक्सेन नजर आएगा। वी विल फाइंड अ साइक्लोहेक्सेन, हमें एक साइक्लोहेक्सेन नजर आएगा दोस्तों। और साइक्लोहेक्सेन एक फ्लिप्ड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक साइक्लोहेक्सेन नजर आएगा। इस साइक्लोहेक्सेन जो है एक फ्लिप्ड शेप पर नजर आएगा। फ्लिप्ड शेप हमें यहाँ पे दिखा रहा होगा, यानी यहाँ पे हुआ क्या है, ऐसे एक शेप थी और जब फ्लिपिंग हुई जिसको वैसे इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि होती रहती है दोस्तों। जब यहाँ फ्लिपिंग होगी तो यहाँ पे फ्लिपिंग होने के बाद इसका अपोजिट पैरेलल शेप बन जाएगा, अपोजिट पैरेलल शेप बन जाएगा। तो दिस इज फ्लिपिंग प्रोसेस। यहाँ पे ऊपर वाले एटम नीचे नीचे वाले ऊपर चले गए, तो ऐसा हुआ। तो इस प्रकार का अपोजिट, देखो साफ साफ लग रहा है कि पहले येलो जो है वो अपोजिट आपकी जो चेयर है उसमें नजर आ रहा है। तो फ्लिपिंग का रिजल्टेंट क्या है, फ्लिपिंग का रिजल्टेंट है एक अपोजिट पैरेलल, यानी कि यहाँ इस प्रकार की पैरेलल थी, यहाँ पे इस प्रकार की पैरेलल शेयर फॉर्म बन जाना, अपोजिट या फिर कहेंगे फ्लिप्ड शेप बन जाना, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया फ्लिपिंग की कहानी। ये हमने क्या समझी दोस्तों, फ्लिपिंग की कहानी। आइए अब ये तो कार्बन की पोजीशंस का चेंज हुआ कि कार्बन की पोजीशन कैसे चेंज हुई, तो ऊपर वाले कार्बन नीचे नीचे वाले कार्बन ऊपर आ गए, ठीक है। पर इसके अलावा कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट भी तो होंगे, एक्सियल इक्विटोरियल बॉन्ड भी तो होंगे, उनका क्या होगा, आइए वही समझते हैं दोस्तों। तो हम कहेंगे भाई साहब एक काम बताओ, यहाँ एक्सियल बॉन्ड होगा, इसका बताओ क्या होगा, इस एक्सियल वाले का क्या होगा, इस एक्सियल का क्या होगा। एक्सियल तुम्हारे दिमाग में आएगा कि जैसे रोटेशन में पढ़ा था, रोटेशन में मैंने करवा दिया था, एक्सियल एक्सियल कन्वर्ट होता है, इक्विटोरियल कन्वर्ट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा क्या फ्लिपिंग में भी ऐसा ही होगा, एक्सियल एक्सियल में जाएगा, कुछ और कहानी होगी दोस्तों। यहाँ आइए इस फ्लिपिंग को समझाता हूँ, एक्सियल के साथ क्या होगा। देखिए जब हम ये कह रहे हैं, पहले समझा सुनिए एक्सियल के साथ क्या होगा, इसको समझने के लिए इस कार्बन की कहानी समझिए। तो ये कह रहे हैं कि कार्बन नीचे आ रहा होगा, तो ये कार्बन एकदम से नीचे नहीं आता, मतलब ये कहेगा ऐसे से एक्जेक्टली एकदम से नीचे नहीं आता, मतलब वो इस रास्ते से नहीं आता, वो एक ऐसा कर्व रास्ता बनाता है। ऐसा किस तरीके से हो क्या आता है, जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक्सियल बॉन्ड लगाया, तो एकदम से ऐसे नीचे जाएगा ना 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 ना, ये इस तरीके से नीचे आएगा, मतलब एक कर्व रास्ता फॉलो करके आएगा दोस्तों। एक तरीके से कर्व तरीके से फॉलो करेगा, ताकि वो कर्व जो चेंजेस है वो तो परफॉर्मेंस पड़ेगा, वहां देखेंगे दोस्तों। अभी क्या आप समझ सकते हैं, इसमें कर्व फॉलो करके आएगा, जब ये ओवर प्रोसेस होगा उसमें जो ये वाला बॉन्ड है सीधा आता है, ऐसा लगता है, और एक कर्व फॉलो करके आएगा दोस्तों, कर्व फॉलो करके आएगा, जब कर्व फॉलो कर रहा होगा, ये नीचे वाला आएगा, इसको कर्व फॉलो कर रहा है, कर्व जब फॉलो होगा, धीरे-धीरे हमें एहसास होगा वो एक्सियल जो परपेंडिकुलर था, अब वो धीरे-धीरे परपेंडिकुलर सिचुएशन को छोड़ रहा है, टिल्ट हो रहा है, यहाँ जाके इस टिल्टेड पोजीशन में पहुंच गया, यानी कि इस टिल्टेड पोजीशन में पहुंच गया, ये एटम यहाँ पहुंच गया है टिल्टेड पोजीशन पे। और ये टिल्टेड पोजीशन की परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए वो प्लेन अभी भी ऐसे करता है, तो ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर, ये बॉन्ड जो है परपेंडिकुलर नहीं है, तो अब ये सिचुएशन इक्विटोरियल बन जाएगी। तो मतलब कमाल की बात ये हो गई कि जब फ्लिपिंग प्रोसेस हुआ, ऊपर वाला एटम नीचे आया, तो उस एटम का एक्सियल जो है परपेंडिकुलर सिचुएशन छोड़ के किसी और एंगल पे चला गया, मतलब परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू द जो ऊपर प्लेन एक्सिस्ट कर रहा है हाइपोथेटिकल, उस सिचुएशन को छोड़ के किसी और एंगल पे चला गया, उस प्लेन से अब ये किसी और एंगल पे है दोस्तों, तो ये अब इक्विटोरियल कहलाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो गया, एक्सियल बन जाता है दोस्तों, क्या इक्विटोरियल, ठीक है। इक्विटोरियल का क्या होगा, आइए देख लेते हैं इक्विटोरियल क्या होगा। इक्विटोरियल रहा, दिस इज इक्विटोरियल, ये रहा इक्विटोरियल। इसका क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा कि एकदम से नीचे नहीं आता, कर्व फॉलो करके आएगा, जब ये यहाँ वाला आइटम कर्व फॉलो करके आएगा, कर्व फॉलो करके जब आएगा दोस्तों, तो ये अल्टीमेटली कर्व फॉलो करके जब आएगा, धीरे-धीरे कर्व फॉलो करके जब आएगा, धीरे-धीरे दोस्तों ये जो ई है वो और नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ आके वो एक्जेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन सिचुएशन में आ जाता है दोस्तों, एक्जेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन सिचुएशन में आ जाएगा। ऊपर जो हाइपोथेटिकल प्लेन होगा इसके एक्जेक्टली परपेंडिकुलर सिचुएशन में आ जाएगा, तो मतलब यहाँ इस इक्विटोरियल बॉन्ड ने, यहाँ इस इक्विटोरियल बॉन्ड ने दोस्तों, इस इक्विटोरियल बॉन्ड ने एक्सियल पोजीशन ऑब्टेन कर ली। और बस यही तो हमें समझना था, यही एक इंपॉर्टेंट बात हमने समझनी थी। एक्सियल बन गया इक्विटोरियल और इक्विटोरियल बन गया क्या, एक्सियल। तो व्हाइल फ्लिपिंग ऊपर वाले एटम नीचे आते हैं, कार्बन के नीचे वाले कार्बन एटम ऊपर जाते हैं, और उनके सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट नीचे इक्विटोरियल में आ जाएगा, या फिर हम कहेंगे एक्सियल इक्विटोरियल बन जाएगा, इक्विटोरियल एक्सियल बन जाएगा, इक्विटोरियल एक्सियल बन जाएगा दोस्तों। ये कन्वर्जन में ध्यान रखना है। जबकि जब रोटेशन की बात करते थे, C2 C3 करो, एक्सियल में जा रहा था वहां पे, और इक्विटोरियल में जा रहा था, फ्लिपिंग कराओगे एक्सियल बन जाता है इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बन जाता है एक्सियल। अब ये दो बातें आप समझ चुके हैं, हमारे सामने जो मुद्दा है वो बिल्कुल क्लियर है कि फ्लिपिंग वर्सेस 60 डिग्री का रोटेशन, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या ये दोनों सेम है क्या, क्योंकि रिजल्टेंट तो सेम सही आ रहा है। फ्लिपिंग करवाओगे तो ये जो चेयर फॉर्म है अपोजिट पैरेलल चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। 60 डिग्री का रोटेशन करवाओगे, आप एक्सिस करो, 60 डिग्री का रोटेशन करवाओगे दोस्तों, 60 डिग्री का रोटेशन करवाओगे तो ये वाली जो आपकी चेयर फॉर्म है ये भी इस प्रकार की चेयर फॉर्म है, अपोजिट पैरेलल चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्लिपिंग भी सेम काम करा रही है, 60 डिग्री का रोटेशन भी सेम काम करा रही है। तो क्वेश्चन ये है कि रोटेशन 60 डिग्री का और फ्लिपिंग सेम होते हैं क्या, तो आइए आंसर छुपाएं फर्दर डिटेल्स में। दोस्तों जब फ्लिपिंग कराते हैं तो एक्सियल इक्विटोरियल में कन्वर्ट होता है, और इक्विटोरियल होता है वो एक्सियल में कन्वर्ट होता है। वही जब 60 डिग्री का रोटेशन होगा, वही रोटेशन होगा तो एक्सियल एक्सियल में ही रहेगा, इक्विटोरियल इक्विटोरियल में रहेगा। हेंस ये चीज हमें चिप चिप के चला के बता रही है, 60 डिग्री का रोटेशन अलग चीज है और फ्लिपिंग अलग प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस अलग है, दोनों को मिक्स मत करना। अब तो पूरी दोनों प्रोसेस हमें समझाई क्यों, यही दोनों प्रोसेस आगे जाकर आपको कभी-कभी काम आएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एक बार क्या होता है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है, तो आपका प्रोडक्ट मान लीजिए चेयर की इस फॉर्म में आया, आपने मान लीजिए रिएक्शन कराई, स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व थी इस रिएक्शन में, आपका प्रोडक्ट इस फॉर्म में कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट लगा के आ गया, ठीक है। पर एग्जामिनर ने
इस पैरेलल शिफ्ट में ऑप्शन दिया ही नहीं, एग्जामिनर ने इस पैरेलल शिफ्ट में ऑप्शन दे रखा है। अब क्या करोगे? तो इस पैरेलल शिफ्ट से इस पैरेलल शिफ्ट में जाने के दो रास्ते हैं, वैसे तो तीन है, एक और है वो आगे जाके पता लगेगा, अगले कुछ आने वाले लेक्चर्स में वेट एंड वॉच सही समय सबकी जानकारी दी जाएगी, है ना, हर एक बीमारी का इलाज किया जाएगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ अभी तक हम दो रास्ते, एक फ्लिपिंग के थ्रू जा सकते हैं, एक 60 डिग्री के रोटेशन के थ्रू जा सकते हैं। तो फिर हम चार ऑप्शन में से मैच करेंगे, अगर हमारे एक्सेल एक्सेल इक्विवेलेंट सेम रहे हैं, हमें 60 डिग्री का रोटेशन करवाना पड़ेगा, और 60 डिग्री का रोटेशन एक सेम इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल के साथ अल्टीमेटली रहेंगे 60 डिग्री का रोटेशन होगा दोस्तों। जैसे पेन को 60 डिग्री घुमा दो तो पेन तो पेन ही रहेगा, मॉलिक्यूल तो सेम ही रहेगा दोस्तों, C6 नहीं होगा वो बात अलग है, ठीक है। और जब हम फ्लिपिंग करवाते हैं दोस्तों, तो फ्लिपिंग में एक्सेल इक्विवेलेंट कन्वर्ट हो जाते हैं, वहां एक्सेल इक्विवेलेंट कन्वर्ट होगा, इक्विवेलेंट एक्सेल कन्वर्ट होगा, वहां जिस प्रकार की नीड एक प्रोडक्ट को ऑप्शन से मैच करने में होगी, उसी प्रकार के प्रोसेस को वहां पे एग्जीक्यूट कराएंगे या उसके थ्रू उसका आंसर देंगे दोस्तों, रिक्वायरमेंट के थ्रू उसका आंसर देंगे। इसलिए जानना जरूरी था कि ये कहानी भाई साहब इस तरीके से डिफरेंट है और इनके जो प्रोसेस है वो मतलब जो हमारा आंसर है वो और फाइनल आंसर वो लगभग सेम है दोस्तों। तो फ्लिपिंग इसी तरीके से और इस तरीके से रोटेशन भी पॉसिबल है, पर इनकी इंटरनल की बात की जाए तो सब्स्टिट्यूएंट्स की कहानी अलग-अलग है। रोटेशन में एक्सेल विल रिमेन इन एक्सेल ऑलवेज, इक्विवेलेंट विल रिमेन इन इक्विवेलेंट ऑलवेज, फ्लिपिंग एक्सेल विल रिमेन इन इक्विवेलेंट एक्सेल ऑलवेज, यही बड़ा डिफरेंस है और यहीं पे हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री की सारी कहानी खत्म होती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां तक की सारी कहानी आप सबको समझ में आई क्या? एक्सिस ऑफ सिमेट्री साइक्लो एक्सेल में खत्म हो चुकी है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहां तक की सारी डिटेल समझ में आई। जल्दी से कमेंट बता दो भाई, यहां तक की सारी कहानी समझ में आई, जल्दी बता दो। उनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन आपस में होगा, पेक्टिन का, है ना? वही इसी है बॉन्ड एनर्जी फंक्शन क्लोजिंग सेम साइक्लो एक्सेल के अलावा साइक्लो एक्सेल में आगे जाके मैं बताऊंगा कि जब क्लास लेक्चर आएगा आपको बताया जाएगा कि भाई इसकी बोट फॉर्म भी होती है, इसकी हाफ चेयर भी होती है, हाफ चेयर बोट ट्विस्ट बोट और चेयर फॉर्म में से साइक्लो एक्सेल की चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। विद इन द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करने वाले डिफरेंट स्ट्रक्चर का कंपैरिजन स्टीरियो केमिस्ट्री में किया जाता है, अलग-अलग मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कंपैरिजन स्टीरियो केमिस्ट्री में नहीं किया जाता। अच्छा माइक, हेलो, वॉइस कट रही है, अब आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? अरे आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? हाँ ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रहा था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन? दिमाग से निकल गया, क्या पूछा था? हाँ किसी ने पूछा था कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? तो हम कहेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर इनका स्टेबिलिटी नहीं हम डिस्कस करते, डिफरेंट मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं डिस्कस किया जाता स्टीरियो केमिस्ट्री में। स्टीरियो केमिस्ट्री में सेम मॉलिक्यूल की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होती है इनको हम परफॉर्मेंस का नाम देंगे आगे जाके, उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर किया जाता है। जैसे आगे जाके साइक्लो एक्सेल का चेयर फॉर्म भी आएगा, बोट फॉर्म भी आएगा, ट्विस्ट बोट भी आएगा और इसका चेयर हाई मतलब बोट, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट एंड इन सब के अंदर दोस्तों चारों जो हमारे पास परफॉर्मेंस होती है साइक्लो एक्सेल की चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट इनका आपस में स्टेबिलिटी कंपैरिजन किया जाएगा, वो आगे जाके करेंगे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर का किया जाता है, अलग-अलग मॉलिक्यूल का कंपैरिजन यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर का नहीं किया जाएगा, ठीक है? एक बात। दूसरा एक दो क्वेश्चन कुछ और है, इसका क्वेश्चन देख लेता हूं। बोथ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर पैरेलल टू ईच अदर, हां दोनों अपोजिट में जो C3 के दोनों पैरेलल हैं तभी वो सेंटर से कॉमन पास करेगी। ठीक है बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की कहानी हम यहाँ खत्म कर चुके हैं। आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क ये है मैं हो चला है प्लेन ऑफ सिमेट्री करवा दूं क्या? तो थोड़ा सा प्लेन ऑफ सिमेट्री करवा दूं क्या? थोड़ा यार पहले एक साथ करता हूं, तुम तेज हो गया तेज हो गया। होमवर्क की बात लिख लीजिए, कंप्लीट वैसे नहीं हो पाएगा। तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री C3 C2 होती है, एक C3 होती है, ये मैं करवा चुका हूं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये आपको होमवर्क में खुद से करना है, सबको करना है, मैं नहीं करवाऊंगा, ध्यान रखना, केवल बताऊंगा, हां होता नहीं होता है, कल सबको करना है। कहां से करना है? हेल्प symmetry@portrebian वेबसाइट की, symmetry@portrebian वेबसाइट जो वेबसाइट है इस वेबसाइट की हेल्प लेनी है, ठीक है दोस्तों? हां इस वेबसाइट असाइनमेंट में भी नहीं था, असाइनमेंट में डाला तो फॉलो करके बोलता हूं, असाइनमेंट हो जाएगा, डोंट वरी। वैसे मैंने आपको कल कहा था, वैसे कि भाई एक नंबर मैंने दिया सर्विस का नंबर, आप सब बच्चों को मैंने एक नंबर दे रखा है सर्विस वाला नंबर, अगर मैं कह रहा हूं कि कोई पीडीएफ कोई असाइनमेंट वहां पे नहीं हो रहा है अपलोड, जो मैंने बोला है, तो आप उनको फोन करके बोल दिया करो, मैसेज करके बोल दिया करो, मेरी क्लास के आने का वेट मत किया करो, मैंने कल ही नंबर दिया था सबको। चलिए सिमेट्री की बात करेंगे, इस वेबसाइट पे जाएंगे, इस वेबसाइट पे साइक्लो एक्सेल का चेयर फॉर्म कैसे ढूंढेंगे? देखिए ये रहा गैलरी ऑप्शन, यहां से हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाएंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाएंगे दोस्तों, यहां पे साइक्लो एक्सेल सी पे आएगा, साइक्लो एक्सेल सी पे आएगा, साइक्लो एक्सेल का दोस्तों ये रहा हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट और चेयर फॉर्म में डिस्कस करना है, इस पे क्लिक करेंगे, ये रहा चेयर फॉर्म, देखने में जैसा लग रहा है क्लियर है प्लीज। अरे हमने बताया जान लीजिए वो आइए मुझे बच्चे असाइनमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं 20 मॉलिक्यूल वाला, मैं अभी उनको बोल के अपलोड करवा दूंगा, अगर अपलोड नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर ऐसे केस में अपलोड नहीं होता है, कभी मैं मान लीजिए या उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, कुछ भी गैप हो, कम्युनिकेशन गैप हो, ऐसे केस में आपके पास एक नंबर मैंने सर्विस वाला दिया, उस पे मैसेज करके बोल दिया करो भाई कि सर ने एक असाइनमेंट बोला था वो अपलोड कर दो, ठीक है? तो मैं इसे कंफर्म करके अपलोड कर दूंगा, ओके? इस बात का ध्यान रखो, आगे के लिए ध्यान रखो। तो आज मैं करवा दूं, बाकी मैं आपको बोल दूंगा अभी। यहां देखिए ऐसा लग रहा है क्लियर है दोस्तों, अगर इसको बोर्ड देखें तो ये हर एक आइटम जो है साइक्लोजेन का अल्टरनेटिव नजर आ रहा है अलोंग विद इट्स सब्स्टिट्यूएंट्स दोस्तों। बोर्ड अब यहां इसको आप आराम से घर बैठ के विजुअलाइज करिए, जिनको साइक्लोजेन को विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी मुंडी पकड़ो, जहां घुमाना घुमाओ, अलग-अलग एंगल से इसको देखो, है ना? कोई मस्ती करो इसके साथ, जो तुम चैटिंग चैटिंग खेलते रहते हो अपने प्रिय मित्रों के साथ, बीएफएफ के साथ, बेस्ट फ्रेंड, है ना? व्हाटएवर, छोड़ के काम की चीजें कर लो। सो रोटेट करके ऐसे फॉर्म मिलेगा जहां से आपको सारे आइटम नजर आए, सारे पॉइंट नजर आए। दोस्तों ये सेंटर वाला आइटम है, अगर मैं यहां पे डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ये एक सेंटर वाला आइटम है, ये तो सेंटर वाला आइटम है दोस्तों। अच्छा ये तो नहीं है माइनस टिक, ये वाला कार्बन आइटम सेंटर वाला, ये वाला कार्बन आइटम सेंटर वाला है, ये वाला रेड आइटम बाहर वाला, ये रेड, अरे बदल जा भाई कलर, ये वाला रेड आइटम अरे हट जा यार, रेड आइटम बाहर वाला, रेड आइटम बाहर वाला, ये वाला ग्रीन आइटम पीछे वाला, ग्रीन आइटम पीछे वाला, ठीक है? अब इनको वन बाय वन ज्वाइन करेंगे, ये वेज पे है, ये डैश पे है दोस्तों, सेम प्लेन में, सेम प्लेन
एंड ये बाहर की तरफ है, ये सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ ये रहा सेम कलर, सेंटर से बाहर की तरफ वाला, और सेंटर से पीछे वाले को मैं ब्लैक कलर से ब्लैक कलर, सेंटर से पीछे वाले को ब्लैक कलर, सेंटर से पीछे वाले को ब्लैक कलर। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ऊपर वाले एटम 3 है, 1 2 3, 1 2 3, इस पे भी अपर एक्सिल है, इसके ऊपर वाले एक्सिल, इसके ऊपर वाले एक्सिल, ऊपर वालों के ऊपर एक्सिल, नीचे वालों के नीचे एक्सिल, नीचे वालों के नीचे एक्सिल, नीचे वालों के नीचे एक्सिल। एक एक मिनट तुम जान दो दूसरे वाला अपोजिट है, ये ऊपर है तो इसके नेक्स्ट वाला नीचे, इसके नीचे, इसके नेक्स्ट वाला ऊपर, के ऊपर इसके नेक्स्ट वाला नीचे, इसके नीचे, इसके नेक्स्ट वाला ऊपर, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन दोस्तों हमने यहाँ पे ओवरऑल हमने यहाँ पे दिखाया है, कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में लिखा था, प्लीज स्लाइड्स में से देख के निकालो यार, मतलब एक नॉर्मल कोई बात नहीं। तो ये साइक्लोहेक्सेन, ओके। साइक्लोहेक्सेन में ये सब समझने के बाद फिर आप यहाँ से जो भी मैंने डिटेल में समझाया वो यहाँ से विजुअलाइज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने सीटू की बात की तो सीटू में कहा सारे सीटू एक साथ एक सीटू वाले को तो दो अपोजिट सेंटर से सीटू निकलना है, दो अपोजिट पैरेलल एडजॉइंट्स के सेंटर से निकलना है, ठीक है। दो अपोजिट पैरेलल से निकलना है, आसान समझने के लिए पहले मैं एक सीटू लेता हूं, ये वाला सीटू आमने सामने वाले सेंटर से बिल्कुल आमने सामने वाले, बिल्कुल देखो एक दूसरे के बिल्कुल सामने पैरेलल है, आमने सामने एज के सेंटर से निकलना है। तो इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने पर दोस्तों देखिए ध्यान से ये दोनों एटम आपस में टच होंगे, पीछे वाले दोनों आपस में टच होंगे और कोने वाले आपस में टच होंगे दोस्तों। ध्यान से देखिए, मल्टी मारिए आराम से, स्लो मोशन जो तुम्हें करना आराम से मस्ती में, तो डू इट एट योर होम। एंड सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम करते नहीं हो, फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो डाउट्स कभी खत्म नहीं होंगे। मैंने जो पढ़ा था वो पढ़ा दिया, ओके। इसके अलावा प्रैक्टिस से होगा, एंड इसके अलावा सबके इंडिविजुअल स्केल होता है समझने का, उस स्केल से अगर आपके मान लीजिए कुछ बातें ऐसी जो आप नहीं समझ पा रहे तो ये दिया है ना वेबसाइट, समझिए यहाँ से। अब इसके अलावा एक ही है लेफ्ट राइट के लो, इसको भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा रोटेशन करेंगे दोस्तों, देखिए ये दोनों आपस में एज वाले आपस में और दो कोने वाले आपस में, देखिए दोबारा से सेम तरीके से करेंगे। तीसरे वाला तो ये लेफ्ट राइट वाला इसके लो करेंगे दोस्तों, ये सेम। तो तीन तीन सीट करते हैं दोस्तों, तीन अपोजिट एज सेंटर से तीन तीन सीट लगाएंगे, ठीक है। ये पैरेलल यहाँ पे ये ऐसा प्लेनर लगा, प्लेनर है नहीं, ये दूसरे के जिक्सेक फॉर्म में, मोज़ाइक फॉर्म में, जिक्सेक फॉर्म में दोस्तों, ठीक है। तो ये सीट की बात होगी, सीधे ऊपर से निकलना है, सीधे यहाँ पे एक के हमारे पास ऊपर से निकलना दोस्तों। अब रोटेट करेंगे तो ऊपर वाले आपस में इंटरचेंज होंगे, नीचे वाले आपस में इंटरचेंज होंगे, ऊपर वाले आपस में नीचे वाले आपस में, ऊपर वाले आपस में नीचे वाले आपस में इंटरचेंज होंगे, ऊपर वाले आपस में नीचे वाले आपस में दोस्तों, ठीक है। यहाँ से कुछ भी समझ आ रहा है दोस्तों, परपेंडिकुलर है तो ध्यान रखिए, ऊपर वाले आपस में नीचे वाले आपस में। इससे आगे आप पीओएस और सीओएस की कहानी और अल्टरनेटिव सिमेट्री कहानी किसी वेबसाइट से आप करिएगा, घर पे होमवर्क करिएगा, पूरा प्रैक्टिस करिएगा, पूरा प्रैक्टिस करना है सभी को, केवल सिमेट्री एलिमेंट्स उनके ऑपरेशन की कहानी नहीं करनी है। चलिए आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। और 20 मॉड्यूल्स वाला पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, सर्विस नंबर आप सब सेव कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो 11 बजे से लेकर शाम को 6:30 तक, वैसे 7 बजे होता है लेकिन मैं हेलो हेलो, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मस्त। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, ओके। ओके अच्छा लेक्चर चल रहा है, समझ चल रहा है क्या? तो इस वाले में लास्ट लेक्चर का एक बार नंबर गलत स्लाइड में गलत दिखा था क्या? ये बात पिछले स्लाइड में शायद लेक्चर नंबर गलती से 8 लिखे तो होगा लेक्चर क्या है दोस्तों, लेक्चर बात कर लास्ट में, लास्ट में तो लास्ट क्लास में 4 थोड़ा वहीं से आगे शुरुआत करेंगे दोस्तों। चलिए तो एक बार वो स्लाइड भी ऐसे कर लेंगे। चलो सामने वॉइस वॉइस लो है, वॉइस मैंने बोला स्टार्टिंग का क्या सीटी
बोलना ही स्टार्ट किया तो बोलना स्टार्ट करो भाई। दोस्तों आइए स्वागत आप सबका विद क्रिकेट प्लेटफॉर्म पे। आइए आपकी हेलो हेलो आवाज बढ़िया जा रही है और आवाज से क्या लोगे भाई? आवाज ज्यादा चाहिए लो, इससे आवाज क्या लोगे भाई? ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको साइक्लो हेक्सेन की बातें करवाई। मैं पहले तो उन सबको कहना चाहूंगा जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे और आज उनका पहला क्लास है और पहली वीडियो देख रहे हो तो कहना चाहूंगा पहले प्रीवियस लेक्चर देख लो, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करना। नहीं तो भाई फिर काफी सारे लेक्चर हो चुके हैं तो किसी बात है तभी समझ में आएगा। बेटर है कि प्रीवियस लेक्चर पहले देख लो। साइक्लो हेक्सेन के बारे में काफी कुछ जान लिया कि भाई साहब इसका चेयर फॉर्म हमारा स्टेबल फॉर्म होता है और चेयर फॉर्म की हम सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में जान रहे हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में चेयर फॉर्म में पढ़ रहे हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री की सारी काम यहां पे कर दी थी। इसके अंदर हमारे पास 3 C2 होती है, C2 होती है दोस्तों और एक C3 होती है। और इसके अलावा मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको। होमवर्क दिया था दोस्तों, होमवर्क वाज कि भाई आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालनी थी और सेंटर ऑफ सिमेट्री का पता करना था एंड इसमें अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री का पता करना था। मैं उम्मीद करता हूं तुमने कर लिया होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि तुमने नहीं किया होगा। मैं जानता हूं कि सबको तो कैसे करोगे तो नहीं तुमने किया, अच्छी बात है। नहीं किया सामने देखिए, चले सामने देखिए। सेकंड टास्क इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जिसने किया उसको बेहतरीन समझ में आया, नहीं किया तो थोड़ा सा ओवर करने की कोशिश करना। प्लेन ऑफ सिमेट्री इन साइक्लो एग्जाम पता करने जाने कैसे निकलता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो साइक्लो एग्जाम बताते हैं उस प्रकार से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे पता करेंगे दोस्तों। हमेशा जाने कि साइक्लो एग्जाम में जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो हमेशा ऑलवेज टू अपोजिट एटम्स के अलोंग पास टू अपोजिट एटम से ही पीओएस पास होगी। इन साइक्लो एग्जाम इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है साइक्लो एग्जाम पास करने का। तो आप हमेशा टू अपोजिट एटम के पेयर से पीओएस पास कराएंगे। एच के सेंटर से एच के अलोंग कभी पीओएस पास नहीं होगी, केवल टू अपोजिट एटम से पास होगी। इस बात को अपने पूरे ऑर्गेनिक में ध्यान रखना दोस्तों। अगर ऐसा है तो टू अपोजिट एटम से पास हो रही है, मैंने क्या किया, ये वाले दो अपोजिट एटम लिए और इनके अलोंग प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करने की कोशिश की। तो ये प्लेन इन दोनों एटम के अलोंग किस तरीके से पास हो जाएगा। जब ये प्लेन इन दोनों एटम के अलोंग पास होगा तो मिरर इमेज कैसे आएगी। देखिए ये वाला जो एज है इसका मिरर इमेज ये वाला एज बन जाएगा। ठीक है, प्लेन के दोनों तरफ पे मिरर इमेज बन गया। ये वाला जो एज है दोस्तों, ये वाला एज इसका मिरर इमेज बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ सेंट्रल में से प्लेन निकल गया, बाहर वाले का पीछे वाला मिरर इमेज, फ्रंट वाले का पीछे वाला, फिर पैरेलल वाला, ये दोनों आपस में यहां से प्लेन पास हो रहा है तो जितने एंगल पे ये वाला एज है उतने एंगल पे पीछे वाला भी एज है। ये दोनों आपस में मिरर इमेज, दोनों आपस में मिरर इमेज और सेम ये भी दोनों आपस में मिरर इमेज। अगर इसमें वेज टेस्ट करके दिखाने की कोशिश करो दोस्तों, वेज टेस्ट करके दिखाने की कोशिश करो तो भाई आइए कौन कौन सा हिस्सा वेज है। ये वाला हिस्सा हमारा वेज है, ये वाला हिस्सा हमारा वेज है। वेज ये है, ये पीछे वाला डैश इसका मिरर इमेज है। ठीक है, अगर वेज टेस्ट दिखाने की कोशिश करें, ये वाला हिस्सा हमारा वेज है दोस्तों, ये अगर वेज है ये वाला हिस्सा हमारा डैश है। ठीक है, एंड सिमिलरली दोस्तों ये वाला हिस्सा हमारा वेज है, ये वेज है तो ये वाला हिस्सा वाला डैश। तो इस तरीके से फ्रंट वाले वेज के जो हिस्से हैं वो पीछे वाले डैश वालों के मिरर इमेज में आ रहे हैं जब हम दो एटम से आपका पीओएस पास करेंगे। अब ये पीओएस हमने एक क्वेश्चन तो कर लिया कि होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने होंगे दोस्तों। ऐसे दो अपोजिट एटम के आप पेयर लेंगे तो कुल मिलाकर कितने पीओएस निकलेंगे। तो दो अपोजिट एटम से एक पीओएस निकलेगा तो 6 अपोजिट टोटल एटम्स हमारे पास है यहाँ पे कार्बन के साइक्लो हेक्सेन में। कुल मिलाकर 3 पीओएस का यहाँ पे देखने को मिलेगा, 3 पीओएस यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोस्तों। लेफ्ट राइट वाले में उठा दिए, अब की बार हमने एक ये वाला उठाया और एक इसके अपोजिट वाला उठाया और इन दोनों से भी पीओएस पास करा दोस्तों। दोनों से एक्जेक्टली पीओएस पास हो जाएगी। जब इनसे भी पीओएस पास होगी तो इस वाले प्लेन के बिल्कुल पास वाला इमेज वाला मैच हो जाएगा। ठीक है, इस वाले का इमेज बिल्कुल इसके नेक्स्ट वाला ये वाला हो जाएगा, इसके नेक्स्ट वाला इसके नेक्स्ट वाला। ठीक है, एंड दोस्तों इसके ये वाला जो है इमेज ये वाला हो जाएगा। साफ साफ नजर आ रहा है, प्लेन्स बीच में से बिल्कुल प्लेन जा रहा है और मिरर इमेज और मिरर इमेज भी यहाँ पे एजेस नजर आ रही है दोस्तों। दोस्तों एक ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक पीओएस होगा, आइए उसकी तलाश कर लेते हैं दोस्तों। वो पीओएस कैसे दिखेगा आइए वो भी समझ लेते हैं। अब देखिए तो अगला पीओएस अगर आपको चेक करना है तो भाई दोस्तों हमारे पास कौन सा एटम का पेयर बचा है, ये वाला एटम का पेयर बचा है। बाकी सारे पेयर कवर कर चुका हूं। तो दोस्तों इससे मैंने इस प्रकार से प्लेन को अपोजिट एटम से मैंने ये प्लेन पास करा दिया और ये प्लेन जब इस दोनों अपोजिट एटम से पास कराऊंगा दोस्तों एक प्रकार से बिल्कुल सेंटर में से प्लेन जा रहा है तो मिरर इमेज कैसे बनेगी। मिरर इमेज देखिए सामने वाली जो प्लेन से इधर वाली जो एज होगी इसकी मिरर इमेज प्लेन से इधर वाली एज बन जाएगी, साफ साफ नजर आ रहा है। देन उसके बाद हमारे पास लेफ्ट वाला जो ये एज होगा इसका मिरर इमेज राइट वाला एज आ रहा होगा, राइट वाला आ रहा होगा। देन बैक वाले की बात करेंगे, बैक वाला जो मेरे पास ये एज होगा इसका मिरर इमेज ये वाला एज आ रहा होगा। इस तरीके से ये पीओएस निकल जाएगा। ये तो कार्बन के अलोंग पीओएस हमने 3 यहां पे निकाल दिए। तो कार्बन के अलोंग पीओएस निकलेगी तो इन कार्बन पे सब्स्टिट्यूट भी होते हैं, उनका क्या होगा कुछ नहीं। तो सब्स्टिट्यूट दोस्तों देखिए दोनों के दोनों प्लेन सेंट्रल प्लेन में है, ये दोनों वेज पे है, बाहर दोनों एटम ये दोनों एटम पीछे डैश पे है। तो हमने कहा था कि ये सेंट्रल प्लेन वाले दोनों एटम है इनके सब्स्टिट्यूट भी सेम प्लेन में होते हैं दोस्तों। कैसे इस कार्बन के sp3 एडिशन है, दो वेज डैश बन चुके दो सेंट्रल प्लेन में बनेंगे। इस कार्बन के sp3 एडिशन है दोस्तों दो सेंट्रल प्लेन में दो वेज डैश बन चुके तो दो सेंट्रल प्लेन में बनेंगे। एक ऐसा बनेगा दोस्तों, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। तो दोस्तों कमाल की बात है, ये जो आपका प्लेन होता है वो किसी हाइड्रोजन से भी पास होकर निकलता है और इन सब हाइड्रोजन को भी बाइसेक्ट करते हुए आगे निकल जाता है, बाइसेक्ट करते हुए आगे निकल जाता है, पूरा बाइसेक्ट करते हुए आगे निकल जाता है। एक तरीके से आप समझिए कार्बन ही नहीं उनके अलोंग जो भी एक्सियल इक्विटोरियल होते हैं वो भी दो अपोजिट एटम्स के सेम प्लेन में ही आते हैं, चाहे वो यहाँ हो यानी कि कुल मिला के आपको जो यहाँ सब्स्टिट्यूट जब कैटेगरी उनके अलोंग पीओएस निकलेगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे पास मिला के 3 पीओएस होते हैं साइक्लो हेक्सेन के अंदर। आइए हम आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा काम है टार्क यानी कि फॉर्म थर्ड पॉइंट हमारा दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन दोस्तों इतना खूबसूरत भी मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि ऊपर नीचे ऐसा लगता है पहले जो होता है कि पहली नजर से देखा तो ऐसा लगा कि चांस नहीं है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होने की। दोस्तों आइए तो गजब क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री जब बात करेंगे साइक्लो हेक्सेन यस यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। ऐसे बात करके चेयर होती है वो कुछ ऐसी होती है, ये वाली चेयर होती है कुछ वीडियो बनाने की कोशिश होती है कुछ ऐसी होती है। ये वाली चेयर है इसमें सबको बैठते हो इससे मैं क्या समझना चाहता हूं, इससे मैं समझना चाहता हूं ये जो चार कार्बन एटम होते हैं दोस्तों ये चारों एक ही प्लेन में होते हैं। ये सेंट्रल जो भी चार कार्बन एटम होंगे वो एक ही प्लेन में होते हैं। जब इनको मैं थोड़ा सा पकड़ के ऐसे रोटेट करवा दूंगा दोस्तों यही बन जाएगा हमारा। तो ऐसा कर देने से चार एटम जो है इस प्लेनर सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। चारों एटम एक ही प्लेन में जरूर होंगे। मतलब यहां से भी समझ सकते हैं भाई साहब ये जो चार एटम है ये जो चार एटम है दोस्तों एक एटम दो एटम तीन एटम और चार एटम चारों एटम एक ही प्लेन में लाई करेंगे, प्लेन में लाई करेंगे। इससे सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालने में आसानी होगी। भाई सेंटर के अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में ये है, सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल से आपका अपोजिट में ये अपोजिट में इसके अपोजिट में दोस्तों ये रहा, इसके अपोजिट में था और नॉट दिस कार्बन इनके सब्स्ट्रेट के अपोजिट में होते हैं। तो मैं भी एग्जांपल लेके सुधारूंगा। अब ये कार्बन कार्बन ना इसके अपोजिट में रहा, इसके अपोजिट में कार्बन रहा। अब इस सेंटर से इस कार्बन के अपोजिट में ये वाला कार्बन लाई करता है, वो कार्बन भी अपोजिट में आएगा। कौन सा ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। अब ये तो हो गए सभी कार्बन एक्जेक्टली अपोजिट में सेंटर से एक पेयर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला पेयर लिया, आसानी से समझ आ इसी का है। मान लीजिए इसके एक्सेल वाले की बात करें तो इसके एक्सेल वाले के जस्ट अपोजिट में दोस्तों एक्सेल वाले के जस्ट अपोजिट में इसका भी एक्सेल ही लाई करता है, एक्सेल के अपोजिट में एक्सेल के अपोजिट में एक्सेल लाई करेगा। एंड अगर मैं दोस्तों बात कर रहा हूं यहां पे इस वाले इक्विटोरियल की तो यहां पर भी ऊपर की तरफ इक्विटोरियल होता है दोस्तों। इस इक्विटोरियल के एक्जेक्टली अपोजिट में इक्विटोरियल के एक्जेक्टली अपोजिट में एक्जेक्टली अपोजिट दोस्तों ये वाला इक्विटोरियल भी लाई करेगा। कुल मिला के इक्विटोरियल के अपोजिट में इक्विटोरियल भी है, दिखाने की जरूरत है नहीं, हाईलाइट कर देता हूं। सेंटर से इक्विटोरियल के अपोजिट में इक्विटोरियल भी है। तो देखिए सेंटर से एक कार्बन के अपोजिट में कार्बन आ रहा है और उन सबके सब्स्ट्रेट्स के अपोजिट में सब्स्ट्रेट्स आ रहे हैं दोस्तों। हेंस साइक्लो हेक्सेन के अंदर इस अनसब्स्टिट्यूटेड मतलब यहां पे कोई मैंने और सब्स्टिट्यूट नहीं करा है या कुछ और भी डिफरेंट कैटेगरी कुछ भी डबल बोल रहा है। नॉर्मली साइक्लो हेक्सेन के अंदर यस सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां एग्जिस्ट करती है, यस यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। उम्मीदों से पहले यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री यस एग्जिस्ट करती है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहानी भी खत्म हो चुकी है। अब ये बातें करते
सेम नहीं आता, ऐसा अपोजिट पैरेलल सिचुएशन, ऐसा अपोजिट पैरेलल सिचुएशन, ऐसा अपोजिट पैरेलल, ऐसा अपोजिट पैरेलल सिचुएशन। नाउ अब आ गया तो जैसे कि अपन डबल टू से माइनस एस एन में इसको फर्क नहीं पड़ता ना, यो क्या रोटेशन अब लेना है परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, तो परपेंडिकुलर कैसे लेंगे, कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली थी, तो परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला होगा, इस परपेंडिकुलर प्लेन से रिफ्लेक्शन जब ली जाएगी दोस्तों, तो कहेंगे पास वाले की मिरर इमेज, पास वाला है, पास वाले की मिरर इमेज पास में आ जाएगी, ठीक है, दूर वाले की ये दूर है दोस्तों, दूर वाले की मिरर इमेज दूर आ जाएगी, पास वाले के पास, दूर वाले के दूर। देखिए अब नेक्स्ट है, इस पास वाले से अगर आगे चले तो सेंट्रल प्लेन, इस प्लेन से दोस्तों ये दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, यानी कि ये पास की मिरर इमेज पास में है दोस्तों, अगले जो दो कार्बन लाई कर रहे हैं वो इस प्लेन से दूर लाई कर रहे हैं, तो यहाँ मिरर इमेज दूर आएगी और उसको जब बनाओगे तो उसका रिफ्लेक्शन पास आएगा दोस्तों, ये वाला प्लेन, ठीक है कैसे, पास की रिफ्लेक्शन पास, फिर इससे आगे ये दूर है, इससे आगे भी ये दूर चलेगी रिफ्लेक्शन, इससे आगे पास आगे, फिर से प्लेन के पास आगे, फिर से प्लेन के पास मिरर इमेज आएगी, फिर से प्लेन से दूर चलेगी, सेंट्रल प्लेन से दूर चलेगी, मिरर इमेज भी दूर चलेगी, हेंस इसकी रिफ्लेक्शन जब बनाओगे आप रिफ्लेक्शन हमेशा जाने की परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन लेते हैं, एक ऐसी जो आप साइक्लोजन इसका उल्टा साइक्लोजन बनेगा, यानी अपोजिट पैरेलल साइक्लोजन बनेगा, यहाँ पे अपोजिट पैरेलल साइक्लोजन बनाया तो ऐसा बना, इसको कहेंगे स्ट्रक्चर नंबर 1, कहेंगे स्ट्रक्चर 2, कहेंगे स्ट्रक्चर नंबर 3, और कमाल की बात है वो जब अपोजिट आया तो अपोजिट आ जाने से हमारा काम आसान हो गया, उस अपोजिट आने से दोस्तों ये पहले वाले के एग्जैक्टली सुपरइम्पोज बना गया, देखिए ये वाला एग्जैक्टली सुपरइम्पोजेबल है और ये सुपरइम्पोजेबल होगा, यहाँ पे एस एक्सिस करेगा, तब एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री का था, यस यहाँ पे S6 एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन कितने करते हैं तो कहेंगे एक ही करता है, ऐसी एक्सिस यहाँ पे एक ही करते हैं दोस्तों, तो यस हम कहेंगे अल्टरनेटिव एक्सिस के बेसिस में यहाँ एक S6 एग्जिस्ट करता है, वन S6 एग्जिस्ट इन द साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन जब ऐसा हमने किया दोस्तों ओवरऑल साइक्लोहेक्सेन के अंदर में क्या क्या मिला, सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री में दोस्तों हमें 3 C2 देखने को मिले, जो कि कहां से पास होते हैं लिख देता हूं, आपको ये लाइनें ध्यान रखनी है आज के बाद, बाकी सब बातें भूल जाओ, C2 कहां से पास होती है, हमेशा टू अपोजिट जो सेंटर से पास होगी, इसके अलावा और कहीं से पास नहीं होगी, एक सीधे पास होती है, कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल से पास, ऊपर नीचे से पास होगी, हमने कहा प्लेन ऑफ सिमेट्री ये 3 POS होते हैं, कहां से निकलेंगे दोस्तों, कहां से निकलेंगे दोस्तों, ईच की बात चलती है, ठीक, ऐसे जब ईच की बात करेंगे तो ईच POS कहां से निकलेंगे, टू अपोजिट एटम से निकलेंगे, एटम ऑफ साइकिल से, टू अपोजिट एटम से वो एक आपका POS पास होगा, तीसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री केवल यस और नो, हां यस एक्सिस्ट करता है, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री दोस्तों, यस यहां पे एक S6 एक्सिस्ट करता है, वो सेंटर से ही पास करता है, दोस्तों ये वाली कहानी है, पांचवा आइडेंटिटी एलिमेंट सब में होता है, उसको लेके आने के बराबर है दोस्तों, हेंस इतने डाटा के बेस पे तुमसे क्वेश्चन पूछूं बताइए साइक्लोहेक्सेन जो है दोस्तों वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, साइक्लोहेक्सेन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव इज ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव, एक्टिव है या इनएक्टिव है तो बताइए, इसके अंदर POS भी लाई करता है दोस्तों, एक तो चेक करना था मेरे को, इसके अंदर POS भी लाई करता है, इसके अंदर COS भी लाई करता है, हेंस इतना ही काफी होता है दोस्तों, एक भी मिला वही काफी होता है, हेंस ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली इनएक्टिव पास होता है, दिस मॉलिक्यूल विल एक्सिस्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव, इस तरीके से पूरा साइक्लोहेक्सेन हम स्टडी कर चुके हैं, और जब ये कर चुके हैं तो बारी आती है इनके सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन करने की, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, उनके कुछ केस आपको कराऊंगा दोस्तों, पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको यहां तक की सारी कहानी समझ में आ गई, आपको यहां तक की सारी कहानी समझ में आई है, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अपने कहू का दे दे भाई, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, नौटंकी बतावा तनी जरूर साथ ही S1 S2 की चर्चा बहुत बार कर चुके हैं, फिर से वही क्वेश्चन बता रहे हैं, मैंने बताया S1 POS होता है, S2 COS होता है, एक बार POS के फॉर्म में कर दिया, फिर के बाद दोबारा की चर्चा नहीं, क्वेश्चन मुझे हाँ या ना में हाँ होगा, और दोस्तों अगर कहीं काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग में दो बार काउंट नहीं करेंगे, इस बार मैं हर क्वेश्चन के साथ बताया, चलिए दोस्तों वेरी गुड, नाउ आइए अब हमारा केस है दोस्तों सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन दोस्तों आइए साथ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहला केस हमारे पास दोस्तों मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, लीजिए सामने मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, आइए मान लीजिए मैं एक केस कर रहा हूं कि मैंने तुम्हें एक साइक्लोहेक्सेन दिया, उसकी एक कोई पोजीशन पे कोई मान लीजिए मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, मैंने यहां पे लगा दिया एक्सेल कुछ प्लीज, मंचा का क्वेश्चन है भाई, मंचा आपको ध्यान सुनते नहीं है, ले मंचा तेरी मनोकामना पूरी कर देता, मंचा कह रही है कि जब POS पास करेंगे तो सभी आइटम्स के एक्सेल इक्विटोरियल कैसे एक्सचेंज हो जाएंगे, ले भाई दिखाता हूं कैसे एक्सचेंज होंगे, नहीं ऐसे होने के लिए सीन होना जरूरी नहीं है, प्लीज अब कोई और एक्स्ट्रा बात नहीं, स्टार्टिंग में कमेंट दिखा दो, तुम लेट कमेंट लिखते हो, वीडियो रिफ्रेश कर दिया करो, मैं लाइव इस मोड पे हूं, लाइव मोड पे आ जाओ भाई, ये तुम्हारी वीडियो पीछे पीछे जाती है, साइक्लोहेक्सेन चेंज देख कोई भी POS पास कराएंगे कीजिए, उनसे मैंने POS पास कराया, या कोई भी POS ले आसान हो तो हां ठीक, अभी जो तुमने POS पास किया वो किस आइटम से पास हुई, देखने के लिए यहां से दिस इज द POS, कमाल की बात है जिन आइटम से POS मैंने कहा कि देखो अब इसको मैं अलग अलग यहां से मैं ऐसे देखो इस POS को ऐसे देखो एक एंगल, इस POS को ऐसे देखो दूसरा एंगल दोस्तों, एंड अगर इसके अलावा मुझे और एंगल से भी देखना है इस POS को यहां सामने से भी बिल्कुल सामने से सामने से तुम देखोगे तो कमाल बनने जाएगी, कोई भी दो अपोजिट एटम हो उनके तो पहली बात तो सब्स्टिट्यूएंट होंगी, जैसे कि इस एटम की जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इसी प्लेन में आ रहा है, ठीक है, पीछे वाले एटम की जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इस प्लेन में आ रहा है, बिल्कुल एक्जेक्टली, ये प्लेनर नहीं है ध्यान रखना, तो पहली बात तो केवल स्टेप बाय चलना, जो एटम जिसके तुमने पास किया अपोजिट एटम से POS उनके सब्स्टिट्यूएंट प्लेन में ही आएंगे जिस प्लेन को तुम पास कर, और बाकी वालों के सब्स्टिट्यूएंट मिरर इमेज के साथ साथ कार्बन से कार्बन के साथ साथ बाहर निकला हुआ आपका मिरर इमेज होगा, पीछे वाला मिरर इमेज होगा सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन से कार्बन मिरर इमेज, ऊपर निकलने वाला मिरर इमेज, नीचे वाला नीचे साइड वाला मिरर इमेज, इस एंगल से कैसे देखेंगे, यहां से कैसे देखो, उस एंगल में से देखूंगा, कार्बन कार्बन अपर कार्बन मिरर इमेज, ऊपर वाला इस टाइप ये मिरर इमेज, दूर जा रहा प्लेन से दूर जा रहा मिरर इमेज, नीचे वाला कार्बन मिरर इमेज, नीचे वाला बोर्ड मिरर इमेज, पीछे वाले के राइट में है और इसके लेफ्ट वाले के भी लेफ्ट में दोस्तों सब मिरर इमेज है, तो ये खूबसूरती है साइक्लोहेक्सेन की जिस वजह से पूरे के पूरे बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स की हाइड्रोजन भी मिरर इमेज में बिल्कुल सिमिलर, POS पास करोगे, एक्चुअली इसका जो एक्सेल होगा वाले एक्सेल पोजीशन के मिरर इमेज में, इसका इक्विटोरियल पीछे वाले के इक्विटोरियल के मिरर इमेज होगा, अब ये सब
करने वाले काम होते हैं, घर बैठ के करिए, ठीक है? ये अलग-अलग एंगल से पहचानना, जिसको ऐसी दिक्कत हो घर बैठ के करिए, चलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, ओके प्लीज़, ठीक है? ऐसे करते रहे तो जन्म मतलब जन्म बीत जाएंगे। अच्छा जी, ऐसा तो ना यार, अच्छा वैसे तो मैंने लास्ट संडे को एक टास्क दिया था, ये होमवर्क दिया था, आप होमवर्क करके आते नहीं हो, तो होमवर्क दिया था मैंने, तो मैंने गलती से करवा दिया, क्योंकि मैं दलिया दलिया दिली इंसान था, तो मैंने करवा दिया क्लास में, क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग करके ही नहीं आओगे होमवर्क, इट वाज़ होमवर्क, इट वाज़ गिवन, ठीक है? इट वाज़ गिवन इन द लास्ट लेक्चर एंड पीपल हैव नॉट डन दैट, तो मैं मेरा पास समझ के मुझसे क्वेश्चन मत मैं काम किया करो, क्योंकि तुमने काम नहीं किया, तभी मैं काम करवा रहा हूँ, प्लीज़ यार थोड़ा सा, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया कि तुम नहीं करके आए तो कवर करिए सब, ठीक है? लास्ट ईयर का काम मैंने तुमने किया ही नहीं, हेलो प्लीज़, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, काम की बात आगे बढ़ते हैं, नो मोर कमेंट्स, कोई बात नहीं, मैं चल बताते हैं, फिर भी ध्यान रखो सारे बच्चे इस बात, चलिए मोनो सब्सट्रेट की बात करते हैं, ये वाले के बारे में दोस्तों, इसमें हमें पीओएस निकालने हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मोनो सब्सट्रेट का, दोस्तों लेट्स सपोज यहाँ मैंने एक्सेल पोजीशन में, ये मैंने एक्सेल पोजीशन में सब्सट्रेट लगाया, तो तुरंत करोगे क्या होगा कि हम इक्विटोरियल पोजीशन में सब्सट्रेट लगा दें, लेट्स सपोज मैंने एक ऐसा अलग-अलग टाइप से वाला था ताकि तुम कहोगे मैंने ऐसा यहाँ पे लगाया चेन, तो यहाँ इक्विटोरियल में यहाँ मिठाई लगा, अब क्या होगा पीओएस हो यहाँ पे सॉरी ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी या नहीं होगी, भाई पीओएस चेक कर लेते हैं, तो पीओएस चेक करेंगे, क्या पीओएस है दोस्तों, तो पीओएस चेक करेंगे तो यहाँ मैंने कहा कि हमारा टारगेट क्या पेनोसिमेट्री चेक करना, ठीक है? तो पेनोसिमेट्री हमें पता है कि अभी पीछे-पीछे बढ़ जाएंगे, 2 अपोजिट कार्बन एटम से ही निकल सकते हैं, इसके अलावा किसी से निकलेगी, ये बात कर गए हैं, ठीक है? अब इसमें बाकी सब तो जानते हैं कि नॉर्मल साइकिल से पीओएस होती है, पर ये मिथाइल आ गया एक्स्ट्रा, ये मिथाइल पीओएस में टांग रहेगा, तो हमारा पीओएस निकालने का सबसे पहला रूल यही होता है, जो टांग रहा है उसी की टांग काट दो, मतलब इसका मतलब ये है जो टांग लगा रहा है, जो डिफरेंट आ रहा है, उसी के अलोंग प्लेन निकाल दो, जिसके अलोंग प्लेन निकल गया, लड़ाई खत्म हो गया, उसकी तो चर्चा ही नहीं करेंगे, बाकी लोग इधर आ ही जाएंगे, और बताओ हमें किसी को कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि किसी के अलोंग प्लेन निकल जाए, हम कहेंगे हां प्रोबेबिलिटी है, काम करो कि कार्बन एटम इस सब्स्टिट्यूट में मिल जाएगा, इसके अपोजिट कार्बन एटम को भी लपेट लो, इन दोनों कार्बन एटम से पीओएस निकाल दो, इस तरीके से आप अप्रोच लगाएंगे और आप जब ऐसा करेंगे तो ये दोस्तों आइसोटिस आपको ऐसा पीओएस के रूप में पास हो जाएगा, यहाँ सेक्टर से प्लेन, और जो फ्रंट वाला आपका ये पूरा जो ग्रुप होगा, पूरा जो पेयर होगा बॉन्ड्स का, पीछे वाले बॉन्ड के मिरर इमेज आ जाएगा, बिल्कुल पीछे वाले के मिरर इमेज एज इट इज आ जाएगा, हेंस यहाँ से पीओएस पास कर गया, और पीओएस पास कर गया तो कहानी खत्म, एक भी मिल जाए पीओएस से उसमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि हमारा विदाउट सब्स्टिट्यूएंट जो था, मतलब विदाउट सब्स्टिट्यूशन वाला साइकिल ऑप्टिकली इनएक्टिव था, और ये मोनो सब्स्टिट्यूशन वाला भी इनएक्टिव आ गया है। नाउ अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा और गौर से देखिए दोस्तों, यहाँ से ये हमने ऑप्टिकल इनएक्टिव निकाल लिया, सीओएस निकालने की कोशिश करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे वैसे नहीं होगी, मिथाइल का पोजीशन मिथाइल यहाँ पे नहीं है, तो अब डिफरेंट वाला आ रहा है उसको पकड़ो, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे वैसे नहीं है, तब हमें चेक करने की जरूरत है थी नहीं सीओएस की, तो क्योंकि हमारा पीओएस से ही काम चलेगा, एक से काम चलेगा दूसरे को नहीं निकाला, अंटिल अनलेस तुमसे पूछा ना जाए, यहाँ पे हम बात करेंगे तो कहेंगे सर आपकी बात तो इक्विटोरियल लग गया, अब निकाल के दिखाओ पीओएस, अब कैसे निकालोगे, तो क्या फर्क पड़ता है, हमने सीखा है कि जो एटम के सब्सट्रेट होते हैं, चाहे वो एक्सेल के हो चाहे इक्विटोरियल के हो, वो दो अपोजिट एटम से पास होने वाले पीओएस में समा जाते हैं, हमें ऐसा ही कोई पीओएस निकालना है जो इस एटम से पास हो जाए, कोई पीओएस अगर एटम से पास हो गया तो इसके सब्सट्रेट वाले बॉन्ड से तो पक्का पास होना होगा, चाहे वो किसी भी जगह पे किसी भी लोकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अभी पढ़ा है दो अपोजिट एटम जो तुम पेयर लेके चलते हो, तो पीओएस को कार्बन एटम पे लोग पास करोगे, दो अपोजिट वालोगे, उनके सब्स्टिट्यूट तो डेफिनेटली उस प्लेन में आएंगे आएंगे, तो ये कार्बन इसके पे सब्स्टिट्यूट है, दादा इसी को लपेट लेंगे, इसको ले लिया इसका अपोजिट वाला ले लिया, इन दोनों से प्लेन निकाला, जब प्लेन निकालेंगे दोस्तों इसके इस एक्सेल वाले यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ से भी पास होगा ही होगा, ये तो दोस्तों आपके प्लेन में आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से पीओएस निकल के बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे भी जो एक्सेल और इक्विटोरियल होगा वो भी प्लेन में समा जाएंगे। नाउ यहाँ इस पीओएस के अलग दोस्तों इस CS2 के मिरर में पीछे वाला CS2 होगा, नीचे वाला CS2 मिरर पीछे वाला नीचे वाला CS2 होगा, हेंस यहाँ से भी पीओएस निकल जाएगा, पीओएस निकल गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, इतनी सी बात थी, बस यहाँ पे हमारी बात खत्म हो जाती है, मोनो सब्स्टिट्यूशन का केस भी यहाँ पे खत्म हो जाता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन का केस भी यहाँ पे खत्म हो जाता है दोस्तों। अब आती है बात आती है डाई सब्स्टिट्यूशन की, अब बात आती है दोस्तों डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, तो बात डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की करते हैं, तो पहले तो डाई सब्स्टिट्यूशन के केस क्या हो सकते हैं ये पता होना जरूरी है, डाई सब्स्टिट्यूशन के केस क्या हो सकते हैं ये पता होना जरूरी है। डाई सब्स्टिट्यूशन यानी कि दो सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि दो सब्स्टिट्यूएंट हमें भाई प्लीज सीखा जी एंड बाकी सब बच्चे, जब मैं कमेंट करने को कहूं तभी कमेंट करना है, ओके? आई होप अब ये बात आपके अंदर रम जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, एक सामने मास्टर है जो कुछ रूल्स बना के आपको देगा, उसको फॉलो करिए, ठीक है? अपने आप सबके अकॉर्डिंग मैं नहीं चलूंगा, तुम इसको YouTube बना के बैठे हो, क्लासेस ऐसे नहीं होती है, अगर तुम सोच रहे हो कि YouTube पे कुछ भी कमेंट बोल दोगे, ऐसे YouTube पे तो ऐसे बात ज्यादा और काम कम होता है, तो यहाँ नहीं होता, यहाँ काम ज्यादा बात कम होती है, बात करेंगे, बात करने के समय पे और डाउट्स देखेंगे, डाउट्स लेने के समय, तो डाउट्स का तरीका मैंने समझा रखा है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बीच में कोई कमेंट नहीं, तो मैं हर जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था यहाँ तक कोई डाउट क्या, ऐसे ही थोड़ी देर बाद मैं पूछूंगा यहाँ तक कोई डाउट क्या, तो पूछो तभी कमेंट करना है, मीनवाइल अगर आपको लगा कमेंट भूल रहे हैं तो लिख लो तब पूछ लेना, ठीक है? नहीं तो वेट एंड वॉच, इसके अलावा बीच में कोई नहीं, प्लीज खास करके बच्चे जो पुराने हो चुके हैं तुम तो समझदार हो गए, नए बच्चे आ रहे हैं जरूर में, तो मुझे नए बच्चे कम पूछे, पुराने बच्चे ज्यादा हैं, चलो प्लीज डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के बारे में हम पहले तो ये जान लेते हैं कि डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के केस कितने बनेंगे। दोस्तों मान लीजिए मैंने पहला सब्स्टिट्यूशन यहाँ करवा दिया, इसको मैंने पहला सब्स्टिट्यूशन यहाँ लगा दिया, अब यहाँ लगाने के लिए हमारे पास पहले तो दो ऑप्शन, मैं एक्सेल पोजीशन भी लगा सकता हूँ, एक्सेल पोजीशन, इक्विटोरियल भी लगा सकता हूँ, एक्सेल भी लगा सकता हूँ और इक्विटोरियल लगा सकता हूँ, दोनों भी लगा सकता हूँ, दोनों में से किसी भी मैं लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं लगाऊँ या लगाऊँ कोई प्रॉब्लम बात नहीं, दोनों में से किसी भी लगा सकता हूँ। नाउ इसको मैं अगर मैं कार्बन नंबर 1 बोल दूं कि दो सब्स्टिट्यूशन है, तो मेरा चांस है कि मैं सेकंड सब्स्टिट्यूशन कार्बन नंबर 2 पे लगा सकता हूँ, या सेकंड सब्स्टिट्यूशन 2 पे ना लगा के दोस्तों 2 पे ना लगा के 2 पे ना लगा के मैं 3 पे लगा दूं, और 3 पे लगा के मैं 4 पे लगा दूं, 4 पे लगा के मैं 5 पे लगा दूं, 5 पे लगा के मैं 6 पे लगा दूं। पहला तो यहाँ से डाउट क्लियर देता हूँ कि मैं अगर पहला सब्स्टिट्यूशन मैंने 1 पे लगाया, जिस पे सब्स्टिट्यूशन लगाओगे वो पहले किसी को तो मानना ही पड़ेगा ना, तो मैंने इसको मान लिया, ठीक है? तो 1 इसको मान लिया, तो सेकंड में 2 पे लगा सकता हूँ, 3 पे लगा सकता हूँ, 4 पे लगा सकता हूँ, जैसे ही 5 पे लगाऊंगा दोस्तों पता लगेगा, 1 से यहाँ से चलेंगे तो 5, 1 से रिवर्स में चलेंगे तो 2 और 3, यानी कि 1 से यहाँ चलेंगे 3 और 1 से रिवर्स में चलेंगे 2 और 3, यानी कि 3 नंबर और 5 नंबर इक्विवेलेंट सिचुएशंस है। यहाँ से दोस्तों 3 नंबर और पीछे से भी 3 नंबर इक्विवेलेंट सिचुएशन है। यहाँ से चलेंगे दोस्तों 3 होते हुए 5 नंबर कहलाएगा, तो पीछे चलेंगे दोस्तों 3 1 है तो ये 2 तो 3 नंबर ही कहलाएगा। तो मतलब 6 2 के इक्विवेलेंट है और 5 जो है 3 के इक्विवेलेंट है, यानी कि 1 3 का जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो इक्विवेलेंट होगा 1 5 के, उन दोनों अलग-अलग डिफरेंट अलग-अलग बताने की अलग-अलग दोस्तों ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, वो एक जैसे ही है, तो एक ही मान के ट्रीट करेंगे। 1 और 2 के जो केस होंगे 1 6 से डबल करेंगे, ऐसे अलग-अलग डिस्कस नहीं करेंगे, यानी कि हम जो सब्स्टिट्यूशन है केवल 1 4 तक स्टडी करेंगे, यानी कि 3 केस बनेंगे, 1 2 का केस बनेगा, 1 3 का केस बनेगा, 1 4 का केस बनेगा, ये हमारे पास कुल मिला के ये वाले केस बनेंगे। नाउ अब 1 2 1 3 1 4 ये तीन हमारे पास कार्बन पोजीशन के केसेस हैं, ज्यादा पोजीशन केसेस विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन पोजीशन, 1 2 पोजीशन 1 2 3 1 3 पोजीशन 1 4 पोजीशंस, हर एक कार्बन पोजीशंस पे, इन हर एक कार्बन पोजीशंस पे एक्सियल भी है, इक्विटोरियल भी है, एक्सियल भी है पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन भी है, एक्सियल पोजीशन भी है और इक्विटोरियल पोजीशन भी है दोस्तों, एक्सियल इक्विटोरियल पोजीशन भी है। और हम ये भी जानते हैं कि दोस्तों चलो वो तो बात करेंगे, तो मिलाकर यहाँ पे हमारे पास वेरियस अलग-अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक्सियल इक्विटोरियल के वेरियस अलग-अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे 1 2 के केस क्या कर सकते हैं, 1 2 के हो सकते हैं कि एक एक्सियल आ जाए, एक इक्विटोरियल आ जाए, दोस्तों एक एक्सियल इक्विटोरियल आ जाए और एक इक्विटोरियल एक्सियल आ जाए, ऐसे के 4 केस बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये केस बन सकता है, एक केस बन सकता है, एक केस बन सकता है, एक केस बन सकता है, बिल्कुल बन सकते हैं, केस बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल केस
ये और ये बन सकते हैं, या फिर सब में ये और ये केस आराम से बन सकते हैं दोस्तों। चलिए अगर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से ऑप्टिकल एक्टिव कौन से ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो इनमें से मैं तुम्हें 2 केस कराऊंगा, बाकी सब उसी सेम तरीके से निकल जाएंगे। तो कोई भी 2 केस करा लेते हैं दोस्तों। लेट्स सपोज मैं सबसे पहले 1 2 करवा देता हूं, बाकी सब आसान है, आराम से घर पे ट्राई करते हैं ऐसा होमवर्क के रूप में। दोस्तों हम मोबाइल बाकी वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, जो हमारी एक्स्ट्रा डिस्कशन क्लास होगी, आउट क्लास आगे चलते रहेंगे बाद में। बाकी सब मैं होमवर्क दूंगा, 2 करवा रहा हूं, सामने देखिए। तो मैं 1 करवा रहा हूं 1 2 का एक्सेल एक्सेल और ये वाला पेज। तो मैं 1 2 वाला कंप्लीट करवा देता हूं। चलो एक काम करते हैं 1 2 वाला कंप्लीट करते हैं। हम इस पे फोकस कर लेते हैं, ये वाला आपको होमवर्क में करना है। इसको कंप्लीट करो। आइए पहले एक्सेल एक्सेल वाला करवा दो, फिर एक्सेल एक्सेल वाला करवा दो। चलिए तो 1 2 वाले केस कर लेते हैं। 1 2 केस हम कर रहे हैं डायमेथाइल साइक्लोहेक्सेन में। पहला केस मैंने लिया ये वाला। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन को कुछ देख, साइक्लोहेक्सेन में ऐसे बनाऊं, साइक्लोहेक्सेन में ऐसे बनाऊं, मेरी मर्जी। किसी को इसमें अच्छा लग रहा कोई बात नहीं, तुम ऐसे बना। मैं ऐसे दोनों इसलिए बना के दिखा रहा हूं क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग से ही दोनों का विजुअलाइजेशन होना स्टार्ट हो सके, वरना तुम इस साइक्लोहेक्सेन से इतना प्यार कर बैठते हो कि तुम्हें इनसे नफरत हो जाती है। कभी पेपर में ऐसे बनी हुई आ गई तो फिर तुम पागल हो जाते हो, ये तो सर ने पढ़ाई नहीं है, तुमने कभी सोचने की कोशिश नहीं की। इसलिए मैं तुम्हें वो दोनों ही केस का अलग अलग टेस्ट करवा रहा हूं कि भाई ऐसे बन आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे कांसेप्ट और फैक्ट उससे बदल नहीं जाएंगे। ऐसा बना देने से ये साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन नहीं बन जाएगी, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन रहेगी। ऐसा बना देने से साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन रहेगी और अपनी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखेगी। मे बी अभी भी उतनी ही C2 है, उतनी ही C3 है, उतनी ही POS है। ऐसा बना देने से बदल नहीं जाती चीजें। तो तुम्हें हल्का सा ताकि टच रहे इसलिए मैं ऐसा बनवा रहा हूं। एक कारण इसके पीछे बड़ा कारण हो रहा है, बड़ा कारण मैं बाद में बताऊंगा। इसके पीछे बड़ा कारण हो रहा है, मैंने कहा बड़ा कारण मैं बाद में बताऊंगा। ये कैसे क्यों बता रहा हूं, ये कैसे क्यों बता रहा हूं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी के लिए मैं जो करवा रहा हूं चुपचाप सुनते रहो। चलिए डाई सब्स्टिट्यूशन का केस करा रहा हूं 1 2 में। और पहले में यहां मैं एक्सेल एक्सेल लगा देता हूं। तो यहां मैं इक्विटोरियल लगा। मैंने एक नंबर कार्बन इसको लगा दिया और यहां तुम इसको ले लो, 1 नंबर 1 नंबर इसको ले लो, 1 नंबर इसको, किसी को भी 1 नंबर ले सकते हो। तुम्हें जिस पे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसको 1 नंबर ले लो। मैंने इसको लिया, यहां मैंने लगा दिया मिथाइल और मैंने लगा दिया, मुझे लगा हाइड्रोजन ही होगा। और यहां पे 2 नंबर है, 2 नंबर है दोस्तों। 2 पे भी देखिए एक्सेल, इसका मतलब होता है 1 2 एक्सेल। एक्सेल का मतलब क्या है, एक पे भी एक्सेल है और 2 पे भी एक्सेल पोजीशन पे आपका मिथाइल जो भी ग्रुप लगा है वो लगा हुआ है। देखिए अभी मैं जो ये केसेस करा रहा हूं इनमें मैं सेम सब्स्टिट्यूएंट लेके चल रहा हूं। मतलब जो डाई सब्स्टिट्यूशन है वो सेम सब्स्टिट्यूएंट डाई मिथाइल मिथाइल रखा है, मिथाइल मिथाइल क्लोरीन क्लोरीन सेम सब्स्टिट्यूएंट का है। अगर सब्स्टिट्यूएंट बदल गए तो कहानी भी बदल जाएगी दोस्तों। तो वो सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो गए, अगर मान लीजिए यहां पे मैंने मिथाइल लगा दिया, मैंने मिथाइल लगा दिया, जब सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो गए तो POS तो कभी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और CO तो कभी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। वहां तो फिर केस बदल जाएगा ना भाई। इसलिए अभी मैं जो फंसता है केस आपके सेम सब्स्टिट्यूएंट वाला फंसता है, इसलिए मैं वही केस करवा रहा हूं। चलिए बाकी आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो प्रोटोटाइप हो गया, सेम सब्स्टिट्यूशन में ये अक्सर दिक्कत आएगी आपको, डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन वाले में दिक्कत आएगी। वहां तो मॉलिक्यूल जो दे रखा हो उसे POCOS के तरीके आप जानते हैं, साइक्लोहेक्सेन को तरीके लगाना, POCOS चेक करना, ऑप्टिकल एक्टिविटी बता देना। आइए यहां पे मिथाइल लगा देता हूं। तो 1 2 एक्सेल एक्सेल डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसको बोलते हैं, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यहां भी एक्सेल पे मिथाइल लगा दिया दोस्तों हमने एक्सेल पोजीशन पे, और यहां पर भी सेम पोजीशन पे ही मिथाइल लगा। नाउ इन दोनों मिथाइल और इन दोनों मिथाइल के बारे में हमें सिचुएशन दे रखी है एक्सेल एक्सेल। नाउ अब हमें जानना है कि ऑप्टिकल एक्टिव होंगे नहीं होंगे। दोस्तों POS और COS आइए फटाफट चेक कर लेते हैं। तो POS और CO जब चेक करेंगे दोस्तों आइए कमाल की बात है। एक पहली पोजीशन में मिथाइल ऊपर की तरफ है, दूसरी पोजीशन में मिथाइल नीचे की तरफ है। अगर POS निकालना है तो सीधा सीधा तरीका ये है कि इन दोनों मिथाइल को मिरर इमेज में लाना पड़ेगा। मतलब 1 और 2 वाले मिथाइल को मिरर इमेज में लाना पड़ेगा। और ये दोनों मिथाइल दोस्तों पहली बात एक दूसरे के अपोजिट है, तो मिरर इमेज में आने के चांस इनके वैसे घट गए। अगर दोनों सेम साइड होते तो थोड़ा चांस भी देंगे। तो अपोजिट साइड में कैसे निकाले, तो सोच रहे हो सर नहीं फिर भी हम जुगाड़ लगा ही लेंगे, नहीं सर बीच में ऐसे निकाल दो, रिफ्लेक्ट हो जाए, टेढ़ी रिफ्लेक्ट थोड़ा सा टेढ़ा पे निकाल देंगे ऐसे करके, टेढ़ा पे निकालेंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दोस्तों ऐसे अपनी मनगढ़ंत कहानियों का मतलब उपयोग करना क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो तुम POS टेढ़ा करके निकालने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा टेढ़ा करके POS निकालने की ऐसे कोई कोशिश कर रहे हो, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे सर। तो तुम कोशिश कर रहे हो, सारी कोशिश बेकार क्यों, कि तुमने जैसे जैसे तुमने कोशिश की, ये जो तुमने प्लेन निकाला, ये प्लेन कहां से पास हुआ, एज के बीच में से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है, एज के बीच में से पास हो रहा है। और चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के पीछे बता के आए हैं, एज के बीच में से आप POS पास नहीं कर सकते, एज के बीच में से POS पास नहीं कर सकते। उससे साइक्लोहेक्सेन में कभी मिरर इमेज बनेगी ही नहीं। टेस्टेड एंड वेरीफाइड, ऑलवेज अवेलेबल। POS साइक्लो है तो ये है साइक्लोहेक्सेन है यार, लेकिन 2 के चक्कर में साइक्लोहेक्सेन को थोड़ा भूल जाओगे। साइक्लोहेक्सेन में तो 2 अपोजिट कार्बन एटम से ही POS निकलेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। एच के सेंटर से नहीं निकल सकता। अगर ऐसे निकालने की कोशिश करोगे इसके अपोजिट में कैसे मिरर इमेज आएगी, इसका मिरर इमेज कैसे आएगा, कार्बन कार्बन का मिरर इमेज कैसे आएगा, सर टेढ़ा निकाल देना, टेढ़ा आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा दोस्तों। सो POS यहां पे कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, POS विल नेवर एग्जिस्ट। और ध्यान रखिए किस तरीके से बोला, इस साइक्लोहेक्सेन में POS केवल 2 अपोजिट कार्बन एटम से पास होता है, इसके अलावा कहीं किसी सिचुएशन से पास नहीं होता। सोचना ही बेकार है, दिमाग लगाना ही बेकार है। इस दिमाग इसको लगाना है, सिमेट्री एंड ऑप्टिकल कंसेप्ट खोलना, वहां साइक्लोहेक्सेन खोलना, खूब लगा के देखना, किधर से पास कर, किधर से पास कर दूं, तब जगह में आंसर नहीं मिलेगा दोस्तों। हेंस POS इसमें नहीं हो। सेक्टर सिमेट्री की बात करते हैं, कुछ बच्चे हां देखो POS में सेक्टर सिमेट्री को जरूर है, कुछ जैसा कहेंगे कि कुछ बच्चे हैं, कुछ होते हैं ऐसे प्राणी, मैं जैसे कोई ना कोई होंगे, है ना, तो चाहता हूं ठीक है। क्या देखो ना सर मिथाइल के अपोजिट मिथाइल आ रहा है, मैं फिर मैं एक एक ऐसे बोल सकता नहीं, उसके बाद मैं खुद ही तो हिंट देने लगा था। एक क्लास था रिसेंटली बेस्ट कोई उसने बोला तेरे अपोजिट में है ना, मैं अपोजिट मैं तेरे से पढ़ा कर दोगे क्या, बार बार ये अपोजिट होता है, अपोजिट शुड बी 180 डिग्री, ये अपोजिट होता है भाई। तो तुमने अपोजिट की परिभाषा ही चेंज कर देते हो कुछ लोग। भाई ये गलती तुम करते थे, वो गलती मैं करवा रहा हूं, ये गलती मत कर देना। कई बार जल्दबाजी में तुम अपनी मनगढ़ंत कहानी से अपोजिट निकाल डालते हो। अरे पहले देख लो कि वो है भी नहीं है दोस्तों, ये अपोजिट सिचुएशन नहीं है, इसमें अपोजिट आ रहा है। अरे सेंटर से अपोजिट नापा जाता है, सही यहां से अपोजिट, कुछ यहां से आते हैं, अरे यहां से अपोजिट आ रहा है, हमारी बात कैसे लगा दोगे अपोजिट, नहीं भाई क्या कहां से अपोजिट निकाल दोगे, अपोजिट तो सेंटर से निकाला जाता है दोस्तों। यहां सेंटर से इसके अपोजिट में यहां पे कुछ भी नहीं है, तो नहीं होगा COS। नो POS नो COS कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का दुनिया में एक पक्का मिरर इमेज जरूर एग्जिस्ट करता है। इसका एक नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज पक्का एग्जिस्ट कर रहा होगा दोस्तों, इसका एक नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज दुनिया में पक्का एग्जिस्ट करेगा, इसका एक नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज दुनिया में पक्का एग्जिस्ट करेगा, पक्का एग्जिस्ट करेगा, इसका अलग से एग्जिस्ट करेगा, अलग से एग्जिस्ट करेगा दोस्तों। नॉन सुपरइम्पोजेबल इमेज अलग से एग्जिस्ट कर रहा होगा दुनिया में दोस्तों, डेफिनेटली ठीक है, पक्का एग्जिस्ट कर रहा होगा। NSMI का मतलब नॉन सुपरइम्पोजेबल इमेज, एंड इसका डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा होगा क्यों, ये ऑप्टिकली एक्टिव निकल के आया। सेम तरीके से कैसे निकालेंगे, करेंगे POS और CO से क्या दोस्तों, अच्छा याद बना देते हैं। मान लिया कार्बन नंबर 1 को मैं यहां ये वाला मान लेता हूं, यहां पे लगा दिया मैंने दोस्तों मिथाइल दिया, ये कर देता हूं। कार्बन नंबर मैंने मान लिया ये मर्जी, मैं वैसे बना सकता था, तुम चाहो तो वैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा ठीक है। मैंने यहां मिथाइल लगा दिया, ये बना सेम साइकिल में 2 नंबर बना दिया, यहां पे पूरा इक्विटोरियल लगा दिया, तो 1 2 एक्सेल एक्सेल इक्विटोरियल दोस्तों, ये इक्विटोरियल लगा दिया ठीक है। इसका इक्विटोरियल अपोजिट बनेगा, इक्विटोरियल ध्यान रखना, तो इक्विटोरियल बना दिया, दोनों 1 2 इक्विटोरियल। अगेन इस POS चेक करेंगे, सेम कहानी यहां पे भी है दोस्तों। इन मिथाइल को कभी भी आप जिंदगी में POS बना सकते हो, लगाना ही पड़ा, पहली बात तो दोनों अपोजिट है, और लगाने पड़ा तो ये वाला कुछ करने की कोशिश करोगे तो देखो अपोजिट में रिफ्लेक्शन आ रहा है। ऐसा भी ये एच के सेंटर से कभी POS पास नहीं होता है, POS कभी हो नहीं सकता, और सेंटर से यहां पे सेम तरीके से बिल्कुल नहीं होगी। एच के कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो यहां पे इसका भी नॉन सुपरइम्पोजेबल इमेज पक्का एग्जिस्ट करा होगा, इसका अलग एग्जिस्ट करेगा, इसका भी पक्का नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज का एग्जिस्ट करा होगा, यानी ये भी अपना एक इनेचुरल पेयर दिखा रहा होगा दोस्तों। चलिए ये सारी कहानी हमने समझ ली, आसानी से इन दोनों क्वेश्चंस को हमने डील कर लिया, आसानी से इन क्वेश्चंस को हमने दोस्तों डील कर लिया दोस्तों, आसानी से इन क्वेश्चन को डील कर लिया, इस तरीके से आसानी
1 नंबर पे दोस्तों 1 पे लगाया क्या 1 पे लगाया मिथाइल एक्सिल क्वेश्चन 1 पे लगेगा एक्सिल पे 2 पे लगेगा इक्विटोरियल पे पहले वाला दूसरे वाला रिजल्ट करता है 1 पे लगेगा एक्सिल 2 पे लगेगा इक्विटोरियल दोनों पे 2 पे लगा के मैंने इक्विटोरियल मिथाइल यहां पे लगाया दोस्तों। ये मेरे पास क्वेश्चन है, आप अपना दिमाग लगाइए और मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताइए भाई ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, और इस क्वेश्चन को करके आपके जन्म जन्मांतर तक की जो दुख दर्द है वो दूर हो जाएंगे। एक बार फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर 1 2 एक्सियल इक्विटोरियल डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का नाम है। 1 पे एक्सियल पोजीशन लगा दिया, 2 पे इक्विटोरियल पोजीशन लगा दिया, दिस इज एक्सियल पोजीशन, दिस इक्विटोरियल। आपको बताना है इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। क्वेश्चन जैम में भी आ चुका है और नेट गेट में भी आ चुका है, तो आंसर दीजिए फटाफट। वेल डन बच्चों, बहुत बढ़िया, सब सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अभी तक एक्टिव तैयार दीजिए, एक्टिव पता लगा नो पीओएस सुमन का ऑप्टिकल एक्टिव, सामने का ऑप्टिकल एक्टिव, मेरा का ऑप्टिकल एक्टिव, तो राशि भाई ऐसा क्यों ने अलग आंसर दिया, ऐसा क्यों कॉल कहना है ऑप्टिकल एक्टिव, अनुराग कहना ऑप्टिकल एक्टिव, अभिनव कहना है पीओएस नोट एग्जिस्ट हियर, सीओएस पीओएस बताओ ऑप्टिकल एक्टिव एक्टिव आंसर बस खाली गुड टेल मी सीओएस और पीओएस, टेल मी ओनली ऑप्टिकल एक्टिव एंड एक्टिव। तो बाटा कहना ऑप्टिकल एक्टिव, सामने कहना पार्टी ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव करे भाई, मधु यादव कहना ऑप्टिकल एक्टिव, कविता कहना ऑप्टिकल एक्टिव, सत्य सीता कहना ऑप्टिकल एक्टिव, दूसरा कहना है नो पीओएस नो सीओएस ऑप्टिकल एक्टिव, राज कहना नो, तो क्या कृष्ण चंद्र कहना ऑप्टिकल एक्टिव, अनुराग कहना ऑप्टिकल एक्टिव एंड अनुराग कहना नो पीओएस नो सीओएस, कृपा कहना नो पीओएस, ये नो पीओएस सीओएस बताओ यार, आंसर दो आंसर, पेपर का ऑप्शन नहीं है नो पीओएस सीओएस का, पेपर आंसर ऑप्टिकल एक्टिव एक्टिव का आंसर लगाना है नो पीओएस सीओएस पढ़ रहे हैं, सिर्फ आंसर दो तुम। So 99% of you 98 कह दो 99 98 लगभग 99% बच्चों ने लगभग 99% बच्चों ने आंसर दिया इसका ऑप्टिकली एक्टिव। 99% बच्चों ने दोस्तों इसका आंसर दिया ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव इसका आंसर दिया। पर दोस्तों अफसोस तुम सभी 99% स्टूडेंट्स गलत हो, इट्स अ रॉन्ग आंसर, आंसर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आंसर देने में तो तुम सब गलत हो, ऑप्टिकली एक्टिव आंसर आएगा, आंसर इज सॉल्यूशन इज आंसर इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों मैं समझाऊंगा अभी, आंसर तुम्हारा गलत है, पर तुम सभी 99% स्टूडेंट एक बात बताने में जरूर सही हो, तो ये इस क्वेश्चन के अंदर पीओएसपी नहीं है और तभी तुम सबने इसका आंसर ये दिया था एक्टिव। ये बात तुम्हारी सही, ये बात मैं मानता हूं कि तुम सही निकाला, ना तुमने गलती नहीं की, बेटे तो तुम सीख गए हो, बिल्कुल सही है। पीओएसपी नहीं है, सीओएसपी नहीं है इस मॉलिक्यूल में दोस्तों, तो एक्टिव होना चाहिए था, दिस मॉलिक्यूल शुड बी एक्टिव, दिस 1 2 एक्सियल इक्विटोरियल डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो कि जब भी आया, डेट में भी आया, केट में आया, इट शुड बी ऑप्टिकल एक्टिव, बट इज ऑप्टिकल, इट इज फाउंड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट इज फाउंड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई दिस हैपेंस, आंसर इज इतना सब होने के बावजूद भी ये भी नहीं है, ये भी बात बिल्कुल ट्रू है, ये जो एक्टिव वाली बात है जो नहीं है, इट इज फाउंड एज ऑप्टिकली व्हाई, क्वेश्चन इज व्हाई। और यहीं से इसी एक क्वेश्चन से ये वैसे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं सीधा सा वो अलग एग्जांपल्स है, तो जब आएंगे तो मैं करूंगा, प्लीज प्लीज डोंट, अरे यार ठहर जाओ ये उसकी कहानी भी नहीं है, कोई उसकी कहानी एग्जांपल लगे यहां पे हम नहीं ट्रीट करेंगे, यहां पे कोई एवस नहीं होता, कोई एवस नहीं है, अरे कोई एवस नहीं यार, बोल यार छोड़ कर कहानी, नो एवस, नो एवस, कोई ऐसा नहीं है इसमें, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, वैसे वाली कैटेगरी होती है, यहां पे लिखेंगे प्लीज सामने इधर भाई, इधर लगा इनएक्टिव 2 2 1 4 and 3 5 क्या 1 4 3 5 कुछ भी नहीं, तो क्या मत मारो, जब जिंदगी में गलत प्रूव हो जाओ तो क्या मत मारो, नोट कवर सामने देखो, आंसर देखो, सोचो समझो, कांसेप्ट देखो। दोस्तों मैंने कहा कि इस क्वेश्चन के कांसेप्ट को तुम समझ गए तो समझ लीजिए फिजियोकेमिस्ट्री के जो रियल कांसेप्ट्स होते हैं उसको आप आज सीख जाएंगे। अगले आने वाले 30 मिनट्स बिल्कुल चुपचाप सुनिएगा, समझिएगा और सारी बातों को बिल्कुल एक बार में ही समझना है, रिपीट नहीं करूंगा मैं, ध्यान रखना, तो रिपीट करवाना है लेक्चर भाई रिकॉर्ड में मिलेगा, रिपीट करके देख लेना, एक बार में बिल्कुल ध्यान से सुनना है, अपने आसपास घर वालों को बोल दो डिस्टर्ब ना करें, आगे देखने के लिए चुपचाप सुनिएगा, डिस्टर्ब हो रहे हैं आप ईयरफोन लगाइए कहीं और कमरे में चले जाइए। सामने देखिए जिंदगी का वो रहस्य, फिजियोकेमिस्ट्री का रहस्य आज आपको मैं समझाने जा रहा हूं। अरे भाड़ में यार बीजो का पावर क्यों तुम क्या मारो यार, इधर देख लो बीजो क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव का पता बीजो क्या होता है, बीजो पढ़ाएंगे कहां से लिया इसको, बीजो होता है बीजो वाले कैसे बीजो है, क्या बीजो नहीं है इसमें, तो कोई बीजो नहीं भाई, तुम क्या मत मारो यार, हो गया तुम्हारा, हो गया निपट गया तुम्हारा खेल खत्म, टाटा बाय बाय, ओके। मेरी बात सुन लो, हां रहस्य रहस्य इतना आसान होता तुम मेरे पास पढ़ते होते और फिर रैंक कैपिटल में सिखा रही होती सारी रहस्य, सुन के ऐसे ही बैठा होता है, सुन रहे होते तुम रहस्य सुन लीजिए। आज से पहले 99% बच्चों ने सुना होगा, ना उस रहस्य को आज से पहले किसी बच्चे ने महसूस किया होगा, आज उस रहस्य का आनंद लीजिए, पहली बार हम पढ़ने जा रहे हैं, मेरे से तो बड़े बात अलग है, कभी कभी किसी नए बच्चे पढ़ लेते हैं उससे बात अलग है, नहीं तो पहली बार उस रहस्य की जानकारी आप लेने जा रहे हैं। और उस रहस्य को समझने के लिए आइए मैं कुछ पहले आपके कांसेप्ट को बिल्डअप करूंगा, एंड उसके बाद ये वाला एग्जांपल करूंगा, ठीक है। कांसेप्ट बिल्डअप करने के लिए डिफरेंट एग्जांपल लूंगा एंड उसके बाद फिर मैं ये वाला एग्जांपल से आपके उस कांसेप्ट को और ब्रश करूंगा, ठीक है। अगले आधे घंटे तक कोई कमेंट नहीं करेगा, जिसने कमेंट किया क्लास में बता दूंगा, तो ऐसी क्लास कैसे बता दोगे, होता है इस ऑप्शन बताएगा, ठीक है, डोंट वरी, नो कमेंट फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स, पूरा कांसेप्ट समझना है एक बार में और तरीके से समझना है दोस्तों। आइए कांसेप्ट समझा रहा हूं दोस्तों मैं तुम्हें, फिजियोकेमिस्ट्री का रहस्य इसमें रहस्य कांसेप्ट इसको कहते हैं दोस्तों concept of resolvable and non resolvable, और शॉर्ट करो तो concept of non resolvable enantiomeric pairs, concept of non resolvable enantiomeric pairs, ये वो टॉपिक है जो तुम्हारी सारी फिजियोकेमिस्ट्री के अनसोल्व्ड क्वेश्चंस के आंसर देगा। सामने देखिए concept of non resolvable enantiomeric pair, पूरा मतलब समझ लीजिए, concept लगता है हमारा पढ़ने जा रहे हैं, non resolvable मतलब कोई चीज ऐसी है जो रिजॉल्व नहीं हो रही है, रिजॉल्व करने का मतलब सेपरेट आउट नहीं हो रही है, पक्के बैठे निकल ही नहीं आपस में, जैसे वो बिल्कुल ये राजा वाला प्यार छोड़ के जा ही नहीं सकते, दीवार में चढ़ा दो तब क्लियर नहीं हुए, ऐसे वाला प्यार है, नॉन रिजॉल्वेबल ये बना प्यार है, निकल एक दूसरे से दूर हो ही नहीं सकते। इनएंशियोमेरिक पेयर्स, बड़ा इनएंशियोमर्स मैंने कहा था, कोई अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव है, तो जो स्ट्रक्चर ऑप्टिकल एक्टिव होगी, स्ट्रक्चर ऑप्टिकल एक्टिव होती है, इसमें मान लीजिए
ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपरइम्पोज पर मिरर इमेज होंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर्स कहलाएंगे, दे विल बी कॉल्ड एज एंशियोम। तो हम ऐसे इनएंशियोमर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों जो आपस में नॉन रिजॉल्वेबल हैं, इनएंशियोमर्स व्हिच आर नॉन रिजॉल्वेबल, इनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। कोई कमेंट करेगा कैसे बताया दोस्तों, चुपचाप सुनते रहिए, काम देखोगे सामने। तो होगा क्या, अपने तरीके से इनएंशियोमर्स है जो नॉन रिजॉल्वेबल है, ठीक बात है, अच्छी बात है। इनएंशियोमर्स के बारे में एक और बात बता देता हूं, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर्स हैं, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये इसका इनएंशियोमर, ये इसका इनएंशियोमर, कैसे ये इसका नॉन सुपरइम्पोज इमेज और ये इसका नॉन सुपरइम्पोज इमेज, दे आर बोथ इनएंशियोमर्स होंगे। इनएंशियोमर्स की खास बात क्या होती है, ये तो थ्योरेटिकल मेथड ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी बता रहे हैं, दिस इज अ थ्योरेटिकल मेथड, तो हमारे पास थ्योरेटिकल अगर एक्सपेरिमेंटल मेथड से अगर मैं इनको डिफाइन करना चाहूं तो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करता है पीपीएल वाला मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड कहता है कि इनएंशियोमर्स यानी कि जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं दोस्तों, वो पीपीएल को रोटेट करते हैं, क्या करते हैं, पीपीएल को रोटेट करते हैं, इनएक्टिव पीपीएल को रोटेट नहीं करते दोस्तों। इनएंशियोमर ऑफ एक दूसरे को इनएंशियोमर्स हैं, तो इनएंशियोमर्स की खास प्रॉपर्टी होती है, जब इनमें से पीपीएल गुजारी जाती है, जब इस स्ट्रक्चर से पीपीएल गुजारी जाएगी, और लेट मैं कह रहा हूं ये ऑप्टिकल एक्टिव स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर पीपीएल को रोटेट कराएगी। लेट मैंने माना मैंने ये स्ट्रक्चर ये पीपीएल को जो रोटेट करा तो क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाया बाय सम एक्स डिग्री, क्लॉकवाइज रोटेशन को प्लस एक्स डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा मैंने मान लिया। किसी को मेरे पे बता मान लिया होता है कि मैं मास्टर के अपोजिट में चलूंगा तो इसको माइनस एक्स रोटेशन दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया प्लस एक्स। दोस्तों ये स्ट्रक्चर ऑप्टिकल एक्टिव है, ये अगर प्लस एक्स रोटेशन दिखा रही है, इनएंशियोमर जो पेयर होता है उसकी खास प्रॉपर्टी होती है कि जो दोनों इनएंशियोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के एक्जेक्टली अपोजिट रोटेशन दिखाते हैं। 10 डिग्री का दिखाएगा तो माइनस 10 का दिखाएगा, माइनस 5 का दिखाएगा तो प्लस 5 का दिखाएगा, एक्जेक्ट एंड इक्वल अपोजिट डायरेक्शन दिखाते हैं अगर इनकी अमाउंट सॉल्यूशन में बराबर है। मैं बराबर मानो x की इसका एक स्ट्रक्चर प्लस x रोटेशन करेगा, देन ये जो स्ट्रक्चर होगा इसका सॉल्यूशन बना के जब दोस्तों पीपीएल पास कराएंगे, ये सॉल्यूशन जो है माइनस x डिग्री में रोटेशन है, माइनस x डिग्री में रोटेशन दिखाता है, ये बात ठीक है। अब नाउ सुनिए, ये प्लस x रोटेशन कर रहा है, ये माइनस x, यहां से कांसेप्ट जनरेट हो क्या होता है दोस्तों, यहां से कांसेप्ट जनरेट होता है ये काम करता हूं मैं, काम करते हैं क्या, मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर्स, मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर्स, मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर्स। मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, इसमें मैंने स्ट्रक्चर को भी डाल दिया, मैंने स्ट्रक्चर को भी ले लिया, और इसका जो ये वाला इनएंशियोमर्स था ये भी ले लिया, ये वाला इनएंशियोमर्स था ये भी ले लिया, काम करता हूं ऐसे उठा लिया। मैंने किसी एक दोनों जो एक दूसरे के नॉन सुपरइम्पोज्ड इमेज थी इनएंशियोमर्स थे, इन दोनों का एक सॉल्यूशन बना दिया, और इस सॉल्यूशन को कहते हैं इनएंशियोमरिक मिक्सचर। भाई एक स्ट्रक्चर और उसका दूसरा इनएंशियोमर दिया, साथ में हमने मिक्स करके, एक स्ट्रक्चर था उसका इनएंशियोमर एग्जिस्ट करता था, दोनों को एक सॉल्यूशन मिला के हमने उसका एक मिक्सचर सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। और यहां पे कंडीशन रखी, कंडीशन क्या रखी, 50% मैंने इसको लिया, मान लीजिए मोलर रेशियो हमने डिफाइन कर लगे, एक मोल इसका लिया तो एक ही मोल इसका लिया, तो कुल मिला के टोटल 2 मोल्स, और 2 मोल के रेशियो में दोनों का परसेंटेज काउंट करें, एक मोल इसका 50% इसका 50%, 50%, लेकिन इसको कहते हैं इक्वल मिक्सचर, इसको कॉल्ड एज इक्वल मिक्सचर, कहलाता है इक्वल मिक्सचर, इक्वल मिक्सचर, ठीक है। और अब अगर एक्सपेरिमेंटल मेथड से पीपीएल गुजारी जाए, अदरवाइज दोस्तों पीपीएल गुजारी जाए तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होगी, आगे नोट करते सामने। तो पीपीएल पहले स्ट्रक्चर से टकराएगी, तो पहले स्ट्रक्चर से टकराने का रोटेशन क्या था, प्लस x डिग्री, और जब पहले स्ट्रक्चर से टकराई तो उसने लेट मैंने मान लिया प्लस x डिग्री रोटेट करा, इससे जब पीपीएल टकराई सॉल्यूशन के अंदर पीपीएल आई, इससे टकराई, इसने क्योंकि ये इंडिविजुअली तो ऑप्टिकल एक्टिव था ही, इसने दोस्तों इसको प्लस x डिग्री रोटेट करा दिया, ठीक है। तो पीपीएल जो बेचारी सीधी आ रही थी, इससे टकराने पर थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गई, इस डायरेक्शन में रोटेट हो गई, प्लस x रोटेट हो, ठीक है। अब बेचारी आगे चली, ऐसी फॉर्म में आगे जा रही थी, ताकि रास्ते में इसको इसका इनएंशियोमर पेयर मिलेगा, इसका दूसरे वाला पेयर मिलेगा, क्योंकि दोनों परसेंटेज ये दोनों की अमाउंट इक्वल है, 50% ये है 50% ये है, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन दोनों की बराबर होगी। पीपीएल की जितने प्रोबेबिलिटी इसके साथ इंटरेक्शन की है, तो वैसे प्रोबेबिलिटी अब तुम क्या होगी, तुम नेगेटिव प्रोबेबिलिटी सोचोगे, इससे क्या होगी, इससे टकराएगा दोस्तों, वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, एस लेस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी संख्या की संभावना नेग्लिजिबल है, जितना परसेंटेज ये परसेंटेज ये है, प्रोबेबिलिटी की दोनों का लगभग बराबर इससे बराबर लेगा। अगर हम इन टर्म्स में मैथमेटिक्स बात करें तो मतलब है, मतलब इंटरेक्शन होगी, बात है, इसके साथ होगी तो क्लॉकवाइज रोटेट होगी दोस्तों, क्लॉकवाइज रोटेट होगी, हम कह रहे हैं क्लॉकवाइज रोटेट होगी, अभी आगे चलेगी, तो जैसे से टकराएगी ये बोलेगा मैं तो इसका इनएंशियोमरिक पेयर हूं, तू अगर प्लस x रोटेट होके आई है तो दोस्तों, अगर तू ऐसे प्लस x रोटेट होके आई है, इनिशियली तो ऐसी थी, प्लस x रोटेट हो गई, भाई काम कर उल्टा माइनस x रोटेशन ले जा, वापस से माइनस x, क्योंकि मैं तो इनएंशियोमरिक पेयर हूं, जितना ये रोटेट कराएगा उतना ही मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दूंगा, जितना क्लॉकवाइज होगा उतना ही मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा, यानी ओरिजिनल पोजीशन से जब इंटरेक्शन करेगा दोस्तों, अल्टीमेटली जब ये पीपीएल बाहर निकलेगी दोस्तों, तो ओरिजिनल जो इसकी पोजीशन होगी, यानी कि जो इसकी पोजीशन होगी वो नील बटा सन्नाटा, यानी कि जैसे एंटर करी थी वैसे ही होगी। मतलब हुआ क्या कि भाई साहब ये बेचारी अंदर गई ऐसे, पहले से टकराई ऐसे हो गई, इससे टकराई, इसने बोला मैं तो उल्टा घुमा दूंगा 3 डिग्री से, वापस से ऐसे हो गई, बेचारी बाहर निकल गई, बाहर निकली तो ऐसी गई, इनिशियली अंदर एंटर ऐसी करी, बाहर ऐसी आई। भाई दोस्तों यहां बैठा रहता डिटेक्टर, यहां कौन बैठा रहेगा, डिटेक्टर, है ना, इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट जो सारी हरकतों को नोट करता है। डिटेक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने अंदर क्या गुल खिलाई, अपने को नहीं पता कि तुमने यहाँ 4 दोस्त बनाए 5 दोस्त बनाए, उसे अपने को मतलब नहीं है दोस्तों, अपने को मतलब ये है कि तुम बाहर से कैसे अंदर गए थे और बाहर कैसे निकल रहे हो, एंट्री कैसी हुई थी, एंट्री कैसी हुई थी, एंट्री हुई थी ऐसी, इस पोजीशन में, फाइनल पोजीशन क्या यही आई। डिटेक्टर बोला यार अपने को कहता मैं ये तो सेम, इसमें तो कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ, तुमने अंदर क्या गुल खिलाया उससे अपने को मतलब नहीं है, ये चलो फाइनल आर सेम, हेंस देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। डिटेक्टर बोलेगा देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पीपीएल, एंड अगर नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पीपीएल है तो डिटेक्टर आउटपुट में ये दिखाएगा, तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, कंपाउंड यानी जो मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इस मिक्सचर इज आंसर क्या आएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव आंसर आएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव आंसर आएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव आंसर आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आंसर क्यों आया, क्योंकि दोनों के 50-50% अमाउंट प्रेजेंट है, जब इक्वल अमाउंट होगी तो इसका ये रोटेट कराएगा, उतना ही इसका इनएंशियोमरिक पेयर अपोजिट रोटेट कराएगा। ये बात बता दो दोस्तों, इसके अंदर पीओसी से ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है, और इसका इनएंशियोमरिक मिक्सचर है, ये इनएंशियोमरिक पेयर है, तो दोस्तों ये भी इसके पास भी कभी पीओसी जिंदगी में नहीं निकलेगी, इसके पास भी कभी सीओसी नहीं निकलेगी, और ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ये इनएंशियोमरिक पेयर दोनों के दोनों पेयर, एक नहीं दोनों पेयर ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे की नॉन सुपरइम्पोज्ड इमेज होते हैं, केवल ये नहीं इसके पास भी पीओसी नहीं होगी, ये एक्टिव होगा, तो मैंने ये एक्टिव है इसका नॉन सुपरइम्पोज्ड इमेज होगा, ये एक्टिव इसका नॉन सुपरइम्पोज्ड, दोनों एक दूसरे के आपके नॉन सुपरइम्पोज्ड इमेज होते हैं, दोस्तों बात ध्यान रखना है। नाउ दोस्तों इन दोनों रोटेशन को दिखाया क्योंकि दोनों इंडिविजुअली, कमाल की बात यहां पे क्वेश्चन कैसे सुन रहे हैं, क्या दोनों इंडिविजुअली ऑप्टिकल एक्टिव थे, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव था, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव था, दोनों इंडिविजुअली ऑप्टिकल एक्टिव थे, मतलब एक सॉल्यूशन मिक्सचर में लाई कर रहे थे, ये इक्वल परसेंटेज लाई कर रहे थे, इक्वल परसेंटेज में लाई कर रहे थे, पीपीएल जब इससे टकराई तो इसने क्लॉकवाइज कैसे टकराई, तो वापस 3 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गई, नेट चेंज 0 आ गया, नेट चेंज 0 आया तो डिटेक्टर को कोई मतलब अंदर क्या हुआ, डिटेक्टर बोलेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, इस सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स है वो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहां से टर्म इंट्रोड्यूस होगी, यहां से टर्म इंट्रोड्यूस होगी, भाई आंसर क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां से टर्म इंट्रोड्यूस क्या होगी, भाई 50% इक्वल मिक्सचर जो है ये दोस्तों, 50% इक्वल मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर्स, 50% इक्वल
racemic यहाँ से टर्म इंट्रोड्यूस हुई racemic मिक्सचर जो तुमने कभी ना कभी सुनी होगी। ये racemic मिक्सचर का डेफिनेशन इक्वल मिक्सचर ऑफ एनएचओ बस एक ही एनएचओ पेयर होता है उसका इक्वल मिक्सचर उसको racemic मिक्सचर कहते हैं। और racemic मिक्सचर जो होते हैं दोस्तों ऑलवेज ऑप्टिकल इनएक्टिविटी देंगे इक्वल मिक्सचर ऑफ एनएचओ यानी कि आपस में लड़ पड़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन ऑप्टिकल इनएक्टिव आएगा। यहाँ से racemic मिक्सचर कहेंगे racemic मिक्सचर की प्रॉपर्टी ही ये बन गई racemic मिक्सचर की प्रॉपर्टी ही ये बन गई इसकी प्रॉपर्टी ही समझ लीजिए कि बन गई racemic मिक्सचर प्राणी जो होते हैं वो ऑप्टिकल racemic मिक्सचर जो प्राणी होते हैं इसकी प्रॉपर्टी ही होती है दोस्तों ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। यहाँ से काफी कुछ पहला हमने अपने कांसेप्ट ऑफ नॉन रिजॉल्वेबल एनएचओ बेस बनी अभी हमने पहले एनएचओ पेयर के बारे में डिस्कस नॉन रिजॉल्वेबल था तो बहुत गहरा जो रिजॉल्व ना हो सके सेपरेट आउट ना हो सके इसके बारे में पढ़ेंगे 2 मिनट के बाद देखेंगे। अभी एनएचओ पेयर के बारे में पढ़ते हैं हमारे स्ट्रक्चर उसका एनएचओ पेयर है स्ट्रक्चर एनएचओ पेयर का स्ट्रक्चर है तो एक्टिव होगा एक्टिव ये भी होता है ये भी दोनों एक्टिव होते हैं दूसरे का एनएचओ पेयर इनका इक्वल मिक्सचर लेंगे उसको racemic मिक्सचर बोल देंगे और racemic मिक्सचर का जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो इनएक्टिव है। ठीक है तो एनएचओ के बारे में सारी बातें एनएचओ पेयर के बारे में सारी बातें कर चुके हैं। अब इसमें एक टर्म ऐड करनी है भाई नॉन रिजॉल्वेबल क्या नॉन रिजॉल्वेबल का मतलब है जो सेपरेट आउट ना वो प्रोसेस वो ऑपरेशन जहां से उनको सेपरेट आउट कभी ना कर उसको और नॉन रिजॉल्वेबल कंडीशन। अब आइए नॉन रिजॉल्वेबल कंडीशन से आपको रूबरू करा इस पूरे ओवरऑल एनवायरनमेंट में 2-3 फिनोमेना जनरली तुम्हें ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस जनरली आपको मिल जाएगी। आइए अब उनके आगे बढ़ते हैं। यहां से हमने सारा इनएंशियोमेरिक का कांसेप्ट समझ लिया इसका इनएंशियोमेरिक पेयर के मिक्सचर का कांसेप्ट समझ लिया इनएंशियोमेरिक पेयर इक्वल मिक्सचर रखेंगे racemic मिक्सचर कराएंगे कंक्लूजन इज इक्वल मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर यानी racemic मिक्सचर ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं हमने पढ़ लिया। कंक्लूजन क्या निकला पहला कंक्लूजन racemic मिक्सचर जो होते हैं racemic मिक्सचर कहते हैं इसको कहते हैं दोस्तों इक्वल मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर्स। ठीक है आर इनको कहेंगे आर ऑप्टिकल होती है ठीक है ये स्टेटमेंट निकाल लिया। अब ये स्टेटमेंट कंक्लूजन निकल चुकी है दोस्तों अब हम नॉन रिजॉल्वेबल की तरफ आगे नॉन रिजॉल्वेबल मतलब जो सेपरेट आउट ना हो सके जो रिजॉल्व ना हो वो सेपरेट आउट ना कर सके वो नॉन रिजॉल्वेबल देसी भाषा में समझ सकते हो तो मैं इतना गहन प्यार के विचार को आउट कर नहीं सकता। आइए अब नॉन रिजॉल्वेबल की समझ चुके हैं पहले टर्म में क्या समझा हमने सारा कांसेप्ट समझा दोस्तों पहले टर्म में समझा इक्वल मिक्सचर ऑफ एनएचओ एनएचओ लिखा पहले कांसेप्ट में तो इसको समझेंगे। अब दूसरे कांसेप्ट समझ रहे हैं पहले कांसेप्ट का कंक्लूजन आया कि पहले कांसेप्ट का पहले एनएचओ का कांसेप्ट का कंक्लूजन आया racemic मिक्सचर आर का इक्वल मिक्सचर ऑफ एनएचओ एंड दे आर ऑप्टिकल इनएक्टिव। हम सेकंड कांसेप्ट समझने जा रहे हैं नॉन रिजॉल्वेबल का दोनों को जोड़ देंगे नॉन रिजॉल्वेबल का मतलब सामने नॉन रिजॉल्वेबल जो सेपरेट आउट ना हो सके तो नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस अक्सर हम यहां पे कहते हैं नॉन रिजॉल्वेबल क्या की वर्ड बता देंगे नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस तो टर्म इंट्रोड्यूस होगी इस नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस थोड़ा नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस कुल मिलाकर दुनिया में 2-3 प्रोसेस तुम्हें नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस देखने को मिलेगी। उसके एग्जांपल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल पहला सिंगल बॉन्ड रोटेशन सिंगल बॉन्ड रोटेशन दुनिया में कोई भी जो सिंगल बॉन्ड होता है दोस्तों मान लीजिए कोई एटम बताया ये हमेशा रोटेट करता रहता है ऑलवेज रोटेट तुम ऑलवेज रोटेट ये हमेशा रोटेट करता रहता है हमेशा रोटेट करता रहता है ऑलवेज रोटेट रोटेट करता है तुम चाह के भी इसको नहीं रोक पाते ऐसा क्यों ठीक है पहले तो ये रोटेट क्यों कर रहा है तो भाई दुनिया में कोई भी जो मॉलिक्यूल या एटम या कोई भी सिस्टम होता है दोस्तों कोई भी सिस्टम जो होता है वो 3 चीजें रख सकते हैं पूरे बचपन से पढ़ा है वो निकाल लेता है रोटेशनल एप्लीकेशन किसी भी मॉलिक्यूल सिस्टम में जनरली माइक्रो लेवल पे जब बात करते हैं दोस्तों होते रहते हैं वहां से हम कहेंगे भाई उनमें से बात आएगी अब जब मॉलिक्यूल का है दोस्तों मॉलिक्यूल में आएगी बात आएगी बॉन्ड रोटेशन। यहाँ दुनिया में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो हमेशा रोटेट होता रहता है वो कभी रिजिड नहीं होता। इसकी जो बॉन्ड का कोवलेंट बॉन्ड का जो ऑर्बिटल डेंसिटी है दोस्तों वो आपका जो ओवरऑल ऑब्जर्व करेंगे भाई दोस्तों कहीं भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाई जा सकती है तो उसको कंसीडर करके ऑलवेज रोटेशनल फील्ड अवेलेबल होती है डेफिनेटली और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होते हैं ये रोटेशनल फील्ड अवेलेबल है सिंगल बॉन्ड ठीक है अच्छी बात। सेकंड पॉइंट रोटेशन तो समझिए ठीक है तो ये रोटेशन क्या कभी आप सेपरेट कर सकते हो मतलब रोक सकते हो क्या भाई कहेंगे भाई किसी भी काम को करने में रोटेशन एक वर्क हो रहा है एक तरीके से प्रोसेस हो रही है प्रोसेस कभी अपने आप तो होती नहीं है प्रोसेस करने के लिए कोई ना कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ सिंगल बॉन्ड रोटेट कराने के लिए कुछ एनर्जी तो खर्च हो रही है इसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं एनर्जी तो लग रही है तो कहा कि काम करते हैं इसका सोर्स ऑफ एनर्जी काट देते हैं और इसका सोर्स ऑफ एनर्जी काट देंगे तो रोटेट होना बंद हो जाएगा बिल्कुल सही बात है मुझे तो इसका सोर्स ऑफ एनर्जी काटने की कोशिश की सोर्स ऑफ एनर्जी पता लगा इसका सोर्स ऑफ एनर्जी है सोर्स ऑफ एनर्जी पता लगा भाई इसका सोर्स ऑफ एनर्जी तो हमारा एनवायरमेंट ही है एनवायरमेंट कैसे है एनवायरमेंट को इसका फीडिंग कर रहा है क्या बच्चे का दूध पिला रहा हूं निपल से ऐसा तो नहीं है ऐसा नहीं है भाई इसका जो सोर्स ऑफ फीडिंग है वो एनवायरमेंट में प्रेजेंट टेंपरेचर है क्या एनवायरमेंट में प्रेजेंट टेंपरेचर जो एनवायरमेंट में ये टेंपरेचर भी हमारे सामने प्रेजेंट है गर्मी में 40 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का बुरा हाल है पर 40 डिग्री तो छोड़ दो नॉर्मल जो रूम टेंपरेचर की बात करते हैं वो कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेंपरेचर इन केमिस्ट्री भी कंसीडर रूम टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर से तुम्हें कोई बेशक इफेक्ट ना होता हो मुझे कोई इफेक्ट ना होता हो दुनिया के बहुत सारे लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भले इफेक्ट ना होता हो 25 डिग्री सेल्सियस अल्टीमेटली टेंपरेचर है इन फॉर्म ऑफ हीट है और एक हीट जो होती है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है थोड़ा आपको पढ़ते हो दोस्तों यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू एनर्जी तो अपने आप में एक एनर्जी अपने पास रखता है दोस्तों वही एनर्जी वही टेंपरेचर की एनर्जी को यूज करके ये फिनोमेना होते रहते हैं हमने काम किया कि सोर्स पता लग गया सोर्स क्या है टेंपरेचर तो तुमने कहा अच्छा सोर्स टेंपरेचर है काम करते हैं टेंपरेचर को गिरा देते हैं टेंपरेचर को डाउन कर देते हैं टेंपरेचर डाउन होगा तो हीट डाउन होगी हीट डाउन होगा तो एनर्जी अमाउंट अल्टीमेटली डाउन होगी दोस्तों तो मैं लॉजिकल टर्म्स में बहुत थोड़ा सा पड़ेगा यहां पर समझेंगे अल्टीमेटली टेंपरेचर इक्वल टू हीट इक्वल टू एनर्जी तो वो तो अगर डाउन कर दोगे तो एनर्जी डाउन हो जाएगी। तुमने क्या किया तुमने इस मॉलिक्यूल को उठा के मान लिया यहां पे हाइड्रोजन 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 है अभी हाइड्रोजन ठीक है तुमने इस मॉलिक्यूल को उठा के दोस्तों तुम 0 डिग्री पे चले गए 0 डिग्री पे जाके कुछ हो गया 0 डिग्री पे तो फ्रीज हो जाते हैं 0 पे पानी फ्रीज होता है तब फ्रीज के बाद
आ रही है? अब आवाज आ रही है? अब सही है? अब आई थिंक सही है। अब आई थिंक सही है आवाज। नाउ इट इज क्लियर। हाँ वो मेरा ये वाला जो यहाँ का माइक था ना इसी से कुछ टकरा हुआ। अब आवाज सही है। अब सही है ना? हाँ गुड। अब अच्छी आवाज। जल्दी बताओ फटाफट। अब आई थिंक ठीक है। मेरा हाथ कट गया। चलो भाई दोस्तों सही है बात। सबका आगे चलिए। तो बैक टू टॉपिक आते हैं। हम कह रहे थे कि नॉन रिजॉल्व प्लीज अपना ध्यान मत भटकाना। लेंस की कहानी समझ चुके, नॉन रिजॉल्व की कहानी समझ रहे हैं। वे कहानी दोनों समझ जाएंगे तो हम दोनों को मिक्स करके नॉन रिजॉल्वेबल स्ट्रक्चर समझ जाएंगे। अब देखिए तो नॉन रिजॉल्वेबल का पहला हमने कहा कि यहाँ पे जो प्रोसेस है दोस्तों, नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस का पहला एग्जांपल जो है वो सिंगल मोड रोटेशन हमने कहा। मैं सिंगल मोड रोटेट हमेशा होते रहते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई हमेशा रोटेट होते हैं। हम लोग सकते हैं दोस्तों कि इनको करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनवायरनमेंट में एज टेंपरेचर के रूप में प्रेजेंट होती है और टेंपरेचर से जो मिलने वाली एनर्जी होती है उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। यानी कि हम कहेंगे कि भाई जो सिंगल मोड रोटेशन है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो टेंपरेचर है उसकी थर्मल एनर्जी को यूज करके रोटेशन करते रहते हैं। हमने कहा थर्मल एनर्जी को काट देते हैं, टेंपरेचर डाउन कर देते हैं और जब टेंपरेचर डाउन करके रेखा 0 डिग्री नेगेटिव में गए तो पता लगा सिंगल मोड रोटेशन फिर भी नहीं रुक रहे। और हमारी जनरल जो नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन होती है दोस्तों बहुत ज्यादा नेगेटिव 230 डिग्री की बात 200 माइनस 40 डिग्री की बात करें। माइनस 40 का क्या मतलब है? माइनस 40 डिग्री में तो रिएक्शन क्या होगा ना? नहीं उन एक्सट्रीम कंडीशंस की बात करें। नॉर्मल जो रिएक्शन कंडीशन होती है माइनस 40 डिग्री 30 डिग्री बात दोस्तों अक्सर कहते हैं कि भाई अक्सर देख लेते रहते हैं होते रहते हैं और जब होते रहते हैं जब ये जब और रोटेशन टेंपरेचर माइनस या इतने ये मतलब साथ तो हेलो हेलो कैसी है आवाज? अब ठीक है? हाँ गुड। मैंने वो एडिटर चेंज कर दी कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा रखे मैंने सीखा। अब आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी भी तो बैठे तो मैं एक टाइम हो जाए। ठीक है भाई आवाज ठीक है? क्या मजा आ रहा है? हाँ गुड। ठीक है चलो दोस्तों आइए वापस आते हैं। तो हमने कहा कि सिंगल बॉन्ड रोटेशन इवन एट लो टेंपरेचर पे रोटेट करते रहते हैं। इसका मतलब दे नीड अ वेरी लो एनर्जी इन रोटेशंस को, इन सिंगल बॉन्ड रोटेशंस को होने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इतनी कम है इतनी कम है इतनी कम है कि लो टेंपरेचर माइनस टेंपरेचर पे भी रोटेशन होते रहते हैं। तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन पे आप कभी इन सिंगल बॉन्ड रोटेशंस को नहीं रोक सकते। अगर आप माइनस 270 डिग्री में चले जाए कि 0 केल्विन के आसपास 1 केल्विन 2 केल्विन के आसपास 4 केल्विन के आसपास चले जाए तब तो शायद पॉसिबिलिटी है भी, नहीं तो अदरवाइज आप इन सिंगल बॉन्ड रोटेशन को नहीं रोक सकते। और जो रोटेशन रोक नहीं सकते यानी कि वो एक तरीके से नॉन रिजॉल्वेबल या फिर प्रोसेस में आ जाते हैं या फिर इनको हम कंटीन्यूअस प्रोसेस भी बोल देते हैं। और बल्कि तो बोला चाहिए कंटीन्यूअस प्रोसेस। दोस्तों ये कंटीन्यूअस प्रोसेस के अंदर आते हैं कि लगातार होए जा रहे रुक ही नहीं रहे, काम ही नहीं ले रहे, कोई बात ठीक है। यहाँ समझिए कंटीन्यूअस प्रोसेस का सिंगल बॉन्ड रोटेशन एक एग्जांपल, ठीक है? सिंगल बॉन्ड रोटेशन कंटीन्यूअस प्रोसेस का एक यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है? अभी अगर ऐसा केस है दोस्तों तो आइए अब आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं। अगर ऐसा है दोस्तों आइए मैं यहाँ पे एग्जांपल करवाता हूँ। ये एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने एग्जांपल किया था, यहाँ पे एग्जांपल करते हैं। सपोज हम सिंगल बॉन्ड रोटेशन हमने समझ लिया भाई साहब, इसमें कंटीन्यूअस प्रोसेस होती है तो होती रहती है, रुक नहीं सकती, ठीक है? अब जब ये रुक नहीं सकती तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? इसके हमारे प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी इस प्रॉपर्टी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस? अभी तक तो ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालते वक्त हमने कहीं पे सिंगल बॉन्ड रोटेशन को कंसीडर नहीं किया था। इसके हमारे ऑप्टिकल एक्टिविटी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी consequences of continuous flow on optical activity इस प्रॉपर्टी के क्या consequences है? इस consequences को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक साइक्लोप्रोपेन है और हमने वेज पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा, अगर रखा था वेज पोजीशन पे इथाइल ग्रुप के क्वेश्चन को क्लास को और यहां से मैं क्या कहता था कि भाई क्या ऑप्टिकल एक्टिव होगा नहीं होगा? मैं कहता कि भाई यहां से पीयूष निकाल दो, तो मैं कहता कि बीच में पीयूष निकल रहा है, सब सब्स्टिट्यूट करूंगी पीयूष निकाल दो, मैंने कहा कि पीयूष निकल रहा है, मैं कंपाउंड पीयूष निकलने की वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल हमने पढ़ा दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा है, ठीक है? हां बिल्कुल ये बात सही है, एक्सपेरिमेंटली कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव ही होता है, कोई तरह की बात नहीं है। पर दोस्तों इस कंपाउंड को स्टडी करने से पहले, आंसर देने से पहले जितना आसानी से हमने इसका आंसर दिया क्या उतना आसानी से इसका आंसर आएगा नहीं क्या? ये बात हमें सोचनी चाहिए थी। कैसे? दोस्तों यहां हमने मिथाइल को एक स्फीयर मान के उसके बीच में से पीयूएस पास कर दिया। अगर मिथाइल को छोड़ दे बाकी बोर्ड से पीयूएस निकल रहा है, इस मोड और ये कार्बन कार्बन में आ रहा है, बाकी सब तो सारा सही है। पर इस मिथाइल में एक इशू है। मिथाइल में क्या इशू है? मिथाइल के कोई स्फीयर नहीं होता है, मिथाइल एक CH3 ग्रुप होता है। तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा आइए समझाता हूं। जब मैं इस साइक्लोप्रोपेन को मान लीजिए मैं साइक्लोप्रोपेन को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मैं क्या दिखाऊंगा? एक सेक्टर में कार्बन दिखाया, एक पीछे कार्बन दिखा दिया और एक बाहर में कार्बन दिखा दूं। ये वाला कार्बन है, वाला कार्बन है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखा रहा हूं नॉर्मल बॉन्ड तरीके से। और ये हमारा सेंट्रल इस 3 कार्बन, एक हमारा कार्बन ये वाला है एच पे है और ये इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लेना। एक सेंट्रल कार्बन है, सेंट्रल कार्बन दिखा, एक एच पे कार्बन दोस्तों और एक दोस्तों पीछे मेरे पास डैश पे कार्बन, ठीक है? ये मेरे पास इस प्रकार से 3 कार्बन का साइक्लो। नाउ इस साइक्लोप्रोपेन में अगर इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सभी एटम्स हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। sp3 जो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंडीशन में करते हैं। ये दो मोड प्लेन में है, बाकी दो मोड परपेंडिकुलर प्लेन, तो वाली कंडीशन को मेंटेन करना ऐसे लिख सकते हैं। दो मोड वर्टिकल प्लेन में होंगे, बाकी दो मोड हॉरिजॉन्टल प्लेन में। उस कंडीशन को ध्यान रखते हैं। इस कार्बन में अगर sp3 तो दो मोड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो बाकी दो मोड वर्टिकल। यानी कि इस मिथाइल के सब्स्टिट्यूट को अगर मैं यहां दिखाने की तो मैं प्लेन से ऊपर प्लेन से नीचे लिख सकता हूं, इस ऊपर और नीचे लिख सकता हूं। मैं इस मिथाइल को मान लीजिए यहां दिखाता हूं तो बाय डिफॉल्ट नीचे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, ठीक है? इस सब्स्टिट्यूट को मैंने इस कार्बन में दिखा दिया, बराबर है, दोस्तों फर्क ये पड़ता है दोस्तों कि यहां मिथाइल हमने दिखा के इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को जब यहां इस मॉलिक्यूल में दिखाने की कोशिश करूंगा, फर्क ये पड़ता है कि तुमने बड़ी आसानी से ये प्लेन ऑफ सिमेट्री
लीजिए यहाँ रहा मेरे पास एक इस कार्बन की जब बात करें तो ये एक्चुअली मिथाइल जो है वो CH3 ग्रुप होगा, वो मिथाइल मिथाइल नहीं वो CH3 होगा, और वो CH3 का कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड में क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है, दो बॉन्ड प्लेन में पाए जाते हैं, दो परपेंडिकुलर में पाए जाते हैं, और वो सारे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री के होते हैं, वो ध्यान रखना 180 डिग्री 20 डिग्री, ठीक है। मैंने कहा इसका एक बॉन्ड तो इस वर्टिकल प्लेन में बन चुका है, प्लेन ऑफ बॉन्ड में बन चुका है, इस सेम प्लेन में 190 डिग्री पे एक और बॉन्ड यहाँ बना दिया जाए, CH3 था, एक H2 यहाँ लगा दिया गया। अब दो बॉन्ड इस कार्बन के जो sp3 है, दो बॉन्ड सेंट्रल में बन चुके हैं, तो बाकी दो बॉन्ड परपेंडिकुलर में बनेंगे दोस्तों, एक बाहर बेंच पे चला जाएगा तुम्हारी तरफ और एक पीछे डैश पे चला जाएगा, यानी कि एक बाहर बेंच पे चला जाएगा तुम्हारी तरफ दोस्तों और एक डैश पे, ये सिचुएशन यहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी दोस्तों, इस एग्जिस्ट है, यानी कि ये मिथाइल ग्रुप एक्चुअली इसलिए स्फीयर नहीं होगा, वो अपने आप में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, ठीक है। वो इससे क्या हुआ सर, इससे तो बढ़िया ना, इसमें तो अभी भी यूज नहीं करा, इसमें कौन सा बड़ी बात है, देखो अभी भी यूज नहीं करा, तो प्रोफेसर अभी भी नहीं करा, इसमें देखिए तुम कह दोगे सर देखो पीओएस निकाला था ना हमने, ये पीओएस अब यहाँ से निकलेगा, इस कार्बन एटम को काटेगा, ये हाइड्रोजन के सेम प्लेन में निकल जाएगा यहाँ से बाहर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, ये जो सेम प्लेन में था तो ये पीओएस आगे एक्सटेंड हो जाएगा, यही तो पीओएस आगे बढ़ रहा है दोस्तों, आगे निकल रहा है इस तरीके से ना, पूरा एक सेंट्रल पीओएस है, इसी को समान है, ठीक है, ये पीओएस वैसे निकल जाएगा, तो जैसे सेंट्रल प्लेन के अराउंड ये बाहर वाला कार्बन पीछे वाले कार्बन के मिलने में रहा था, ऐसे ही यहाँ पर भी, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी ये वेज वाला जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा हाइड्रोजन वाला, ये सेंट्रल प्लेन से जो बाहर हाइड्रोजन निकला होगा, सेंट्रल प्लेन से पीछे वाले हाइड्रोजन के मिलने में रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरा मिथाइल ग्रुप था, जब उसको ओपन किया तो ऐसा रिप्रेजेंट किया, उसमें से दो बॉन्ड तो उसके प्लेन में आ गए, बाकी दो हाइड्रोजन के बॉन्ड एक दूसरे के मिलते हैं, हेंस ये पीओ जो मैं पास करा था, ये सब कुछ यहाँ पर भी पास हो गया, पीओ पास हो गया दोस्तों, ऑप्टिकली रिएक्टिव, वो तो मैंने पहले बोला था, आंसर तो तुमने सही निकाला है, यहाँ आंसर तुमने सही निकाला था, आंसर को मैंने आंसर को इतनी आसानी से दिया था, मुझे आसानी से आंसर नहीं आता है, इसको डिटेल वर्जन में देखा, भाई साहब 3 साल में दिखाया जा सकता है, और अब यहाँ जाके समझ आया कि भाई पीओएस जो पास होता है, तो हम इतना आसानी से कहते हैं कि यहाँ पे पीओएस पास हो गया मिथाइल के लोग, वो उतनी आसानी से पास नहीं होता, वो इतना सारा प्रोसेस करके तब पास होता है, तब यहाँ पे वो इतना सारा प्रोसेस करके पास होता है, क्या पास हो गया, ऑप्टिकल रिएक्टिव हो गया, तो क्या यहाँ पे बात खत्म हो गई? नहीं, बात तो अब चालू होगी, वो क्या बकवास कर रहे हो सर, क्या टाइम लगा दिया आपकी बात चालू होगी, वही बात तो सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास की, जरा देखिए इंपॉर्टेंट बात, तो यहाँ इतनी कहानी हमने समझ ली है कि इस मिथाइल ग्रुप में से दो बॉन्ड में से पीओएस पास हो जाएगा, और बाकी दो परपेंडिकुलर जो बॉन्ड है दोस्तों ये वाले, एक वेज वाला और एक डैश वाला के बीच में से, वेज डैश वाले के बीच में से पीओएस निकल जाएगा, दोनों वेज डैश वाले हाइड्रोजन एक दूसरे के मिल जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पीओएस एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम इज ये प्रॉब्लम है ये जो कार्बन कार्बन सिंगल, प्रॉब्लम ये है, हम अभी भी पढ़ के आए हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑलवेज रोटेट करता रहता है, रोटेट, और जब ये बार-बार रोटेट करेगा, एक नॉन डिसॉल्वेबल प्रोसेस को फॉलो करेगा, कंटीन्यूअस प्रोसेस को फॉलो करेगा, हो रहा है रुक नहीं रहा, तुम ट्राई करो, तुमको कुछ करना है, क्या क्वेश्चन ये है, इसलिए रोटेशन हो रहा होगा, क्या ये हमेशा किसी फॉर्म में होगा, आज जो सिंगल रोटेशन होगा, क्या वो हमेशा किसी ओरिएंटेशन में होगा, जो CH3 ओरिएंटेशन हमने ऐसे बनाई है, ये इसकी वन ऑफ द ओरिएंटेशन है, ये इसकी वन ऑफ द ओरिएंटेशन दोस्तों, ये 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री कोई भी ओरिएंटेशन ऑब्टेन कर सकता है, ये रोटेशन सिंगल बॉन्ड के होगा, 0 से 360 का कोई भी रोटेशन ऑब्टेन, एनी रोटेशन कैन ऑब्टेन, कोई भी रोटेशन ये ऑब्टेन कर सकता है, एनी रोटेशन कैन ऑब्टेन, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए, तो इसमें समझिए कि भाई एक सिंगल बॉन्ड है और इसके साथ तीन बॉन्ड जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड सेम प्लेन में, मान लीजिए मैं इसको सिंगल बॉन्ड दिखा रहा हूं, इस CH बॉन्ड ये वाला बॉन्ड सेम प्लेन में, सेंट्रल प्लेन, ठीक है, एक वेज पे बॉन्ड है दोस्तों, एक वेज पे बॉन्ड है दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूं, इस वाले को हटा देता हूं, ये सिंगल बॉन्ड एक काम करें, सिंगल बॉन्ड इसको हटा दिया, ठीक है, बाकी तीन बॉन्ड दिखाता हूं, एक तो सेंट्रल प्लेन में रहेगा और एक वेज पे रहेगा, और आसान करने के लिए सेंट्रल प्लेन वाले बॉन्ड को ब्लू कलर से ले रहा हूं और हाइड्रोजन तो ऊपर की तरफ है, इस सिचुएशन में तुम देख पा रहे हो, तो ये जो CC सिंगल बॉन्ड है वो सेम प्लेन में गिरा, CC सिंगल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड सेम प्लेन है, बाहर वाला हाइड्रोजन है, पीछे वाला मेरे सिंगल बॉन्ड को रोटेट, ये लोग अपने आप रोटेट होंगे, ये लोग अपने आप रोटेट होंगे, ये लोग अपने आप रोटेट होंगे, उससे हमारा ओवरऑल फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा जो फर्क पड़ रहा है दोस्तों वो किससे पड़ रहा है, ये वाला मेरा CC सिंगल बॉन्ड है, ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये मेरे सिंगल है, ये जब रोटेट होगी तो क्या होगा, तो ये रोटेट होगी दोस्तों, ये रोटेट होगी, ये जो तीनों हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, इन तीनों को जब जोड़ोगे दोस्तों तो ये फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल दोस्तों, ठीक है, करिए, तो तीनों हाइड्रोजन एक सी बॉन्ड से CC बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो ये बॉन्ड रोटेट होगा, साथ में ये ओरिएंटेशन होगा, तीनों हाइड्रोजन की ओरिएंटेशन इस पर लेगी, इसको मैं समझाने के लिए काम करता हूं, इसको उठा के तुम्हारे सामने ले आता हूं दोस्तों, अब तुम्हारी और इजी विजिबल होगा, वो जो CC सिंगल बॉन्ड है वो यहां था, जब ऐसे हुआ तो सिंगल बॉन्ड पीछे की तरफ आ गया ना, तो मैं अब जब इसको रोटेट करूंगा तो क्या होगा, तो इसको रोटेशन समझाने के लिए मैं सेंट्रल इस एंगल को 0 डिग्री मान लेता हूं अपनी मैंने मर्जी से सेंट्रल एंगल को 0 डिग्री मान लिया, ठीक है, यानी ये सिचुएशन में जो ये एंगल है इसको मैंने 0 डिग्री मान लिया, ठीक है, अब पीछे अब रोटेशन कराता हूं, तो रोटेशन कराऊंगा, ये तीनों जो बॉन्ड होंगे दोस्तों वो 0 डिग्री से 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री कोई रोटेशन 180 डिग्री तक नीचे आएंगे, 180 से 360 रोटेशन ऊपर रोटेट करेंगे, मतलब ये जो CC सिंगल बॉन्ड है और ये 0 डिग्री रोटेशन है, 5 डिग्री 10 डिग्री 30 डिग्री ऐसे करके 180 डिग्री एग्जैक्ट उल्टा हो गया, फिर दोबारा से 180 घूम जाएगा, दोबारा से सेम आ जाएगा दोस्तों, ऐसे मतलब 0 से 180 अगर मैं देखूं, तो 0 डिग्री में ऐसा ही अगर होगा, 90 डिग्री में ऐसा होगा, 90 डिग्री बिल्कुल देखिए, ऐसे 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, और रोटेशन कोई 90 180 ऐसे नहीं होते, रोटेशन तो भाई 1 डिग्री का भी हो सकता है, 2 डिग्री का भी हो सकता है, 3 डिग्री का भी हो सकता है, कितनी डिग्री का 10 का भी हो सकता है, तो यहां से हम लेंगे 0 से 360 के बीच में ना इनफाइनाइट रोटेशन अवेलेबल होंगे, 0 0.1 0.001 0.001 0.001 1.1 1.2 1.3 1.4 5 6 7 दे आर इनफाइनाइट एंगल ऑफ रोटेशंस, ये करके इनफाइनाइट इस एक्सिस के लो, इस एक्सिस के लो, दे आर इनफाइनाइट एंगल ऑफ रोटेशंस अवेलेबल होंगी, यानी कि इस एक्सिस के लो दोस्तों, इस सिंगल बॉन्ड के लो, इन तीनों बॉन्ड की इनफाइनाइट सिचुएशन होगी, अब उन इनफाइनाइट सिचुएशंस को अगर हम इंडिविजुअली डील करने लगे, मतलब देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्टिविटी तब आएगा जब उस इनफाइनाइट सिचुएशन से तुम पीओएस को इनफाइनाइट सिचुएशन को कंसीडर करके पीओएस चेक करोगे, ये उनमें से एक इनफाइनाइट में से एक सिचुएशन है, ऐसी इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट में से कुछ भी बताओगे इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट -1 यानी कि इनफाइनाइट पोजीशंस, इनफाइनाइट सिचुएशन ऐसी और भी होंगी, कैसी, अगर ये 0 डिग्री है, अगर मान लीजिए 5 डिग्री तो हल्का सा रोटेट हो जाएगा, अगर 0 डिग्री पे मैं देखूं कोर्स से, तो ये देखिए बाकी सिस्टम में तो पीओएस पास हो ही जाता, तो बाकी बात छोड़ दो, केवल इसी सेटअप को देखो, यहां से पीओएस पास होने वाला, ये अगर ओरिएंटेशन बनाते हैं, जहां से ये CC CH बॉन्ड से पीओएस पास हो रहा है और ऊपर से निकालेंगे पीओएस को दोनों मिरर में डालेंगे, तो किस सिचुएशन से पीओएस पास हो रहा है, और यही वो सिचुएशन 0 डिग्री की, यहां से तो जब मैं प्लेन लेके आ रहा हूं तो बिल्कुल यस, यहां से प्लेन पास हो रहा है दोनों मिरर में, और इसके लोग प्लेन निकल जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, CC सिंगल बॉन्ड के लोग भी और इसके CH बॉन्ड के लोग भी प्लेन निकल जा रहा है, वेज और डैश मिरर में जा रहा है, बिल्कुल सही है, पर अगर मैं इस डिग्री से हल्का सा 5 डिग्री रोटेट हो गया, तो क्या अब प्लेन ऑफ सिमेट्री निकलेगी क्या, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री निकलेगी क्या, तो मैंने अभी अगर मैं ऐसा करूं, अभी मेरा CC सिंगल बॉन्ड और ये बॉन्ड सेम ओरिएंटेशन में है, ये वेज पे ये एक तरफ है, यहां से तो प्लेन निकला 0 डिग्री में, हल्का सा 5 डिग्री 10 डिग्री रोटेट आया, तो ये जो आपका बॉन्ड है वो सेंट्रल प्लेन से इधर हो गया, सेंट्रल प्लेन से ये वाला बॉन्ड सेंट्रल प्लेन के और पास आ गया, और सेंट्रल प्लेन से ये वाला बॉन्ड और दूर चला गया, यानी अब अगर प्लेन पास करोगे, इसकी मिरर इमेज कहीं यहां आनी चाहिए, मेरे अंगूठे में यहां आनी चाहिए, इसकी मिरर इमेज कहीं यहां आनी चाहिए, सेंट्रल प्लेन के बॉडी जो कि इसकी मिरर इमेज कहीं यहां आनी चाहिए, क्योंकि नहीं है, यहां सेंटर में से प्लेन पास जब करोगे, इसकी मिरर इमेज यहां आनी चाहिए, यहां आनी चाहिए, क्योंकि नहीं है, तो अब मैं 0 से 360 डिग्री के जो रोटेट 2 कैटेगरी में तोड़ने वाला हूं,
यहाँ से मान के लिया है और ये कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं है तो इसको डिग्री तुमने क्यों माना मैं तो 5 डिग्री मानूं तुम्हारी मर्जी है मैं तो इस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग डिग्री मान के चल रहा हूं इस बात का ध्यान रखिए मैं बस समझाने के लिए तुम्हें कह रहा हूं इस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग ताकि तुम यहाँ पे एंगल देख के इजीली समझ जाओ इसको डिग्री मान रहा हूं मैं मान के चल रहा हूं इसको ठीक है इस सिचुएशन को मान के मैं 0 डिग्री कंसीडर अभी एंगल्स डिफाइन करो तो एंगल्स बदल जाएंगे ठीक है तो यहाँ 0 डिग्री पे पीओएस निकल रहा है तो मैं दो केस बना रहा हूं इस केस में पी को एस निकल रहा है एग्जिस्ट कर रहा है इतने एंगल पे और किस केस में पीओएस एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट इस केस में दोनों ही बेहतर है क्या बना के देखो मैं जरा सा पहला केस पीओएस एग्जिस्ट होने का केस मैं किस किस एंगल पीओएस एग्जिस्ट नहीं करेगी मैं कहा ठीक है कि वैल्यू जब 0 डिग्री होगी पीओएस एग्जिस्ट कर रहा है पीओएस कर रहा था बाकी पूरी साइक्लोप्रोपेन से प्लेन निकल ही रहा था यहां से भी निकल जाएगा आराम से बीच में से निकल जाएगा ये सीएच के लोग पास लेगा इसी बोर्ड जो था इसी बोर्ड इसके लोग पास होगा सीएच के लोग पास होगा बाकी दोनों बीच में आ रही है 0 डिग्री तक बिल्कुल पास है 0 के अलावा कौन सा डिग्री है बीच में कोई भी खास एंगल नहीं है हालांकि अगर तुम यहां से यहां 120 कराओगे यहां से 120 कराओगे यहां से 120 कराओगे तब ये बोर्ड यहां और ये बोर्ड यहां भी आ जाएगा तो 120 डिग्री एंगल भी कंसीडर कर लेंगे तो 120 डिग्री एंगल यहां से लेकर यहां तक के बीच में 0 से लेकर वो कोई और एंगल होगा तो मैं उसको यहां पे लिख नहीं रहा हूं मैं मान के चला कि यहां इससे अगर यहां करेंगे यहां इसको 0 डिग्री मानूं यहां चलूं उसको ये एंगल 120 डिग्री है और आसान कर देता हूं कितना काम करता हूं ओरिएंटेशन ऐसे मान 0 डिग्री पीओ निकल रहा है 0 से 120 निकल जाएगा ये कैसे भी हो जाएगा 0 डिग्री मान लेते हैं 120 डिग्री मान लेते हैं इसमें पीओ निकलना दोस्तों 120 का मतलब है भाई साहब 120 का मतलब ये बोर्ड यहां आ गया ये बोर्ड यहां आ गया ये बोर्ड यहां आ गया ओरिएंटेशन सेम है प्लेन पास हो गया तो सेम तीनों ही हाइड्रोजन थे 1 2 तीनों ही हाइड्रोजन थे ये बोर्ड यहां और ये बोर्ड यहां 120 पे अभी भी यहां से पीओ निकल जा रहा है तो वो 120 यहां से लेकर यहां के रिस्पेक्ट में है ये बात ध्यान रखना ठीक है नाउ इसके अलावा कौन से है इसके अलावा एक और है कि 0 से अगर मान लीजिए इस पूरे के पूरे सिंगल रोटेशन को 180 डिग्री पे रोटेट कर दो तो 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो उल्टा वाई बन जाएगा उल्टे वाई में से भी अभी भी यहां से पीओ निकल जाएगा इसी के लोग आने वाला प्लेन सीएच के लोग निकलेगा निकलेगा बीच में से पास होगा इधर वाले की प्लेन वाला मिल रहा है 180 डिग्री पे भी यहां पे आपका पीओएस एग्जिस्ट कर रहा है पीओएस एग्जिस्ट कर रहा है दोस्तों इन तीन सिचुएशंस को अगर आप छोड़ो अभी 120 का दुगना 240 तक बोल देना वो मैं सब सेम समझ चल रहा हूं भाई 0 डिग्री वाला इसको 0 मानो इसको मानो तुम्हारी मर्जी ठीक है इसको 0 डिग्री मान लो तो इसके लोग 120 डिग्री ये वाला भी ये यहां चला जाएगा ये चला जाएगा बीच में कोई भी एंगल पीओएस पास नहीं है मान लीजिए अगर यहां ऐसे मैं कुछ कर रहा हूं मान लीजिए मैं 15 डिग्री घुमाया 15 डिग्री दोस्तों यहां से प्लेन पास करेंगे इसका प्लेन इधर नहीं आएगा इसका प्लेन यहां नहीं आएगा मतलब नहीं पाएगा केवल 0 डिग्री पे निकल पाएगा 120 वाले पे निकल पाएगा या 180 पे जब उल्टा हो जाएगा तब निकल पाएगा ठीक है तो या फिर 0 से हमने कहा 0 डिग्री 120 डिग्री 0 से 180 में 180 डिग्री उड़ा गया या वापस से 240 डिग्री 120 डिग्री दोबारा नहीं दूंगा या फिर वापस से 360 डिग्री आ जाओ 360 डिग्री अगेन 0 डिग्री हो जाएगा तो हेंस ये दो तीन गिने चुने एंगल ही है जहां से पीओएस पास हो रही है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन में से ये गिनी चुनी कुछ ओरिएंटेशन है जहां से पीओएस पास होता है और बाकी से पीओएस पास होता ही नहीं है तो कोई भी इधर का कोई भी एंगल ले लो पास होगा ही नहीं मान लीजिए मेरे पास भी यहाँ नहीं हो सकता पास पीओएस इसका मेरे जाएगा इसका मेरे दूर आएगा इसका मेरे जाएगा क्योंकि प्लेन यहां है तो मेरे यहां होना चाहिए दोस्तों पास वाले का पास मेरे दूर में हेंस इन तीन को छोड़ के कोई भी एंगल पीओएस पास होगा एंड एक्सेप्ट दिस इनके अलावा किसी एंगल पीओएस पास जब इसके अलावा किसी एंगल पीओएस पास नहीं होगा तो सभी के सभी पीओएस पास ना होने वाली स्टेट में आ जाएंगी और इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर सेंटर ऑफ होता ही नहीं है दोस्तों यानी इसके अलावा थीटा इसके अलावा एक्सेप्ट दिस एंगल्स 0 से डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक का पूरा रोटेशन मतलब 0 से 180 के बीच में अरे 60 120 वाली का भाई बात है आपको करके काम की बात समझने की कोशिश करो मैंने कहा था निकालना है 60 80 पे क्वेश्चन 60 120 नहीं आएगा समझिए आप समझना चाहोगे प्लीज मैं समझा कि 120 का दूंगा मतलब 40 स्टार्ट करके 60 कर दिया 45 कर दो क्या होगा 26 कर दो एक कांसेप्ट तो यार 60 120 ये सब चीजें डिपेंड करती है कि तुम स्टार्टिंग कहां से ले रहे हो 0 डिग्री कहां से ले रहे हो इसको 0 डिग्री लिया है इसको 0 डिग्री लिया किसको 0 डिग्री डिपेंड करता है 60 120 लाइन नहीं है क्या लाइन है इनफाइनाइट में से गिने तो 4 5 की तो कांसेप्ट पूरा क्या कर रहा है बोला है डू नॉट कमेंट व्हाइल आई एम टीचिंग हाउ मेनी टाइम आई विल रिपीट तो काउंट कर ली 8 5 6 दो दिन और आएगी चला नहीं होगी इनफाइनाइट में से 2 3 4 5 की कोई गिनती होती है क्या इनफाइनाइट में से 5 6 को निकाल दोगे तो गिनती है क्या अब मैं चलेगा इनफाइनाइट में से 3 4 इनफाइनाइट में से 5 6 तो कंपैरिजन पास होना जो 3 4 5 7 को ऐड भी हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता भाई आप में से कोई सेना चली आ रही है 8 लाख लोगों की 5 बंदे गांव में इकट्ठा कर लोगे 100 बंदों को इकट्ठा करोगे बैठने तो तुम सब आप देखिए प्लीज बोला है एंड ये सब कुछ चल रहा है तो नाउ इसको 0 डिग्री बोलो 0 से मैंने कुछ एंगल काउंट करा 0 डिग्री वाला 180 डिग्री वाला ठीक है 120 वाला 240 वाला 60 मान लो यार इसको 60 मान लो 60 मान लीजिए मैं ऐसे करूंगा 60 करोगे तो ऐसा हो जाएगा 60 ऐसा कर दो ये 60 मान लो लेके 60 क्या करूंगा 60 क्या करूंगा एक्सेट्रा उसको छोड़े मैंने फिर इसका इसके अलावा 0 से इन सब के अलावा इन गिने चुने 4 5 के अलावा 0 से 180 के बीच में जो इनफाइनाइट होंगे इनफाइनाइट करके क्या कंपैरिजन इतने सारे इनफाइनाइट होंगे उनका क्या कंपैरिजन कंपैरिजन तो मैं कह रहा हूं कि इसके अलावा 0 से 180 डिग्री में जो भी एंगल है एंड 180 से 360 के बीच में जो भी एंगल है वो सभी एंगल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे 0 से 180 डिग्री 180 से 160 डिग्री में नेक्स्ट एंगल जो लगभग इनफाइनाइट हो सकते हैं 0.001 उनमें से पीओएस पास नहीं पीओएस पास नहीं होगी तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑलरेडी होती है ना तो यहां होती है ना यहां होती है हेंस जब ऐसा हो गया दोस्तों हम कहेंगे अगर ऐसा है तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखें तो कहते हैं यहां तो पीओएस पास हो गई तो केस नंबर 1 जो होगा पीओएस पास नहीं हुई तो कोई भी एक मिल गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा यानी कि ये जो गिने चुने एंगल है इनमें तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा गिने चुने 4 5 सिचुएशन में तो ये जो सिचुएशन है इनमें कंपाउंड क्योंकि ना तो कोई पीओएस है और ना कोई सीओएस है ना पीओएस ना सीओएस कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा मतलब कमाल की बात सुनिए ये जो आप करके आए इसका हमने फाइनल आंसर ऑप्टिकल इनएक्टिव दिया है उसके अगर डिटेल स्ट्रक्चर को समझे तो वहां से गिने चुने 4 5 लोग ऑप्टिकल इनएक्टिव आंसर देते हैं और इनफाइनाइट केसेस हमें एक्टिव आंसर देते हैं इनफाइनाइट केसेस के कंपैरिजन में 2 3 4 5 से कोई कंपैरिजन नहीं है कोई गिनती भी नहीं होगी ये सब डायरेक्ट करेंगे आगे मतलब प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे तो इतने सारे केसेस ऑप्टिकली एक्टिव निकल के आ रहा है तो हमने इतने सारे केसेस का सुन के 3 4 केसेस के बेसिस पे इनएक्टिव आंसर कैसे दिया आंसर ये है कांसेप्ट ये है कि हमने इनके बेसिस पे इनको इनएक्टिव दिया है
प्लेन एग्जिस्ट करे तो फिर तो दिक्कत नहीं है। अगर उन्हीं के घर में दुश्मन पैदा हो गया, उन्हीं के घर में तुम्हारा इनेंशियल मिल गया, उन्हीं के घर में अगर मिल गया, तो फिर तुम दोनों आपस में लड़ मरोगे, बाहर वालों को कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यही कहा गया। तो जो 0 से 180 के ऑप्टिकल एक्टिव थे एंड 0 से -180 के जो ऑप्टिकल एक्टिव थे, एक्सेप्ट दीस एंगल्स। मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊं। लेट्स सपोज मैंने इस मॉलिक्यूल के जो H और H था, सिंगल बॉन्ड रोटेशन था, मैंने मान लीजिए 5 या 10 डिग्री रोटेट करके, मान लीजिए 10 डिग्री रोटेट करूंगा, ऐसा हो जाएगा। अगर मैं क्लॉकवाइज 10 डिग्री रोटेट करूंगा तो सिचुएशन अगर ऐसी आएगी मॉलिक्यूल की, दिमाग में देखिए कैसा है, इस प्रकार से। तो अगर मैं 0 से -10 डिग्री रोटेट करूं, 0 से +10 डिग्री रोटेट किया तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, 0 से -10 डिग्री रोटेट किया तो ऐसा बनेगा। और कमाल की बात है, 0 से 10 डिग्री का ये स्ट्रक्चर 0 से -10 डिग्री के इस स्ट्रक्चर के नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है। यानी कि 0 से 10 डिग्री का ये जो आपका ऑप्टिकल एक्टिव है, इसका इनेंशियोमेट्रिक पेयर कहीं और नहीं, इसी के घर में 0 से -10 डिग्री है। हेंस 0 से 180 डिग्री के जितने भी ओरिएंटेशंस बनेंगे सिंगल बॉन्ड रोटेशंस में, इनको छोड़ के 0 से 180 डिग्री के जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव पेयर्स बनेंगे, उन सभी का इनेंशियोमेट्रिक पेयर 0 से -180 में पाया जाएगा। और होगा क्या, यानी कि दोस्तों ये दोनों आपस में लड़ मरेंगे, ये आपस में दोस्तों लड़ मरेंगे, ये सारे केस आपस में लड़ मरेंगे, ये इनेंशियोमेट्रिक पेयर आपस में, यानी कि यहां हम कहेंगे इनका बन जाएगा दोस्तों, मैं कॉपी करूं, कॉपी करके समझाने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा दोस्तों इनका आपस में ही दुर्घटना घट जाएगी, कि आपस में ही दुर्घटना घट जाएगी दोस्तों, आपस में ही लड़ मरेंगे। थोड़ा जोर से देखो, हां चला, आपस में ही लड़ मरेंगे भाई। ये हुआ मतलब ये हुआ भाई साहब, ये जो दोनों पेयर है ना, ये आपस में ही इनेंशियोमेरिक पेयर मिले, इनेंशियोमेरिक पेयर मिले दोस्तों, इनेंशियोमेरिक पेयर मिले। और ये दोनों ये इसका 5 डिग्री इसका -5 डिग्री है ना, दोनों इनेंशियोमेरिक पेयर मिले। ये दोनों केसेस 0 से 180 के जो केस होंगे, 0 से -180 के इनेंशियोमेरिक पेयर होंगे। और घर में जब इनेंशियोमेरिक पेयर लाई करेंगे दोस्तों, तो पीपीएल इन प्लेन से इन वाली ओरिएंटेशन से टकराएगी, और इन वाली ओरिएंटेशन से टकरा के, माने 0 से 180 वाले से टकरा के वो क्लॉकवाइज रोटेट होगी, और 0 से -180 वाले से टकरा के इनेंशियोमेरिक पेयर से टकरा के वो 3 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगी। यानी 0 से 180 के जो पीपीएल रोटेशन होंगे, वो 0 से -180 के साथ इंटर कैंसलेट हो जाएंगे। इनको इंट्रा कैंसलेशन, इनके जो पीपीएल रोटेशन होंगे, वो पीपीएल जो होंगे, पीपीएल रोटेशंस जो है इंट्रा कैंसलेशन, इनका इंट्रा कैंसलेशन हो जाएगा, इंट्रा कैंसलेशन हो जाएगा, कैंसलेशन रोटेशन का इंट्रा कैंसलेशन होगा। और नेट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही आएंगे। नेट हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों, फाइनल आंसर आएगा दोस्तों, फाइनली ये भी नेट कोई पीपीएल में जब चेंज नहीं होगा तो ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव ही देगा। देखिए कमाल की बात, ऊपर वाला में तो पीएस मिल गया था, ये तो वैसे ही ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया, तो केस 1 खत्म हो गया था। केस 1 की तो बात ही नहीं करेंगे, केस 1 तो वैसे ही ऑप्टिकल इनएक्टिव था, केस 2 ऑप्टिकल इनएक्टिव था, और केस 2 में आपस में लड़ाई लगी दोस्तों, वो दोनों आपस में इनेंशियोमेरिक पेयर मिक्सचर एक ही सिस्टम में एग्जिस्ट करने लगे, 0 से 180 वाले लड़ पड़ेंगे, 0 से -180 वाले के साथ, और आपस में इनका इनेंशियोमेरिक पेयर का कैंसलेशन, पीपीएल कैंसलेशन हो जाएगा, और नेट ऑप्टिकल इनएक्टिव। केस नंबर 2 भी नेट ऑप्टिकल इनएक्टिव मिलेगा। हेंस इन दोनों केस में नेट ऑप्टिकल इनएक्टिव आंसर आ रहा था, तभी हमने बढ़िया सारी से बोला था कि ऑप्टिकल इनएक्टिव ही आएगा। तो तुम कहोगे क्या अभी बार-बार ये करना पड़ेगा क्या? आंसर नहीं, आज के बाद बार-बार ये नहीं करना है। आंसर कैसे निकाला जाए सुन लीजिए, हमने जो ये किया था, क्या बार-बार ऐसा करना है? क्या आंसर करना है? नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आज के बाद तुम्हें किसी भी जो ऐसा मोलियोटॉपिक स्पीशीज हो, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है, उसको ओपन करके लिख लेना, जैसे मैंने इसको लिख लेना, ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें सिंगल बॉन्ड रोटेशन वाला जब केस आ रहा होगा, तो सिंगल बॉन्ड रोटेशन का जो केस होगा, सिंगल बॉन्ड को रोटेट करके, और जो सिंगल बॉन्ड रोटेट करके आप देखोगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रोटेट करके देखोगे, तो इस रोटेशन में अगर एक भी ओरिएंटेशन ऐसी मिल जाए, इस 0 से 360 डिग्री के रोटेशन में, सिंगल बॉन्ड रोटेशन में अगर एक भी ओरिएंटेशन ऐसी मिल जाए, सिंगल ओरिएंटेशन आउट ऑफ द इंफिनिटी, सिंगल आउट ऑफ द इनफाइनाइट केस 0 से 360 डिग्री में एक सिंगल ओरिएंटेशन ऐसी मिल जाए दोस्तों, यहाँ से पीओस पास मिल जाए, जैसे कि इस केस में हमें पीओस मिल गई थी, यहाँ जैसे इस केस में हमें यहाँ से पीओस मिल गई थी। अगर एक भी केस आउट ऑफ इंफिनिटी एक भी केस ऐसा मिल जाए जहाँ से पीओस पास हो जाए, तो हम पूरे मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल देंगे। अगर एक भी केस ऐसा मिल जाए पूरे सिंगल बॉन्ड रोटेशन में जहाँ से पीओएस पास हो जाए, पूरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। उस केस को छोड़ के बाकी सभी इनेंशियोमेरिक मिक्सचर बना रहे होंगे, इनेंशियोमेरिक पेयर बना रहे होंगे, और यही ओवरऑल प्रोसेस कहलाता है, यही ओवरऑल प्रोसेस कहलाता है नॉन रिजॉल्वेबल इनेंशियोमेरिक मिक्सचर। दोस्तों इनेंशियोमेरिक पेयर तो हम बन गया है, इनेंशियोमेरिक मिक्सचर हम बन गया है। रेसिप्रोकल मिक्सचर देखो 0 से 180 जितने केस होंगे उतने केस 0 से -180 होंगे, इनके अमाउंट भी इक्वल है, और जब इक्वल अमाउंट ऑफ इनेंशियोमेरिक मिक्सचर हो तो रेसिप्रोकल मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल मिक्सचर, यानी कि यहाँ ये और ये इक्वल अमाउंट में है, और इनेंशियोमेरिक पेयर है, दे आर इनेंशियोमेरिक पेयर ऑफ ईच अदर, इनेंशियोमेरिक पेयर ऑफ ईच अदर। तो पेयर हो जब आपस में इक्वल इनेंशियोमेरिक पेयर है, इस पूरे को रेसिप्रोकल मिक्सचर का नाम देंगे, और रेसिप्रोकल मिक्सचर का नेट अभी आंसर मैंने पीछे करवाया था, पूरा रेसिप्रोकल मिक्सचर कहलाएगा, रेसिप्रोकल मिक्सचर कहलाएगा, दे विल बी कॉल्ड एज रेसिप्रोकल मिक्सचर, ये रेसिप्रोकल मिक्सचर कहलाएगा दोस्तों। और रेसिप्रोकल मिक्सचर का फाइनल आंसर ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। और ऊपर से कमाल की बात, ये रेसिप्रोकल मिक्सचर ऐसा नहीं था कि अलग-अलग घरों में था, अब एक ही घर में था, एक ही घर में था, ये सिंगल बॉन्ड रोटेशन एक ही प्रोसेस है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि जब एक ही घर में सभी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही प्रोसेस में इनेंशियोमेरिक पेयर मिल जा रहे हैं, रेसिप्रोकल मिक्सचर मिल जा रहा है, इस प्रोसेस को आप क्योंकि रिजॉल्व नहीं कर सकते, सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर चीज को अलग से निकाल के नहीं लेके आ सकते, होते रहेंगे नॉन बिल्कुल कंटीन्यूअस प्रोसेस होते रहेंगे, और इसी कंटीन्यूअस प्रोसेस तू बैठा है का ना कमाते हो non-resolvable acidic mixtures and non-resolvable mixtures. Hence, they will be called as non-resolvable acidic mixtures. Non-resolvable acidic mixtures. Single bond relation आपको आप सेपरेट नहीं कर सकते दोस्तों। Hence, इस single bond relation में जो ये तो जानो भाई non-resolvable सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। क्या acidic mixture equal amount of ionic mixture को कहते हैं, और non-resolable acidic mixture का फाइनल आंसर आता है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव ज्यादा है। कमाता है काम ऑप्टिकल करना इनएक्टिव है आज के बाद अगर आप स्पेक्ट्रम को लगा जैसे CH3 या कम से कम मैं मान लीजिए इस H को टारगेट लगा दूं, आज के बाद में सारा काम नहीं करना, तो एक सिचुएशन ऐसी होगी ना जैसे पास में इस बी को चला दो हाइड्रोजन तो पास जाएगी, मान लीजिए पेपर में ऐसा देखे ऐसा रखा है, ये वाला रखा है, H वाला रखा है, हमें तो भाई मेरे पता करने के लिए तो हाइड्रोजन चाहिए थी, काम करके सिंगल बॉन्ड रोटेट करते हैं उल्टी तरफ H आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा इसको इसी तरह रोटेट करते हैं, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यानी कि इससे क्या होगा कि कोई ना कोई रोटेशन कराने पर एक डिग्री ऊपर दिखा रहा है, फिर दवाई नहीं लेकिन मसला ये है 4-5 अरे हमने रोटेशन कर रोटेशन देगा कर सकता है, तो इस बी को तो घुमा के बिहार लिया, गाड़ी लिया, इस H को घुमा के बिहार लिया, इस H को घुमा के बिहार लिया, H जाके तो जब रोटेशन होगा तो वो दो H कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी जरूर होगी जब यहाँ आ जाएंगे, तब यहाँ आ जाएगा तब यूज हो जाएगा, इधर मोटर रोक सकते हैं, कुल मिला के देखेंगे जब कोई ग्रुप यहाँ पे आ रहा हो और उस ग्रुप में संभावनाएं हो सीरियस तरीके से तीन हाइड्रोजन जो सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन है आपस में मिलकर दिखा सकते हैं, कोई संभावना है हम देखेंगे यहाँ वो ग्रुप आ जाए इसमें पीओ निकलने की संभावना हो और एक भी पीओ निकल जाए भाई भाड़ा किराया प्लस बाहर दवाई लिखा था पैसे ना लगा मिथाइल को ऐसे ओपन करके नहीं देखेंगे, आज बाद मिथाइल को पूरा स्फीयर मान के ही चलेंगे क्योंकि हमें पता है कि पीओ निकलता है, वैसे ही मिथाइल जैसे जो भी ग्रुप होंगे जहाँ पे अंदर से पीओ निकलने की संभावना है दवाई लिखा था या फिर आप कभी ज्यादा इसमें ना सोचते हुए जब एग्जांपल लेना सोचना, अदरवाइज जब सिमेट्रिकल ग्रुप होंगे तो जनरली आपको सिमेट्रिकल देगा, आप उसको स्फीयर मान के आप प्लेन पास कर सकते हो, प्लेन पास कर दोगे तो पूरा 4,000 हो गया अभी से पहले मैं सारी बोली अगर मैं सोचा ही नहीं था कि सिंगल रोटेशन कंट्रोल है, और वो मैंने
तो 4 महीने हो गए सिंगल मोड में आज के बाद हम चेक करेंगे कि एक भी सिचुएशन ऐसी एग्जिस्ट कर रही है जहां से पीओएस पास हो जाए उसी के बेस पे एक्टिव मार्क्स देंगे और अगर एक भी सिचुएशन ऐसी ना मिले जहां से पीओएस पास हो तो आपके लोग एक्टिविटी आ जाए आपके दोस्तों पीओएस ना मिलना उसके पास पीओएस ना मिले एक्टिविटी बता देंगे एक भी सिचुएशन ऐसी जहां से पीओएस सिंगल मोड में चलाओ एक भी और अगर मान लीजिए एक भी सिचुएशन ऐसी ना मिले कोई भी पीओएस पास ना हो रहा तो फिर सीओ चेक करो चेक करके बताओ ठीक है तो दैट इज कॉल्ड इस सिचुएशन का मतलब नॉन रिजॉल्वेबल एंशोरिक फिक्सर्स नॉन रिजॉल्वेबल एसिड तो ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर देखा ये जो क्वेश्चन है 1 डाई 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ये भी उसी सिचुएशन का शिकार है बस इसमें फर्क इतना है यहां जो हमने कहा था कि नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस कई प्रकार की होती है सिंगल मोड है उसमें सिंगल मोड है इसके अलावा दोस्तों और भी होती है जिसका नाम आता है फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन भी साइक्लोस नॉन रिजॉल्वेबल हाइड्रोजन इन्वर्जन भी साइक्लोस प्रोसेस है ये दो तीन इन्वर्जन ये दो तीन जो है हमारे पूरी ऑर्गेनिक में काम आएंगे स्टूडेंट्स भी इसका प्रोसेस समझ लो अगले लेक्चर में फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन सिखा दूंगा आज वो फ्लिपिंग नो मोर क्वेश्चन बाय नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे खत्म